थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी बीए प्रोग्राम सेमेस्टर थर्ड पॉलिटिकल साइंस के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पर्पस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सारे क्वेश्चंस विद आंसर के साथ इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो जाए। मनीष वर्मा, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पे। टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले एक नजर हम अपने सिलेबस पर डाल लेते हैं ताकि आपको ये लगे कि आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है, क्योंकि आपने सिलेबस सुन लिया एग्जाम में जाने से पहले ही आपको सब कुछ नया नया नहीं लगेगा और फिर क्वेश्चन चाहे कैसे भी घुमा कर दे दिया जाए आप उन क्वेश्चन के आंसर लिख लोगे। इस पूरे सिलेबस के अंदर आपको पढ़ना क्या है, इस सब्जेक्ट का नाम ही है थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र के क्या क्या सिद्धांत है और लोकतंत्र कैसे लागू हुआ, कैसे इंप्लीमेंट हुआ, कैसे ओरिजिन हुआ। ये पूरा सिलेबस सिर्फ लोकतंत्र पे ही है। हम बात करते हैं सिलेबस के अंदर जो आपका फर्स्ट यूनिट है वो भी एक इस पे है, ओरिजिन्स ऑफ द आइडिया, यानी कि जो लोकतंत्र का विचार है, जो आइडिया है लोकतंत्र डेमोक्रेसी, इसका आखिर ओरिजिन कैसे हुआ है। लोकतंत्र, लोगों का शासन, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, इसी को डेमोक्रेसी कहा जाता है। और आज के इस टाइम में डेमोक्रेसी का ओरिजिन कैसे हुआ है, वो कौन से रीजन रहे जिनकी वजह से इसका ओरिजिन हो पाया है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक डेमोक्रेसी आ गया। इससे पहले एंशिएंट टाइम में राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था। इसके बाद एक टाइम पे लोगों पे अत्याचार भी किया गया उन राजाओं के द्वारा, जिसको मोनार्की सिस्टम कहते हैं। इसके बाद एलोगर्की आया, जिसके अंदर नोबल्स वगैरह, अभिजात वर्ग, कुलीन तंत्र, पैसे वाले लोग जो राजा के साथ मिलकर रहा करते थे, ये भूमि के बड़े बड़े मालिक बन गए और लोगों पर अत्याचार करने लगे, किसानों, फार्मर्स, लेबर्स के ऊपर। एंड इसके बाद मॉडर्न टाइम के अंदर डेमोक्रेसी आया है। तो डेमोक्रेसी का ओरिजिन किन घटनाओं के साथ हुआ ये हम देखेंगे अपने यूनिट फर्स्ट के अंदर। डेमोक्रेसी की शुरुआत प्राचीन यूनान के एक जगह है एथेंस, वहां से ये निकल कर आता है, जहां पे प्लेटो और एरिस्टोटल ने अपने व्यूज दिए, अपने विचार दिए। तो यूनिट फर्स्ट से यही क्वेश्चन आता है कि डेमोक्रेसी का ओरिजिन कैसे हुआ है। और डेमोक्रेसी को लेकर टू टाइप्स बताए गए। सबसे पहला प्रक्रियात्मक और दूसरा है तात्विक, यानी कि प्रोसीजरल और सब्सटैंटिव। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। एंड इसके बाद आते हैं हम सेकंड यूनिट पे। सेकंड यूनिट के अंदर डेमोक्रेसी की थ्योरीज दी गई है और डेमोक्रेसी को लेकर 3 थ्योरीज है आपके पूरे सिलेबस के अंदर। पहला जो थ्योरी है वो है लिबरल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ये फर्स्ट थ्योरी है आपकी, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे उदारवादी प्रतिनिधि लोकतंत्र, जहां पे हमारे प्रतिनिधि शासन करते हैं और हम डायरेक्ट शासन नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट रूल नहीं कर रहे, हमने नेताओं को चुना है वोट देकर और वो हमारे बिहाफ पे शासन कर रहे हैं, वो रूल कर रहे हैं। इसको कहा जाता है उदारवादी प्रतिनिधि लोकतंत्र, दैट मींस लिबरल रिप्रेजेंटेटिव, जो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं आगे पार्लियामेंट के अंदर, दैट मींस हमें रूल कर रहे हैं। वो डायरेक्ट ना होकर वो इनडायरेक्ट रूल हो गया। तो डेमोक्रेसी 2 तरीके से होता है, एक होता है डायरेक्ट जहां पर जनता खुद रूल करती है, और एक होता है इनडायरेक्ट जहां पर जनता के बिहाफ पर वो लोग शासन करते हैं जिनको हमने जितवा कर भेजा हुआ है। एंड इसके बाद जो दूसरा थ्योरी है वो है सहभागी लोकतंत्र, जिसको पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें जनता खुद पार्टिसिपेट करती है कानून को बनाने में। मान लो कोई पॉलिसी बनानी है, कोई डिसीजन लेना है, तो उस डिसीजन को लेने में पब्लिक का कितना पार्टिसिपेशन है ये डिसाइड करता है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, सहभागी लोकतंत्र। जनता के द्वारा पार्टिसिपेट करके ही कानून को लागू किया जाना ताकि कानून सही से बन पाए। एंड इसके बाद जो थर्ड थ्योरी है वो है विमर्शी लोकतंत्र, जिसको डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी कहा जाता है। ये आज के टाइम पे बहुत ज्यादा यूज होने वाला डेमोक्रेसी का रूप है, एक प्रकार है, एक थ्योरी है। इसमें क्या होता है कि इस डेमोक्रेसी के फॉर्म में जो भी कानून लागू करना है, उस कानून को लागू करने से पहले, डिसीजन लेने से पहले जनता के बीच में डिबेट करवाया जाता है। पहले पब्लिक डिबेट होती है, डिस्कशन होता है, फिर जाके डिसीजन लिया जाता है, जिसमें जनता अपना विचार विमर्श और अपने राय दे पाती है। तो इसको कहते हैं डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी। अब इन तीनों थ्योरीज को हम एक एक करके समझेंगे, इनका मतलब क्या होता है, और इनमें से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना कंपलसरी है। और जो थर्ड यूनिट है वो है संस्थाएं, संविधानवाद। एक टॉपिक है हमारा संविधानवाद का मतलब जिस देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुप्रीम होता है और संविधान के अकॉर्डिंग शासन चलाया जाता है। इसके बाद है विधायिका, विधायिका का मतलब पार्लियामेंट। इसके बाद है विधान, विधान का मतलब कानून, विधायिका कानून बनाती है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है ये आपके एग्जाम में आता है। एंड राजनीतिक दल, मीडिया और नागरिक समाज, ये अलग अलग टॉपिक है। पॉलिटिकल पार्टीज हो गए, मीडिया जो सोशल मीडिया आज है, या जो टीवी है, टेलीविजन है, जो आपको पॉलिटिकल रूप से अवेयर करती है, जानकारी देती है। हर पल की घटना जो पॉलिटिक्स के अंदर घट रही है वो आपको मीडिया से पता चलता है। नागरिक समाज जो पूरा आज की हमारी सोसाइटी है, इनका क्या रोल होता है सोसाइटी का पॉलिटिक्स के अंदर, ये सब कुछ आपको बताना है यूनिट थर्ड के अंदर। एंड फोर्थ जो यूनिट है वो है डाइवर्सिटी, प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंटेटिव, वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन, और आज के टाइम पे वर्ल्ड के क्या क्या इशूज हैं, ये सब कुछ आपको बताना होगा इस फोर्थ यूनिट के अंदर। तो इस प्रकार हमारा डेमोक्रेसी का पूरा सिलेबस है और इस पूरे सिलेबस के अंदर आपको सभी जगह पर डेमोक्रेसी के बारे में ही पढ़ना है। आखिर लोकतंत्र क्या है और इसका ओरिजिन कैसे हुआ, और ये सारे इसके टाइप्स वगैरह है जो आपको बताना है। तो मैं क्या करने वाला हूं, इस पूरे सिलेबस से एक एक क्वेश्चन लूंगा और उन सभी क्वेश्चन को आपको विद आंसर के साथ समझा दूंगा, जिससे कि आपका पूरा सिलेबस भी कवर हो जाए और वही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आ जाए। एक शर्त है, इस पूरे वीडियो को एंड तक देखना है बिना मिस किए। हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपने
फर्स्ट क्वेश्चन से लोकतंत्र के विचार की उत्पत्ति और प्रकारों का संक्षेप में चर्चा करें, यानी कि ब्रीफली डिस्कस द ओरिजिन एंड टाइप्स ऑफ द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, लोकतंत्र का ओरिजिन यानी कि इसका उदय कैसे हुआ है, और लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है। तो इस क्वेश्चन में आपको इसी का आंसर देना है। लेकिन इस क्वेश्चन को घुमाकर भी आपसे पूछा जा सकता है प्रक्रियात्मक और तात्विक लोकतंत्र में अंतर बताओ। दैट मींस डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोसीजरल एंड सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी। बोथ आर सेम। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप क्वेश्चन को देखिए कितना अलग है, लेकिन आंसर सेम है जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चलिए पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। आपको सबसे पहले बताना है लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। लोकतंत्र जहाँ पे सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती हो, जनता पार्टिसिपेट करती है गवर्नमेंट को बनाने में और पॉलिसीज को बनाने में। अब ये कैसे पार्टिसिपेट करती है, कैसे क्या होता है, ये सब कुछ हम आगे जानेंगे। पहले हम सिर्फ लोकतंत्र का मतलब क्या होता है इस वर्ड को समझते हैं। देखिए लोकतंत्र, जिसको इंग्लिश में डेमोक्रेसी कहा जाता है, डेमोक्रेसी ग्रीक के दो शब्द से बना है। पहला डेमोस, दूसरा है क्रेसिया। डेमोस का मतलब होता है जनता एंड क्रेसिया का मतलब होता है शासन, यानी कि जहाँ पे लोगों का शासन हो उसी को लोकतंत्र कहा जाता है। ये तो लोकतंत्र यानी जो डेमोक्रेसी वर्ड है इसका मतलब हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि जहाँ शक्तियां यानी कि जो पावर्स है एक देश की, वो राजतंत्र या कुलीन तंत्र की तरह सिर्फ एक पर्सन के हाथ में ना होकर लोकतंत्र की तरह पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, यानी कि सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, राज्य सरकार, सभी राज्यों की अपनी अलग अलग सरकार है, और भारत में तो लोकल लेवल पे भी गवर्नमेंट है जिसको हम पंचायत वगैरह कहते हैं। संविधान ने शक्तियां दी हुई है। लेकिन मोनार्की सिस्टम में क्या होता है, मोनार्की सिस्टम के अंदर राजा के पास सारी पावर्स होती है, यानी कि वन पर्सन पूरे देश को चला रहा होता है। तो ऐसे में तो वो डिक्टेटर भी बन सकता है, वो तानाशाही भी कर सकता है। जैसे हमने इतिहास में देखा हुआ है, लुई 16 1789 में जब फ्रेंच के रेवोल्यूशन होता है तो उसको सत्ता से इसलिए हटाया जाता है क्योंकि लोगों पे अत्याचार कर रहा था, वो हैवी टैक्स इंपोज कर रहा था। राजतंत्र था। राजतंत्र में क्या होता है, राजा मर गया तो उसका बेटा राजा बन जाएगा, अगर वो मर गया फिर उसका बेटा राजा बन जाएगा। यानी कि ये जो हायरार्की सिस्टम है ये चलता रहता है। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। डेमोक्रेसी में जनता जिसको वोट डालेगी और जो जीत कराएगा वही कानून बनाएगा। जनता ने उसको चुनकर भेजा है, इसका मतलब जनता खुद शासन कर रही है, क्योंकि जनता ने खुद अपनी सहमति से ही उसको चुना हुआ है। लोकतंत्र को लेकर कई सारे लोगों ने डेफिनेशन भी दी अपनी, जैसे अमेरिकन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन के द्वारा डेफिनेशन दी गई अपने एक भाषण के अंदर। जनता के लिए शासन को लोकतंत्र कहा जाता है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। तो ये डेफिनेशन आपको याद रखना है। और भी लोगों के द्वारा डेफिनेशन दी गई है, क्योंकि आपको इंट्रोडक्शन के बाद सबसे पहले थिंकर्स के द्वारा जो डेफिनेशन दी गई है वही बताना होता है। तो इंट्रोडक्शन के बाद एक बार हम भी ये समझ लेते हैं लोकतंत्र की अलग अलग परिभाषा, यानी कि डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ डेमोक्रेसी। पहला यहाँ पे बनता है सीली। सीली ने क्या कहा है कि लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें सभी का हिस्सा होता है, देश में चाहे जो मेजोरिटी में रह रहे हो या वो माइनॉरिटी में रह रहे हो, बिना किसी जाति, धर्म, लैंग्वेज, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के सभी को राइट टू वोट होता है और राइट टू पॉलिटिक्स होता है, यानी कि वो चुनाव लड़ भी सकते हैं और वोट डाल भी सकते हैं, यानी कि सभी लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। एंड नेक्स्ट है जेम्स ब्राइस। अब इनका क्या कहना है कि लोकतंत्र लोगों का शासन है जहाँ पे लोग खुद शासन कर रही है। अब इतने सारे लोग एक जगह पे बैठकर शासन तो कर नहीं सकते, इसलिए वो अपने प्रतिनिधि, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं ताकि वो उनके बिहाफ पे शासन करे। इसलिए इसको लोगों का ही शासन कहा जाता है। हमने जिनको चुना है तो वो हम ही है जो शासन कर रहे हैं, इसलिए इसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। हाँ, अब वो बात अलग है कि जीतने के बाद कोई पूछता नहीं है। अब इलेक्शन के टाइम में ही आपसे वो हाथ जोड़ेंगे, लेकिन एक बार इलेक्शन होने के बाद वो जीत जाते हैं तो आप कौन वो मैं कौन, फिर 5 साल के बाद ही वो आपको याद करते हैं। ये तो प्रैक्टिकल बात होगी, लेकिन थियोरेटिकल में जो जीत कर आए हैं वो आप ही हो, क्योंकि आपने उनको जितवाया है। जिसमें लोग संप्रभु इच्छा प्रकट करते हैं। संप्रभु इच्छा का मतलब क्या होता है, लोगों की ये अपनी इच्छा होती है। कोई भी इंसान अपने इंटरनल, अपने अंदर से और अपने बाहर से किसी भी इंसान के द्वारा बिना किसी दबाव के वो वोट डाल सकता है, इसको ही कहा जाता है संप्रभु इच्छा। एंड नेक्स्ट क्या है, डाइसी के अनुसार। अब डाइसी यहाँ पे क्या कहता है कि लोकतंत्र ऐसा शासन है जिसमें देश का बड़ा भाग शासन करता है, यानी कि जीतेगा वही जिसको मेजोरिटी ने पसंद किया है, फिर देश पे वो शासन करता है, वो देश के लिए कानून बनाता है। ये कहा डाइसी ने। तो इन तीनों लोगों की जो डेफिनेशन है ये आपको पता होना चाहिए। डेफिनेशन के बाद अब आपको बताना होगा कि लोकतंत्र के विचार की उत्पत्ति कैसी हुई है, यानी कि जो डेमोक्रेसी है इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है। इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा, प्लेटो और एरिस्टोटल के टाइम पे, क्योंकि इस टाइम पे ही डेमोक्रेसी का ओरिजिन हुआ है। प्राचीन यूनान, जिसको आज हम ग्रीक कहते हैं, यूनान के कुछ स्टेट हुआ करते थे, जैसे एथेंस हो गया, स्पार्टा हो गया। तो एथेंस के अंदर प्लेटो, एरिस्टोटल ये सब रहा करते थे। इसी टाइम पे एथेंस के अंदर सबसे पहले लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी का ओरिजिन हुआ। आप यूं कह लो जैसे आज बिहार, यूपी, झारखंड एक स्टेट है, सेम उस तरीके से एथेंस भी यूनान का एक स्टेट है। तो सबसे पहले लोकतंत्र की स्थापना एथेंस में ही होती है 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में, 5 सेंचुरी बीसी की बात है, यानी कि आज से हजारों साल पहले लोकतंत्र का उदय हो गया था। लेकिन इस लोकतंत्र को डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहा जाता था। लोकतंत्र के दो प्रकार होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का ही सबसे पहले राइज हुआ था एथेंस में। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, जहां पे जनता वोट नहीं डालेगी अपने नेताओं को चुनाव करने के लिए, जहां पे जनता खुद रूल करेगी, सब लोग मिलकर बैठेंगे एक जगह पे, खुद कानून बनाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। अब मान लो ये एक एरिया है जहाँ पे सिर्फ रहते ही 200 लोग। अब 200 लोग किसको चुनेंगे भाई, वो खुद ही आपस में बैठेंगे
बैठेंगे, क्या डिसीजन लेना है, क्या सही है क्या गलत है, सब आपस में मिलकर हाथ खड़ा करेंगे, हो गया भाई इलेक्शन, हो गया भाई वोटिंग। यानी कि ये नेताओं को चुनाव करने के लिए वोट नहीं डालते, ये वोट डालते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, और ये अपना शासन खुद कर रहे होते हैं। इसलिए इसको डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है, जहां पे जनता खुद पार्टिसिपेट करती है कानून को बनाने में। ये हो गया फर्स्ट टाइप डेमोक्रेसी का। जो सेकंड टाइप होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जो कि आज चल रहा है। क्या पहले की तरह पॉपुलेशन कम है? नहीं, आज एक छोटे से एरिया की पॉपुलेशन 200 नहीं 2 लाख 5 लाख के आसपास होती है। तो इस कंडीशन में सभी लोग खुद बैठ के कानून तो बना नहीं सकते। लोगों ने सोचा क्यों ना हम अपने में से ही कुछ ऐसे लोगों को चुने, उनको वोट करके, जिनको लोग खुद पसंद करेंगे और जो जीत कर आएंगे वो हमारे लिए कानून बनाएंगे। क्योंकि उनको हमने ही पसंद करके चुना है, इसका मतलब है कि कानून हम ही बना रहे हैं। इसको कहा गया इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट में जनता खुद पार्टिसिपेट कर रही थी, इनडायरेक्ट में जनता के बिहाफ पे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं अब वो यहाँ पे शासन करते हैं। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के दो ही टाइप्स हैं, बट थ्योरीज काफी सारी अलग अलग है। अब वो अलग अलग जो थ्योरीज है ये हम आगे समझने वाले हैं। तो एथेंस के अंदर जिस डेमोक्रेसी का ओरिजिन हुआ वो था डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो दुनिया के अंदर जो डेमोक्रेसी फैला वो एथेंस से ही माना जाता है। हालांकि भारत के अंदर भी एथेंस से कई सालों पहले डेमोक्रेसी का ओरिजिन हो गया था, लेकिन क्या करें, इन वेस्टर्न कंट्री वालों ने ज्यादातर चीजों पे अपना नाम दर्ज करवा लिया है। इसलिए एथेंस को माना जाता है जहां से डेमोक्रेसी का राइज हुआ है। एथेंस में ही पॉलिटिकल एक्टिविटी सबसे पहले की गई। डेमोक्रेसी, इक्वलिटी, जस्टिस, राइट, सिटीजनशिप, इन सब चीजों पे बात की गई। प्लेटो, एरिस्टोटल जैसे इन पॉलिटिकल स्कॉलर्स ने अपने विचार दिए। यही कारण है कि एरिस्टोटल, जिसको अरिस्टो कहा जाता है, इसको पॉलिटिक्स का फादर भी कहा जाता है, क्योंकि एथेंस में रहते हुए एरिस्टोटल ने 158 कॉन्स्टिट्यूशन का स्टडी करने के बाद ये बताया कि दुनिया में 3 ही रूल होते हैं। सबसे पहला होता है मोनार्की सिस्टम, जिसको हम राजतंत्र कहते हैं। राजतंत्र में शासन करने वाला सिर्फ 1 पर्सन होता है। और इसके बाद आता है एरिस्टोक्रेसी, ओलिगार्की, या आप कुलीन वर्ग कह सकते हो। इसमें कुछ लोग मिलकर शासन करते हैं, क्योंकि ये राजा के साथ पहले रहा करते थे, अभी राजा के खिलाफ विद्रोह करके सत्ता अपने हाथ में ले लेते हैं। तो कुछ लोगों का शासन आता है। एंड जो तीसरा रूल होता है डेमोक्रेसी, जिसको रिपब्लिक या गणतंत्र या लोकतंत्र के नाम से जाना जाता है। एरिस्टोटल ने इसको भीड़ तंत्र कहा है। इसमें क्या होता है कि मेजोरिटी का रूल होता है कि भाई जो मेजोरिटी चाहेगी वही जीत कर आएगा, वो शासन करेगा। तो इस प्रकार 3 रूल बताया एरिस्टोटल ने। मोनार्की सिस्टम में राजतंत्र, जहाँ पे 1 पर्सन का रूल होता है। इसके बाद होता है एरिस्टोक्रेसी, जहाँ पे फ्यू पर्सन का रूल होता है, कुछ लोगों का शासन। तीसरा होता है डेमोक्रेसी, जहाँ पे बहुत सारे लोगों का शासन होता है। तो इसने शासन करने के 3 तरीके बताए, और इन तीनों में सबसे बेस्ट क्या है ये पता करने के लिए ही इसने 158 कॉन्स्टिट्यूशन का स्टडी किया। इसने बताया कि इन तीनों में सबसे बेस्ट मोनार्की सिस्टम और एरिस्टोक्रेसी यानी कुलीन तंत्र, इन दोनों का जो मिक्स शासन है यही सबसे अच्छा शासन है। यानी कि सेंट्रलाइज पावर भी हो और कुछ लोग राजा के साथ मिलकर काम करे, राजा को एडवाइस करे। इस तरीके से राजतंत्र और कुलीन तंत्र यानी कि इन दोनों का जो मिक्सअप रूप होगा यही सबसे अच्छा शासन होगा। क्योंकि एरिस्टोटल ने डेमोक्रेसी को भीड़ तंत्र कहा। जो लोग कैपेबल नहीं है, जो योग्य नहीं है, वो भी पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, जिनके हाथ का पॉलिटिक्स खिलौना बनकर रह जाता है। इसलिए एरिस्टोटल ने मोनार्की सिस्टम और एरिस्टोक्रेसी इन दोनों का मिक्सअप रूप बताया रूल का सबसे अच्छा शासन। तो ये जो मैंने आपको बताया ये टोटली एरिस्टोटल के व्यूज थे, इसीलिए पॉलिटिक्स का फादर एरिस्टोटल को कहा जाता है। इसने साइंटिफिक चीजों को, प्रैक्टिकल चीजों को स्टडी करके ही अपनी थ्योरीज दिया है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है एथेंस के अंदर वोट डालने का अधिकार सभी के पास नहीं था। जैसे वुमेन यानी कि महिलाएं वोट नहीं डाल सकती थी, कुछ लोग जो योग्य नहीं थे उनको दास कहा जाता था, और जो एथेंस के नहीं रहने वाले थे ये भी वोट नहीं कर सकते। तो इस टाइम पे डिस्क्रिमिनेशन था। लेकिन मॉडर्न टाइम में आज दुनिया का चाहे कोई सा भी देश हो, जहां पे भी सही तरीके से डेमोक्रेसी चल रहा है, वहां पे सभी लोगों को बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के राइट टू वोट है, वोट डाल भी सकते हैं। तो ये रही पूरी कहानी। तो धीरे धीरे करके एंशिएंट टाइम में डेमोक्रेसी आया, उसके बाद मिडिवल टाइम में फिर से डेमोक्रेसी का इंपैक्ट कम हो गया, यहाँ पे मोनार्की सिस्टम आ गया। जब राजा अत्याचार करने लग गया तो राजा का फिर से विरोध हुआ, फिर मॉडर्न टाइम के अंदर फिर से डेमोक्रेसी आ गया। यानी एंशिएंट टाइम और मॉडर्न टाइम दोनों ही टाइम में डेमोक्रेसी थी ज्यादातर देशों के अंदर, और इसके लक्षण भी दिखे हमें। लेकिन मिडिवल टाइम के अंदर ज्यादातर देशों के अंदर राजतंत्र था, और राजा के द्वारा अत्याचार ना सहने की वजह से ही लोगों ने विरोध किया। फिर लोग मिडिवल काल से निकलकर मॉडर्न एज में आ गए, क्योंकि मध्य काल के अंदर सामंतवादी प्रथा थी, जहाँ पे सबसे टॉप पे राजा होता था और उसके नीचे कुलीन वर्ग जो राजा के साथ काम करते थे, एरिस्टोक्रेसी, और उसके नीचे होते थे आम लोग, किसान, और किसानों पे राजा हैवी टैक्स लगाता था, किसानों का अत्याचार होता था, जिस वजह से आंदोलन हुआ। तो मिडिवल एज यानी मध्य काल से निकलकर लोग मॉडर्न एज यानी कि आधुनिक युग में आए। तो ये रहा पूरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन, जहाँ पे आधुनिक युग के अंदर ही लोकतंत्र का उदय हुआ है। अब रूल करने के जितने भी तरीके हैं उन सभी तरीकों में लोकतंत्र को सबसे अच्छा साधन माना गया है शासन करने का। अब ऐसा नहीं कि लोकतंत्र सबसे परफेक्ट है, लोकतंत्र की भी अपनी कुछ कमियां हैं, क्योंकि लोकतंत्र में जिसको मेजोरिटी में वोट मिलता है वो जीत जाता है, लेकिन जिसको माइनॉरिटी में वोट मिला है, जिसको कम वोट मिला है, इन सभी के सारे वोट्स खराब जाते हैं। जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, तो मान लो यहाँ पे 4 लोग खड़े हैं और 100 लोग हैं वोट डालने वाले। 100 में से 50 लोगों ने इसको वोट किया है, बाकी 10 ने इसको कर दिया, 15 ने इसको कर दिया, 25 हो गया, और 25 इसको कर दिया, 50 हो गए। यानी कि इस बंदे को अकेले 50 मिल गए, बाकी 50 वोट इन तीनों में बट गए। लेकिन जीतेगा कौन? जिसको सबसे ज्यादा वोट मिला है, यानी कि इन तीनों से सबसे ज्यादा वोट इस बंदे को मिला है। अब इस बंदे को वोट 50 मिला है, लेकिन जीतने के बाद ये राज इन सब पे करेगा। तो डेमोक्रेसी का ये भी एक डिसएडवांटेज है, जिसको हम नहीं भी चाहते वो भी जीत कर आ जाता है, क्योंकि मेजोरिटी लोग उसको चाहती है। अब माइनॉरिटी तो नहीं चाहती है, तो क्या पता ऐसे में जो माइनॉरिटी के राइट्स है वो वायलेंस ना हो, माइनॉरिटी को खतरा ना हो। इसलिए डेमोक्रेसी के अपने ही कुछ डिसएडवांटेज भी है, लेकिन डेमोक्रेसी को फिर भी सबसे अच्छा साधन माना जाता है, क्योंकि जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों में ज्यादातर लोग उस बंदे को पसंद कर रहे होते हैं जिसको वो जितवाते हैं। इस तरीके से डेमोक्रेसी का राइज होता है। सभी देश यही चाहते हैं
हैं कि आज हमारे देश में डेमोक्रेसी हो, और दुनिया के ज्यादातर देश अलापते रहते हैं कि भाई हम तो दुनिया का सबसे अच्छा डेमोक्रेसी कंट्री है। कौन सा देश डेमोक्रेटिक है या नहीं, ज्यादातर देशों को पता है ये चीजें। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और अमेरिका सबसे पुराना, जो कि दुनिया भर के देशों के लिए एक एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं जो एथेंस के अंदर डेमोक्रेसी था, इसके अपने ही कुछ फीचर्स हैं। अब वो फीचर्स क्या है, चलिए आपको एक बार बता देता हूँ मैं। सबसे पहले नागरिक सभा है, यानी कि सभी लोग मिलकर एक असेंबली बुलाते थे और वहीं पर जो डिसीजन लेना होता था वो ऑन द स्पॉट ले लेते थे। बट ऐसा क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन कम थी, 200, 400, 500, 600 के आसपास पॉपुलेशन थी। लेकिन आज क्या है, पॉपुलेशन 200, 500 नहीं बल्कि 5 लाख, 6 लाख है। तो ये पॉसिबल तो है नहीं, इसलिए आज डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी सक्सेस हो सकती है। नेक्स्ट क्या है, जूरी प्रणाली यानी जूरी सिस्टम। जूरी सिस्टम में क्या होता है कि कुछ लोगों को मुकदमे सुनने के अधिकार होता है, वो मुकदमा सुनते हैं और अपना फैसला सुनाते हैं। आज का जो जूरी सिस्टम है उसमें क्या होता है, जो जज की अपॉइंटमेंट होती है, जूरी ही डिसाइड करती है कि कौन जज अपॉइंट होगा और कौन नहीं होगा। इसमें सरकार का इंटरफेयर होता है, इसलिए सरकार और जूरी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होते रहता है। नेक्स्ट क्या है, राजनीतिक अधिकारी। देखिए एथेंस के अंदर कौन अधिकारी बनेगा कौन नहीं बनेगा, चाहे वो मजिस्ट्रेट हो या वो सेना का कमांडर या जनरल हो, इन सब का चुनाव जनता ही करती थी, यानी जनता खुद ही चुनाव करती थी। बट आज क्या है कि मजिस्ट्रेट या सेना का कमांडर, जनरल वगैरह हो गए, इन सभी को गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को जनता ने बनाया है। पहले को गवर्नमेंट तो होती नहीं थी, सारा काम जनता खुद करती थी, इसलिए सारा काम जनता पहले कर लेती थी। बट आज क्या, जनता के बिहाफ पे सरकार सारा काम करती है। यही डिफरेंस है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर। अब हम बात करते हैं लोकतंत्र के अलग अलग जो प्रकार हैं। 2 प्रकार सबसे मेन है। तो पहले आपको लोकतंत्र को बताते हुए आपको 2 प्रकार बता देना है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। उसके बाद आपको बताना है ये सारे पॉइंट्स जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला है शास्त्रीय लोकतंत्र, यानी कि डेमोक्रेसी का जो फर्स्ट टाइप्स है वो है क्लासिकल डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी का ट्रेडिशनल टाइप्स है, क्योंकि इसके अंदर पॉलिटिकल जो डिसीजन होते हैं वो सभी को ध्यान में रखते हुए लिए जाते हैं और मोरलिटी को ध्यान में रखते हुए। जो इमोरल डिसीजन है वो नहीं लिया जाता। इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशरी एंड पार्लियामेंट्री, इन सबको शामिल करते हुए डिसीजन लिया जाता है। तो ये शास्त्रीय है, ये पुराने समय चला आ रहा है, ये वही परंपरागत यानी कि ट्रेडिशन जो चला आ रहा है ये उसको ही फॉलो करता है, क्लासिकल डेमोक्रेसी। नेक्स्ट है सहभागी डेमोक्रेसी, यानी कि सहभागी लोकतंत्र, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। इसमें क्या होता है, इसके अंदर नागरिक यानी कि कानून बनाने में, पॉलिटिकल प्रोसेस में, इन सब के अंदर जो नागरिक है इनकी सहभागिता होती है, इनका पार्टिसिपेशन होता है पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर। इनको अधिकार होता है इस वाले डेमोक्रेसी के अंदर। जहाँ पे भी सहभागिता लोकतंत्र होगा वहाँ पे जनता को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने का अधिकार होगा। जो भी पॉलिटिकल प्रोसेस हो रहा है, कोई कानून बन रहा है, तो उसमें जनता अपनी राय रख सकती है। ये होता है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। नेक्स्ट है विमर्शी लोकतंत्र, यानी कि डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी। डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी में क्या होता है कि देश में जो भी कानून बन रहा है उस पर पहले विचार विमर्श होगा। ऐसा नहीं है कि सरकार जब मन चाहे जो कानून लागू कर दे, पहले विचार विमर्श होगा, डिस्कशन होगा। विमर्शी लोकतंत्र इसलिए इसको कहा जाता है। देन उसके बाद जो बहुमत ने कहा है, लोगों के विचारों को सुनने के बाद, मेजोरिटी ने क्या कहा है उसको एनालाइज करने के बाद देन डिसीजन लिया जाता है। एंड इसके बाद जनवादी लोकतंत्र, यानी कि पीपल्स डेमोक्रेसी, जहाँ पे सारी शक्तियां जनता के पास होती है। सरकार जनमत के यानी जनता के अकॉर्डिंग चलती है, ताकि देश के अंदर सभी को जस्टिस मिल सके, फ्रीडम और इक्वलिटी मिल सके। इसको कहा जाता है जनवादी लोकतंत्र, जनता की सरकार। नेक्स्ट क्या है, समाजवादी लोकतंत्र, यानी कि सोशलिस्ट डेमोक्रेसी, यानी कि समाज के सभी वर्गों के हितों, इंटरेस्ट के लिए काम करती हो, उनके डेवलपमेंट के लिए काम करती हो, ऐसी गवर्नमेंट जो कि सोशल जस्टिस, इक्वलिटी और उनके प्रोटेक्शन के लिए काम करती हो। नेक्स्ट क्या है, ईग डेमोक्रेसी, यानी कि ईग लोकतंत्र, यानी कि जब डेमोक्रेसी के अंदर तकनीक का यूज किया जा रहा हो, लोकतंत्र में तकनीकी साधनों का उपयोग करते हुए सरकार अपनी सरकार को चला रही हो, जैसे इंटरनेट का यूज करके, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज करते हुए। आजकल की सरकार ज्यादातर यूज कर रही है भाई स्किल्स के लिए, अपनी इन्फॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए, ताकि सरकार गांव-गांव तक पहुंच सके। जैसे आज भारत सरकार के द्वारा सीएससी खोल दिया गया हर गांव के अंदर, कॉमन सर्विस सेंटर। कॉमन सर्विस सेंटर का काम क्या है, सरकार की सारी योजनाओं को हर गांव-गांव तक पहुंचाना। तो इससे क्या हुआ, सरकार ने डिजिटल मीडिया का उपयोग करते हुए, इंटरनेट का यूज करते हुए गांव-गांव तक सारी सुविधाएं पहुंचा दी सरकार की। तो इससे ट्रांसपेरेंसी भी आया और तेज प्रक्रिया भी हुई, यानी कि जो पॉलिटिकल प्रोसेस है ये भी तेज हुआ, ताकि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है या गवर्नमेंट के द्वारा जो लॉज बनाए गए हैं या जो योजनाएं चल रही है, जितने भी बेनिफिट्स है वो जनता तक सीधे पहुंचे। तो कई सारे ऐसे गवर्नमेंट काम कर पाती है आज के इस डिजिटल दौर में। एंड अब हम बात करते हैं जो मेन डिफरेंस आपसे पूछा गया क्वेश्चन के अंदर, प्रक्रियात्मक और तात्विक लोकतंत्र में अंतर बताओ। दैट मीन्स डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजरल एंड सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, इस तरफ लिखा हुआ है प्रक्रियात्मक और इधर लिखा हुआ है तात्विक, यानी कि इधर लिखा हुआ है प्रोसीजरल और इधर लिखा हुआ है सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी। तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ, सही से समझना। देखिए पहला क्या है, प्रक्रियात्मक, जहाँ पे प्रक्रिया की बात होगी। एंड दूसरा क्या है, तात्विक। तात्विक मतलब सब्सटेंटिव, यानी कि ये प्रक्रिया से ठीक अपोजिट होता है। अब मैं आपको बताता हूँ एक एक करके इनका डेफिनेशन क्या है। देखिए सबसे पहले प्रक्रियात्मक के अंदर सत्ता और निर्णय दोनों ही चीज नागरिकों के हाथ में होता है, यानी कि पावर और डिसीजन ये जनता को ही लेना होता है, किसको वोट करना है किसको नहीं करना है, ये जनता के पास अधिकार होता है। इसको बोला जाता है प्रोसीजरल डेमोक्रेसी। लेकिन इसके ठीक अपोजिट तात्विक लोकतंत्र में क्या होता है, सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी के अंदर सत्ता और निर्णय यानी कि पावर और डिसीजन ये सभी चीजें संस्थाओं के हाथ में होता है, नागरिकों के हाथ में नहीं होता। जो इंस्टीट्यूशन है, चाहे पार्लियामेंट
हो गई, या देश की जो सरकार है, इंस्टीट्यूशन है सरकार के पास, जो मशीनरी है, ये इन सभी के हाथ में होता है। नागरिकों के पास अधिकार कम होता है और ना ही पॉलिटिक्स के अंदर नागरिक सीधे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये हो गया तात्विक लोकतंत्र यानी कि सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी। एंड नेक्स्ट क्या है, प्रक्रियात्मक लोकतंत्र के अंदर नागरिकों को स्वतंत्रता होती है। प्रक्रियात्मक यानी प्रोसीजरल डेमोक्रेसी के अंदर फ्रीडम किस बात की, जो उनके लिए सही है वो उसको चुन सकते हैं। लेकिन तात्विक यानी कि सब्सटेंटिव में क्या होता है कि बिना चुने ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो संस्थाओं में पहले से ही राज कर रहे होते हैं। अब वो चाहे राजतंत्र के अकॉर्डिंग हो गया या जो पहले से ही रूल करते आ रहे हैं उनके पूर्वज के द्वारा रूल किया जा रहा है, यानी कि जो पहले से इंस्टीट्यूशन पे हमें कब्जा बना रखे हैं, कुछ लोग जो शासन कर रहे हैं, जनता ने इनको चुन के नहीं बनाया, लेकिन फिर भी इनका कंट्रोल होता है इंस्टीट्यूशन के ऊपर, मशीनरीज के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सत्ता और निर्णय यानी कि पावर एंड डिसीजन, ये नागरिकों के हाथ में होता है और सरकार नागरिकों की आवश्यकताओं, सरकार क्या काम करती है, जो लोगों की जरूरतें होती है उनको पूरा करने का काम करती है प्रोसीजरल डेमोक्रेसी में। लेकिन सब्सटेंटिव में क्या होता है, जो सत्ता है ये विशिष्ट लोगों के हाथ में होती है, कुछ संस्थाएं या कुछ लोग मिलकर देश को चला रहे होते हैं। जनता सीधे पार्टिसिपेट नहीं कर सकती पॉलिटिक्स में या गवर्नमेंट की एक्टिविटीज में, यानी कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर से ठीक अपोजिट है। जो इसमें हो रहा है वो इसमें नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्या है, प्रोसीजरल के अंदर स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। प्रोसीजरल के अंदर जो सरकार पर निर्भर ना हो, यानी सरकार के अंडर में ना हो, ना ही गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका, हमारी जो कोर्ट होती है देश की, कोर्ट के द्वारा जो भी डिसीजन लिया जाएगा ये देश के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग लिया जाएगा। अगर पार्लियामेंट के द्वारा कोई ऐसा कानून बना दिया जाए जो देश के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो कोर्ट के पास ये राइट होगा कि ये उस कानून को रद्द कर सके, उस कानून को खत्म कर सके। बट सब्सटेंटिव यानी कि तात्विक लोकतंत्र में क्या होता है, न्यायपालिका गवर्नमेंट के अंडर में होती है, यानी कि न्यायपालिका जुडिशरी के पास फ्रीडम नहीं होता कि सरकार के द्वारा जो पॉलिसीज या लॉज बनाए गए ये उसको चैलेंज कर सके या उसको खत्म कर सके, रद्द कर सके। नेक्स्ट क्या है, प्रोसीजरल के अंदर जनता की सहमति, कहीं बहुमत की सरकार चलती है यहाँ पे प्रोसीजरल के अंदर। लेकिन तात्विक में क्या होता है कि सरकार के अपने पर्पज होते हैं जिसके आधार पर वो सरकार बनती है, लेकिन लोगों की सहमति से सरकार नहीं बनी है तात्विक के अंदर, इसलिए वो जरूरतों को पूरा करे या ना करे उसकी मर्जी है भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या, प्रोसीजरल के अंदर सरकार नागरिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काम करती है। लेकिन सब्सटेंटिव में क्या है, सरकार के पास जो अपने पर्पज है वो उसके अकॉर्डिंग काम करती है, जरूरी नहीं है कि लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए ही वो काम करे। तो ये कुछ डिफरेंसेस है। निष्कर्ष के रूप में इस प्रकार कहा जा सकता है कि लोकतंत्र डेमोक्रेसी का जो ओरिजिन हुआ ये कई परिस्थितियों में हुआ, कई देशों में लोगों ने कई जुल्म झेले हैं, तब जाकर लोकतंत्र का डेवलपमेंट हुआ। जब लोगों को ये राइट्स दिया गया, इक्वालिटी का, लिबर्टी का, जस्टिस का, और लोगों को जब पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल ये सब राइट्स मिल गए, तब जाके एक देश के अंदर डेमोक्रेसी आया और जनता के द्वारा बनी हुई सरकार आई। यानी कि जब राजतंत्र था तो जनता उस जुल्म को झेल चुकी थी, इसलिए जनता को सबसे अच्छा शासन राजतंत्र के बजाय लोकतंत्र यानी कि मोनार्की सिस्टम के बजाय डेमोक्रेसी ही लगता है, जहाँ पे सबसे सुप्रीम जनता ही है, जनता ही वोट डाल के अपने नेताओं को चुनाव करती है। इस प्रकार डेमोक्रेसी को दुनिया का सबसे अच्छा और बेहतरीन शासन व्यवस्था माना जाता है। इसलिए दुनिया के सभी देश यही कहते हुए दिखते हैं कि हम लोकतंत्र हैं, सबसे बेहतर लोकतंत्र। तो लड़ाई भी इसी चीज़ की है ताकि दुनिया के सभी देश डेमोक्रेसी को प्रमोट कर सकें, ना कि डिक्टेटर को, क्योंकि दुनिया डिक्टेटरशिप को झेल चुकी है, अब वो दोबारा इसको नहीं झेलना चाहती। जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी हो, जनता का शासन हो, यही सबसे अच्छा शासन माना जाता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक लोकतंत्र का विकास और इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए, यानी कि डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि फीचर्स आपको बताना है। आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि मॉडर्न डेमोक्रेसी का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, आधुनिक लोकतंत्र जो आज हम देख रहे हैं, आज के टाइम का जो डेमोक्रेसी है, इसका विकास कैसे हुआ है और आज के टाइम पे इसके क्या क्या खासियत है, यानी कि इसके क्या फीचर्स है। पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। देखिए, आधुनिक समय में लोकतंत्र का जो विकास हुआ है, इसके जो जड़ है ये प्राचीन यूनान में ही देखने को मिलते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको अपने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया कि यूनानी के एथेंस से कैसे लोकतंत्र का राइज हुआ, कैसे लोकतंत्र का ओरिजिन हुआ, उदय हुआ, जहाँ पे प्लेटो, अरिस्टोटल और एथेंस के लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, जहाँ पे डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र हुआ करता था, जहाँ पे जनता खुद शासन चलाया करती थी। बट मिडिवल एज के अंदर मोनार्की सिस्टम आ गया, राजतंत्र आ गया, जहाँ पे राजा के द्वारा अत्याचार भी किया गया। लेकिन आधुनिक युग में आते आते फिर से लोकतंत्र आया, जहाँ पे जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार बनी, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ चुकी थी एज कम्पेयर टू एंशिएंट वर्ल्ड के अकॉर्डिंग, क्योंकि प्राचीन टाइम पे इतनी पॉपुलेशन नहीं हुआ करती थी। तो आधुनिक लोकतंत्र की एक डेफिनेशन आपको बतानी होगी, जहाँ पे सामाजिक समानता, सोशल इक्वलिटी की बात हुई, जहाँ पे लोगों को लिबर्टी दी गई अपने नेताओं को चुनाव करने के लिए, एंड नागरिक अधिकार दिए गए, जिसमें सोशल जस्टिस हो गया एंड फंडामेंटल राइट्स हो गया। ये सभी राइट्स एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, संवैधानिक अधिकार के रूप में लोगों को दिए गए, यानी कि संविधान के द्वारा यह अधिकार दिया गया जिनको कोई छीन नहीं सकता। इसको कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। स्टेट को इसलिए ही बनाया गया ताकि गवर्नमेंट यानी कि सरकार इन राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके और एक बंदा अपनी लाइफ को सही तरीके जी सके बिना किसी डर से। एंड डेमोक्रेसी की क्या क्या डेफिनेशन है, इसको तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में समझ लिया, फिर भी हल्के में आपको बता देता हूँ मैं। अब्राहम लिंकन के द्वारा जनता
के लिए, जनता द्वारा और जनता का शासन लोकतंत्र की सबसे अच्छी परिभाषा मानी जाती है। तो डेमोक्रेसी के ऊपर चाहे कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, आपको यही डेफिनेशन सब जगह चेप देना है। एंड इसके बाद है जॉन स्टुअर्ट मिल यानी कि जेएस मिल। जेएस मिल ने कहा कि लोकतंत्र लोगों की फ्रीडम, लिबर्टी, उनकी आजादी को सिक्योर प्रोटेक्ट करने वाला सबसे अच्छा साधन है। जितने भी साधन है उनमें लोकतंत्र को सबसे अच्छा साधन माना जेएस मिल ने भी। यह लोगों को विचार विमर्श करने का अधिकार देता है, डिबेट करने का, आर्ग्यू करने का, चीजों को सुनने और सुनाने का, अपने विचार को रखने का। एंड स्वतंत्र रूप से लोग अपनी राय रख सकते हैं, जो मेजोरिटी में है और जो माइनॉरिटी में है। जेएस मिल यहाँ पे ये कहता है कि मान लो अगर 100 जने हैं, 100 में से 99 लोग एक ही बात कह रहे हैं और सिर्फ एक बंदा अलग बात कह रहा है, तो ऐसा नहीं है कि जो मेजोरिटी कह रहे हैं इसकी बात सुन लो और इस एक बंदे की बात को दबा दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। इन 99 लोगों की बात भी सुनो और इस एक बंदे की भी बात सुनो। क्या पता ये 99 लोगों से अलग कुछ कह दे, ताकि हमें समझ में आए कि क्या सही है और क्या गलत है। ये जेएस मिल के द्वारा कहा गया राइट टू स्पीच के अंदर। तो ये चीज जरूरी है और डेमोक्रेसी के अंदर ही लोगों को अधिकार मिलता है जिनसे उनकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होता है। राइट टू लाइफ है, राइट टू रिलीजन है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू वोट है। अब यही हमारे पास अधिकार नहीं होगा तो हम फ्रीडम यानी कि आजादी के साथ कैसे जी पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आधुनिक लोकतंत्र का विकास यानी कि डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी। देखिए आधुनिक युग की शुरुआत कब होती है? जब मध्यकाल यानी कि जब मॉडर्न एज खत्म होता है। और मध्यकाल यानी कि मिडिवल एज में ऐसा क्या हो रहा होता है? उस काल के अंदर सबसे टॉप पे राजा होता है और राजा के नीचे ही सारे अधिकारी होते हैं, जैसे कुलीन वर्ग हो गए, एरिस्टोक्रेसी, और आम जनता हो गई। तो राजा और कुलीन वर्ग यानी जिनको एरिस्टोक्रेसी कह रहे हैं, ये दोनों मिलकर और चर्च के जो फादर होते हैं, ये सभी मिलकर आम लोगों पे हैवी टैक्स लगा रहे थे। और इस टाइम पे रिलीजन प्लस पॉलिटिक्स दोनों एक हो गया था। यानी कि जो चर्च कहता था, चर्च के फादर हो गए, जो पोप हो गए, जो धर्म कहता था वही पॉलिटिक्स यानी कि राजा सुनता था और इसके अकॉर्डिंग काम होता था। तो पूरे यूरोप के अंदर ईसाई धर्म सबसे ज्यादा है, तो वहाँ पे ईसाइयत का बोलबाला था, क्रिश्चियनिटी का बोलबाला था, हेजेमनी था वहाँ पे उनका। इसी वजह से रिलीजन और पॉलिटिक्स एक हो गया था। धर्म के अंदर चर्च के फादर और चर्च की बहुत चला करती थी, राजा वही करता था जो चर्च कह रहा है यहाँ पे। तो मॉडर्न एज के अंदर इसमें सुधार किया गया, पॉलिटिक्स को अलग और चर्च यानी जो रिलीजन इसको अलग कर दिया गया। अब राजा जनता के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डिसीजन लेगा कि ना कि चर्च यानी कि रिलीजन के अकॉर्डिंग अपने डिसीजन लेगा। तो सबसे पहले रिफॉर्म यही किया गया, धर्म में सुधार किया गया। इसके बाद जिन लोगों के पास अधिकार नहीं था उनको अवेयर किया गया, उनको फिर से जगाया गया राइट टू इक्वालिटी को लेकर, डेमोक्रेसी को लेकर। क्योंकि मध्यकाल के अंदर राजतंत्र था, लोग वोट तो करते नहीं थे, लोगों के पास फ्रीडम भी नहीं था, वो सरकार की आलोचना क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते थे। और इन्हीं सब चीजों के बारे में उनको आधुनिक युग में बताया गया, धर्म में सुधार करके लोगों को यह भी बताया गया कि आपके पास फ्रीडम भी है, आप अपने बात को रख सकते हो। मध्यकाल में ये सब चीजें ना मिलने की वजह से मध्यकाल को डार्क एज यानी कि अंधकार का युग भी कहा जाता है। आधुनिक काल के अंदर लोगों को सब कुछ मिल गया, राइट टू इक्वालिटी मिला, उनको डेमोक्रेसी मिला, गणतंत्र के बारे में पता चला, सही या गलत क्या होता है, आखिर स्टेट कौन होता है हम पे राज करने वाला, स्टेट के द्वारा जो कानून बनाए गए हम उसको क्यों फॉलो करें ताकि हम डिसिप्लिन के साथ रह पाए। तो मॉडर्न इसके अंदर लॉजिकल बातें की गई, डेमोक्रेसी क्या होता है एंड देश के जो सिटीजन है उनके कौन कौन से राइट्स होते हैं, उनको राइट्स कैसे मिलने चाहिए, इन सब के ऊपर बात की गई। मिडिवल एज के अंदर ओनली रिलीजन के ऊपर बात की जाती थी, बट मॉडर्न एज के अंदर सिर्फ इंडिविजुअल पर्सन पे बात की गई, एक व्यक्ति के जीवन को कैसे बेहतर बनाया जाए, एक पर्सन का लाइफ कैसा होना चाहिए, उसके पास कौन से राइट्स होना चाहिए, और गवर्नमेंट यानी स्टेट को कितनी पावर दी जानी चाहिए जिससे कि एक व्यक्ति के फ्रीडम को कोई खतरा ना हो, उसकी लिबर्टी, उसकी आजादी को कोई खतरा ना हो। अगर ज्यादा शक्ति दे देंगे तो वो डिक्टेटर तानाशाही बन जाएगा भाई। तो ऐसे विचार निकल कर आए जिसके कारण से मध्यकाल खत्म हुआ और इंसान आधुनिक काल में आया जहाँ पे डेमोक्रेसी की बात होने लग गई। और डेमोक्रेसी की बात इसलिए हुई क्योंकि डेमोक्रेसी में सरकार जनता के द्वारा चुनी होती है, लोगों के पास अधिकार होता है, उनको अपने कर्तव्य के बारे में पता होता है एक देश के नागरिक होने के रूप में। तो इस तरीके से सामाजिक समानता, न्याय, लिबर्टी, इक्वालिटी, इन जैसे कॉन्सेप्ट की जब बात हुई तो धीरे धीरे करके डेमोक्रेसी का उदय हुआ। आपको यही पूरा कॉन्सेप्ट बताना है। तो सरकार जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल है और जवाबदेही है। जो भी काम सरकार कर रही है उन सब का जवाब जनता को देना पड़ेगा सरकार को, क्योंकि सरकार जनता की सहमति से ही बनी है और जनता के पास पूरा अधिकार है अपनी सहमति और असहमति, सही और गलत बोलने का सरकार को। सरकार की जो पॉलिसी सही होगी उसको सही बोलेगी, गलत तो गलत बोलेगी भाई जनता भी। अगर जनता के ऊपर दबाव डाला जाएगा तो वो किस बात का डेमोक्रेसी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मीडिया का बड़ा योगदान रहा। मॉडर्न एज में डेमोक्रेसी को लाने के लिए लोगों को जागरूक करना था ताकि वो अपने अधिकारों की मांग करे, और इसके लिए लोगों को जागरूक करने के लिए मीडिया का योगदान हुआ। मीडिया में प्रिंट मीडिया 1556 में सबसे पहले जर्मनी के गुटेनबर्ग के अंदर प्रिंटिंग प्रेस का जब आविष्कार हुआ तो कई सारे मैगजीन्स, न्यूज़पेपर छपने लग गए, लोगों को विचार दिया जाने लग गया। जो लोग पहले से बुद्धिमान थे तो बुद्धिमान लोगों ने अपने विचारों का प्रचार किया और जन जन के दिमाग में वो चिंगारी फूंक दी जो उनको पता ही नहीं था। मध्यकाल में उनको अंधेरे में रखा गया और आधुनिक काल में आके उनको पता चला, वो जागरूक हुए, नागरिकों को अपने अधिकारों के बारे में पता चला। यहीं से मॉडर्न डेमोक्रेसी का राइज होता है, जब जनता अपने अधिकार को लेकर सजग हो जाती है, जागरूक हो जाती है, और इसमें मीडिया का भी बड़ा रोल होता है लोगों को जागरूक करने में। तो इस प्रकार लोगों ने पॉलिटिकल राइट्स, चुनाव लड़ने और वोट डालने की डिमांड करी। इकोनॉमिक राइट्स, कोई भी ऑक्यूपेशन अपनाने के लिए इसमें सरकार को इंटरफेयर नहीं करेगी, एक व्यक्ति के फ्रीडम के अंदर, चाहे व्यक्ति कोई सा भी काम करता हो, एक पर्सन जो भी काम करता हो। एंड कल्चरल राइट्स और सोशल राइट्स। अब यहाँ पर जाके मॉडर्न इसके अंदर राइट्स की बात हुई, और राइट्स की डिमांड सिर्फ डेमोक्रेसी में ही हो सकती है, क्योंकि जिस कंट्री के अंदर डिक्टेटरशिप होता है वहां पे तो आपको बोलने तक का अधिकार नहीं होता, इसलिए डेमोक्रेसी का यहाँ पे राइज होता है। तो इस प्रकार 20वीं सेंचुरी आते आते यानी कि 1900 से लेकर 2000 सन तक दुनिया के तमाम देशों ने अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में
स्टैब्लिश कर लिया। अब हम बात करते हैं आधुनिक लोकतंत्र की क्या विशेषता है आज के इस टाइम की। आज के इस टाइम पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं है, ये कम जनसंख्या में हो पाता है, आज के इस टाइम पे नहीं है। लेकिन पॉपुलेशन ज्यादा होने के बावजूद भी आज भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी का रोल जनता अदा कर रही है, जनता निभा रही है। जैसे आज इंटरनेट का माध्यम है, आज इंटरनेट के द्वारा जो भी सरकार पॉलिसीज वगैरह बनाती है, जनता डायरेक्ट अपने व्यूज, अपने ओपिनियन देती है, सरकार को पता चलता है। यानी कहीं ना कहीं डायरेक्ट डेमोक्रेसी का जो एक लक्षण है वो आज हम देख सकते हैं आज सोशल मीडिया के थ्रू। किस तरीके से सरकार जो पॉलिसी बनाती है उसको जनता डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करती है, भारत की या दुनिया किसी भी देश की जनता। तो इस प्रकार डायरेक्ट डेमोक्रेसी के लक्षण आज हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मतदान। आज ईवीएम जैसी मशीन आ चुकी है, अमेरिका हो गया, ब्राजील हो गया, भारत हो गया, इन सभी देशों के अंदर ईवीएम मशीन का यूज किया जाता है वोटिंग करने के लिए। तो आज टेक्नोलॉजी आ चुकी, बट पहले तो ऐसा नहीं था, हाथ खड़ा कर हम मतदान कर दिया करते थे, हाँ भाई ये जीतना चाहिए, और जो हमें पसंद नहीं था उसमें हाथ नीचे रखते थे भाई। इस तरीके से पहले तो वोटिंग हुआ करता था। बट जैसे ही प्रोग्रेस करते रहे, डेमोक्रेसी प्रोग्रेस करता रहा, डेफिनेशन भी इसके चेंजेस हुई, और जहां पहले हाथ खड़ा करके हम वोटिंग कर दिया करते थे और फाइनली बैलेट पेपर आया, फिर ईवीएम मशीन तक आ गई, और इस तरीके से अब डेमोक्रेसी बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर रही है। नेक्स्ट क्या है, बहुसंस्कृतिवाद और विविधता। यानी कि जिस कंट्री के अंदर डाइवर्सिटी पाया जाता है उस कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी सबसे अच्छा रूल है। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि मेजोरिटी हो या माइनॉरिटी हो, सभी का ध्यान रखा जाता है, अल्पसंख्यक को दबाया नहीं जाता, इनकी भी आवाज सुनी जाती है। नेक्स्ट क्या, विकेंद्रीकरण, दैट मींस डिसेंट्रलाइजेशन। डेमोक्रेसी की सबसे अच्छी खूबसूरती यह है कि यहाँ पे सारी पावर एक ही बंदे के हाथ में नहीं होता, जैसे मोनार्की यानी कि राजतंत्र में होता है। यहाँ पे पावर को सेंट्रल लेवल पर यानी केंद्र सरकार जो पूरे देश की सरकार है, फिर स्टेट लेवल पर सभी छोटे छोटे जो भारत के राज्य हैं या जितने भी देश में जो राज्य होते हैं उन राज्यों के अंदर भी स्टेट के मुख्यमंत्री या जो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, जो गवर्नर होते हैं, उनको भी बांट दिया जाता है। और लोकल लेवल पे जैसे भारत के अंदर पंचायत है, दुनिया के तमाम कंट्री के अंदर भी लोकल लेवल पे गवर्नमेंट होती है। यानी कि पावर का डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया जाता है सेंटर और स्टेट लेवल पर, और कुछ देशों के अंदर लोकल लेवल पे भी है। जैसे भारत के अंदर गांवों और शहरों में पंचायत और नगर पालिका है, पंचायती सिस्टम और म्युनिसिपैलिटी। इस तरीके से पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसमें यह डर नहीं होता कि कोई एक ही बंदा पूरे देश को कंट्रोल में ले ले अपना और डिक्टेटरशिप यानी कि तानाशाही करने लग जाए। नेक्स्ट क्या, सोशल मीडिया। आज सोशल मीडिया का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है लोकतंत्र के अंदर। जन सहभागिता यानी कि जनता की पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए आज सोशल मीडिया बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। सरकार को क्रिटिसाइज करना हो, ट्विटर के ऊपर कोई पोस्ट डालना हो, या सरकार से कोई क्वेश्चन करना हो, जवाब लेना हो, आप सीधे ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर आप अपने बातों को रख सकते हो, जी खोल के, कोई डर नहीं है। हाँ, लेकिन इसमें ये लिमिटेशन है, कोई ऐसी बात ना बोलना सोशल मीडिया पे जो कि भड़काऊ हो और हमारे देश के खिलाफ हो। हाँ, लेकिन हम सरकार से जवाब सवाल जरूर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, खुली सरकार यानी कि ओपन गवर्नमेंट। देखो, सरकार को जनता नहीं बनाया है, वो जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल भी है। सरकार के द्वारा जो भी काम किए जाते हैं, जो डिसीजन लिए जाते हैं, वो जनता के ही लिए जाते हैं। और सरकार खुली होती है। खुली का मतलब क्या है कि सरकार जो भी काम करती है इसमें ट्रांसपेरेंसी होता है। जनता के पास पूरा अधिकार है ये जानने का कि सरकार उनके लिए क्या काम कर रही है और क्या नहीं कर रही है। तभी जाके आप सरकार को क्रिटिसाइज भी कर सकते हो। डेमोक्रेसी के अंदर एक पोजीशन में होता है तो एक अपोजिशन में भी होता है। पोजीशन में वो है जो सरकार में है, भी मान लो इस टाइम बीजेपी है, और अपोजिशन में मान लो इस टाइम कांग्रेस। तो अगर सरकार स्ट्रॉन्ग है तो उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपोजिशन को होना चाहिए, ताकि अपोजिशन भी सरकार के ऊपर दबाव बना सके। अपोजिशन का होना भी जरूरी है हर एक देश के अंदर। ये डेमोक्रेटिक कंट्री खूबसूरती होती है। जैसे आप अमेरिका की बात करोगे तो वहां पे सिर्फ दो पॉलिटिकल पार्टी, एक डेमोक्रेटिक पार्टी और एक रिपब्लिक पार्टी। अगर ब्रिटेन की बात करोगे तो वहां पे दो ही पार्टी है, एक लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी। लेकिन चाइना की बात करो वहां पे सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी। तो भाई इस कंडीशन में कैसे डेमोक्रेसी कह सकते हैं अपने आप। बट फिर भी चाइना दुनिया भर में हकता रहता है, भाई हम तो दुनिया का सबसे अच्छा लोकतंत्र है। अजी बाबा जी का ठुल्लू, ये चाइना लोकतंत्र है। भाई चाइना के द्वारा क्या कुकर्म जाती है अपने देश के अंदर, ये दुनिया भर के लोग जानते हैं। बट फिर भी क्या, यूएनओ के अंदर परमानेंट मेंबर है वो, इसका मिसयूज भी करता है वो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नारीवादी लोकतंत्र यानी कि फेमिनिस्ट डेमोक्रेसी। नारीवादी लोकतंत्र का मतलब क्या है कि डेमोक्रेसी के अंदर जेंडर इक्वालिटी होता है, चाहे महिला हो या पुरुष हो, सभी को पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने का पूरा राइट्स होता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे भी डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने के पूरे देश सपोर्ट करते हैं। अब मान लो कि अगर कंट्री ए के अंदर डेमोक्रेसी है, बी कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी है, सी में भी है, डी में भी है, ई में भी है, एफ में भी है, तो जितने भी डिफरेंट कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी होगा तो वो अपने देश के लेवल पे भी प्लस इंटरनेशनल लेवल पे भी डेमोक्रेसी को सपोर्ट करेंगे कि भाई दुनिया के सभी देशों में डेमोक्रेसी होना चाहिए, और आज भी यही हो रहा है। इसलिए जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे यूएनओ हो गया, ये भी डेमोक्रेसी को ही प्रमोट कर रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारे जो फीचर्स है ये हमें बताते हैं कि आज किस तरीके से दुनिया के तमाम देशों और इंटरनेशनल लेवल पर डेमोक्रेसी को प्रमोट किया जा रहा है, वो डेमोक्रेसी को सबसे अच्छा रूल माना जाता है। तो निष्कर्ष के रूप में इस प्रकार कहा जा सकता है कि आधुनिक यानी कि मॉडर्न डेमोक्रेसी का डेवलपमेंट एकाएक नहीं हो गया, रातों रात नहीं हुआ भाई। सैकड़ों वर्षों तक इंतजार करना पड़ा, लोगों को संघर्ष करना पड़ा। कि 18 और 19 सेंचुरी के टाइम पे जब वेस्टर्न कंट्री यानी यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज ने एशियन, अफ्रीकन और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज को जब गुलाम बना लिया था तो कहीं ना कहीं देशों के ऊपर अत्याचार भी हुआ था। उन्होंने साम्राज्यवाद यानी कि इंपीरियलिज्म के दर्द को झेला हुआ है, तब जाके उन्होंने संघर्ष किया, यानी कई संघर्षों के बाद उनको आजादी मिली और लोकतंत्र की स्थापना की गई। यानी कि दुनिया के जहां भी लोकतंत्र है उन सबका अपना अपना स्ट्रगल है लोकतंत्र डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करने के लिए। भारत का भी अपना स्ट्रगल है। भारत भी 200 से 250 साल तक गुलाम रहा अंग्रेजों का। भारत जब आजाद हुआ तो हमने सबसे पहले डेमोक्रेसी को ही चुना। डेमोक्रेसी सबसे अच्छा रूल है भाई। देन जाके आज भी भारत के अंदर तब से लेके आज भी भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश के रूप में दुनिया भर के लिए एक एग्जाम्पल बना हुआ है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उदारवादी प्रतिनिधि लोकतंत्र की उत्पत्ति और प्रकार को बताइए। साथ ही उदारवादी प्रतिनिधि लोकतंत्र पर दार्शनिक विचारों का वर्णन कीजिए। आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि
explain the origin and type of liberal representative democracy. Also describe the philosophical views on the liberal representative democracy. आपको इस पूरे क्वेश्चन में दो चीज बताना है। सबसे पहले लिबरल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी यानी कि उदारवादी प्रतिनिधि लोकतंत्र, इसका मतलब क्या होता है और इसका उदय कैसे हुआ, इसके कितने प्रकार होते हैं, पहला चीज। दूसरा आपसे पूछा गया इसके बाद कि उदारवादी प्रतिनिधि लोकतंत्र पर कई सारे जो पॉलिटिकल फिलोसोफर है, जैसे पॉलिटिकल थिंकर होते हैं, प्लेटो, एरिस्टोटल वगैरह, ये सारे पॉलिटिकल थिंकर हैं, कुछ लोगों के द्वारा इस टॉपिक के बारे में अपने व्यूज दिए गए हैं। अब वो व्यूज क्या क्या है जिनको हम पॉलिटिकल फिलोसोफर कहते हैं, राजनीतिक दार्शनिक कहते हैं, तो आपको उन दार्शनिकों के विचार भी बताना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके फर्स्ट पोर्शन की जो इस क्वेश्चन में पूछा गया, देन हम बात करेंगे सेकंड पोर्शन जो आपको इस क्वेश्चन में दिया गया है। तो एक एक करके सभी पोर्शन कवर करना होता है, तभी आपको मार्क्स भी मिलता है। पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। देखिए, लोकतंत्र आमतौर पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात करता है, यानी कि जो डेमोक्रेसी है ये यूनिवर्सल सफरेज की बात करता है। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब होता है उसको बिना किसी जाति यानी कास्ट, जेंडर, प्रॉपर्टी, लिंग, इनकम, सोशल स्टेटस, बैकग्राउंड, रिलीजन, इनमें से बिना किसी भेदभाव के आधार पर वो वोट डाल सकते हैं, उनको वोट का अधिकार देता है। तो डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि डेमोक्रेसी के अंदर लोगों का शासन होता है, जनता ही मालिक होती है, जनता ही वोट डालकर अपने नेताओं का चुनाव करती है। तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन बताना है कि उदारवादी प्रतिनिधि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, लिबरल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इसका मतलब होता है एक ऐसा देश जहाँ पे डेमोक्रेसी है। अब डेमोक्रेसी का मतलब क्या है ये तो हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन में समझ चुके, जनता का शासन होता है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लेकिन एक ऐसा देश जहाँ पे लोगों को अधिकार मिलता है। तो यहाँ पे ये जो डेफिनेशन है उदारवादी प्रतिनिधि लोकतंत्र की, उदारवादी का मतलब क्या होता है, उदारवाद एक आइडियोलॉजी है जो बोलती है कि सभी को अधिकार मिलना चाहिए, लोगों को लिबर्टी मिलना चाहिए और एक ऐसा देश जहाँ पे डेमोक्रेसी होना चाहिए। तो उदारवादी एक आइडियोलॉजी है जिसको लिबरलिज्म कहा जाता है। उदारवाद, उदार मतलब स्वतंत्र, खुलापन, कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो, कोई तानाशाही नहीं होना चाहिए। तो ये एक व्यक्ति की फ्रीडम की बात करता है और एक देश का जो स्ट्रक्चर है वो डेमोक्रेसी के आधार पर होना चाहिए। प्रतिनिधि का मतलब होता है ये बोलता है कि लोग अपने नेताओं को चुनाव करे और जनता के द्वारा जो चुने गए नेता है वही देश पे शासन करेंगे, अदरवाइज डिक्टेटरशिप नहीं चलेगा। तो उदारवादी मतलब खुलापन हो गया, प्रतिनिधि का मतलब हो गया जिसका हम चुनाव करते हैं, डेमोक्रेसी मतलब शासन करने का तरीका, डेमोक्रेसी यानी कि रूल करने का तरीका हो गया, लोकतंत्र की शासन के अंदर सभी का पार्टिसिपेशन होना चाहिए जिसमें लोगों की सहमति होती है, तब जाके पॉलिटिकल एक्टिविटीज की जाती है। तो ये तीनों जो वर्ड है इसका मैंने आपको मतलब बता दिया, जिसको लिबरल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, उदारवादी प्रतिनिधि लोकतंत्र के नाम से। तो ये तो होगी डेफिनेशन की बात। अब हम बात करते हैं उदारवादी प्रतिनिधि लोकतंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई है, यानी कि ओरिजिन ऑफ लिबरल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। देखिए, इसकी जो स्टार्टिंग है डेमोक्रेसी की, ये हमने पहले ही समझ लिया है कि ग्रीस यानी कि यूनान के एथेंस से हुआ है, जब प्लेटो, एरिस्टोटल के द्वारा डायरेक्ट डेमोक्रेसी का इंट्रोडक्शन दिया गया, जहाँ पे लोग खुद अपना शासन चलाया करते थे। लेकिन धीरे धीरे करके 70 to 18 सेंचुरी में जब आए हम, तो बौद्धिक विकास हुआ और सोशल चेंजेस भी हुए, जिसमें जॉन लॉक हो गया, रूसो हो गया, ये कुछ ऐसे फिलोसोफर हैं जिन्होंने अपने विचार दिए लोगों की लिबर्टी पे, सोशल स्टेटस पे, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इन्होंने कहा कि स्टेट कैसे बना, स्टेट कैसे बनता है और स्टेट का जो राजा है वो कैसे काम करता है। इस तरीके से यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टेट प्लस पॉलिटिक्स की बात होने लग गई और यहीं से थोड़ा सा कह सकते हो डेमोक्रेसी की बात होने लग गई। लेकिन डेमोक्रेसी आया नहीं। डेमोक्रेसी कब आया? डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र की मांग 18th सेंचुरी की एंड और 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में शुरू हुई, जब यूरोप और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज के अंदर सबसे पहले लिबरल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की शुरुआत की। दैट मींस कह सकते हो कि यहाँ से पकड़ बननी स्टार्ट हुई। और अमेरिकन रेवोल्यूशन जो कि 1776 में हुआ था और फ्रेंच रेवोल्यूशन जो कि 1789 में हुआ था, ये दोनों ही रेवोल्यूशन फ्रीडम के लिए था। फ्रांस के अंदर राजा के खिलाफ, रूसोवा के खिलाफ, और अमेरिका के अंदर था, ब्रिटेन ने अमेरिका गुलाम बना रखा था, तो ये ब्रिटेन के खिलाफ यानी विदेशी शक्तियों के खिलाफ। कहीं ना कहीं दोनों का जो मतलब था वो फ्रीडम से था। और फ्रीडम के बाद डेमोक्रेसी यानी कि जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार, ये इस चीज की मांग कर रहे हैं। तो फ्रेंच और अमेरिकन रेवोल्यूशन के बाद कहीं ना कहीं दुनिया भर के अंदर यहीं से निकल कर आया। तो अमेरिकन और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जब यहाँ पे डेमोक्रेसी की बात की गई, यहाँ पे जब लिबरल डेमोक्रेसी सिस्टम आया, तो कहीं ना कहीं यहीं से दुनिया के और भी देशों के अंदर फैलना शुरू, यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा ही सबसे पहले एस्टेब्लिशमेंट किया गया। हालांकि इसकी जड़ भारत के प्राचीन इतिहास से मिलता है, लेकिन ज्यादातर चीजों पे वेस्टर्न कंट्रियों ने अपना नाम दर्ज करवा रखा। अब हम बात करते हैं उदार प्रतिनिधि लोकतंत्र दुनिया में सरकार का सबसे अच्छा रूप माना जाता है। डेमोक्रेसी को सबसे अच्छा माना गया है, यहाँ पे भी डेमोक्रेसी होगा। तो इस प्रकार 20th सेंचुरी यानी कह सकते हो कि 1950 के डिकेड्स के बाद दुनिया में होड़ से लग गई कि कहाँ पे तानाशाही है और कहाँ पे लोकतंत्र है। जो लोकतंत्र कहता था अच्छा देश माना जाता था, वहाँ पे और भी देश कंपनीज वगैरह आते थे तो उससे रिलेशन बन जाता था। और कोई डिक्टेटरशिप है जहाँ पे मिलिट्री का रूल है, वहाँ पे अपने आप ही दुनिया के देश मान लेते थे भाई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना खराब है, भाई ये तो डिक्टेटरशिप वाला कंट्री है। तो बैलेंस बनाने के लिए सब कंट्री अपने आपको डेमोक्रेसी कहने लग गए, चाहे वहाँ पे मिलिट्री रूल हो या डिक्टेटरशिप। अब चाइना, पाकिस्तान अपने आपको डेमोक्रेसी कहते हैं। अब ये बात तो भाई पूरी दुनिया जानती है। अब हम बात करते हैं उदारवादी प्रतिनिधि लोकतंत्र के प्रकार कितने हैं, यानी कितने टाइप्स का होता है ये। इसका जो सबसे पहला प्रकार वो है राष्ट्रपति लोकतंत्र। राष्ट्रपति लोकतंत्र यानी कि प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। इसमें क्या होता है कि राज्य यानी कि जो स्टेट है, जितने भी स्टेट होते हैं उसका जो चीफ होता है ये प्रेसिडेंट होता है, और जो गवर्नमेंट यानी कि जो सरकार है इसका भी चीफ प्रेसिडेंट ही होता है। यानी कि जब स्टेट और गवर्नमेंट यानी कि राज्य और सरकार इन दोनों का चीफ अलग अलग ना होकर जब एक ही होता है तो इसको कहते हैं राष्ट्रपति लोकतंत्र। और यहाँ पे प्रेसिडेंट किसी हाउस
का मेंबर नहीं होता। जैसे भारत में लोकसभा राज्यसभा है ना, वैसे किसी का मेंबर नहीं होता और ना ही इसके मिनिस्टर किसी के मेंबर होते हैं। जैसे अमेरिका और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के अंदर यही सिस्टम पाया जाता है। अमेरिका के अंदर कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वहाँ पे स्टेट और गवर्नमेंट इन दोनों का एक ही हेड होता है, वो है वहाँ का प्रेसिडेंट। जैसे इस टाइम पे जो बाइडेन वहाँ की प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट है संसदीय लोकतंत्र यानी कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। यहाँ पे संसदीय लोकतंत्र है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्टेट प्लस गवर्नमेंट, इन दोनों का हेड अलग अलग होगा। स्टेट का हेड होगा प्रेसिडेंट और गवर्नमेंट का हेड होगा वहाँ का प्राइम मिनिस्टर यानी कि देश का पीएम। जैसे ब्रिटेन को देख लो आप, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ तक कि भारत, इंडिया के अंदर भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम ही है। भारत के अंदर स्टेट का हेड देश का राष्ट्रपति होता है, जैसे इस टाइम पे द्रौपदी मुर्मू जी है, एंड देश का प्रधानमंत्री सरकार का हेड होता है। जैसे इस टाइम पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो वो है सरकार के हेड। दोनों का हेड अलग अलग होना चाहिए, उसको बोलते हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। जहाँ पे जो सरकार के हेड होते हैं वो हाउस के मेंबर होते हैं, चाहे लोकसभा के हों या राज्यसभा के हों। यानी कि जो मिनिस्टर्स वगैरह वो किसी भी एक हाउस के मेंबर होने चाहिए, तभी वो मिनिस्टर बनेंगे। प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में क्या था, यहाँ पे दोनों में से किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होने चाहिए। लेकिन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या है, कोई भी अगर मंत्री बनना है, जैसे मान लो अमित शाह है, वो देश के होम मिनिस्टर है, तो होम मिनिस्टर बनने के लिए उनको पहले लोकसभा या राज्यसभा में से किसी भी एक का पहले मेंबर बनना होगा। यानी वो पहले एमपी बनेंगे देन मिनिस्टर बनेंगे। लेकिन अमेरिका में क्या है, वहाँ प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, वहाँ पे राष्ट्रपति जिसको चाहेगा उसको वो बना सकता है। वहाँ पे जरूरी नहीं कि उसको लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर हो। अमेरिका में जो लोकसभा है उसको हाउस ऑफ कॉमन कहा जाता है और वहाँ के राज्यसभा को सीनेट कहा जाता है। दोनों में से किसी के मेंबर नहीं होना चाहिए वहाँ पे। तो इन दोनों में ये मेजर डिफरेंस है, आपको पता होना चाहिए। एंड इसके बाद आता है संवैधानिक राजतंत्र यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब इसमें क्या होता है कि संविधान के द्वारा एक देश को राजतंत्र यानी कि मोनार्की सिस्टम घोषित किया जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक देश का जो चीफ है वो सम्राट होता है, यानी कि जो स्टेट का हेड, जैसे भारत के अंदर राष्ट्रपति है, मोनार्की सिस्टम के अंदर स्टेट का हेड वहाँ का राजा या रानी जो भी होगा, सम्राट, वो होता है। लेकिन ये औपचारिक हेड होता है, यानी कि ये फॉर्मल हेड होता है। और जो सरकार का हेड होता है ये जनता के द्वारा चुना जाता है। जैसे आप ब्रिटेन में देखिए, वहाँ पे कई सालों से राजा और महारानी का राज चला आ रहा है। वहाँ पे महारानी मरी तो दूसरा राजा बन गया, उसी फैमिली से बन गया। यानी कि अब क्या होता है कि यहाँ पे मोनार्की सिस्टम वंशानुगत चलता है, वंश के आधार पर। बाप मर गया तो बेटा बन जाएगा, बेटा मर गया तो उसकी बेटी बन जाएगी, उसकी बेटा बेटी, चलता रहता है। ये सदियों चलता आ रहा है। मोनार्की सिस्टम में ये होता है और यही सिस्टम आज ब्रिटेन में है, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क और नेदरलैंड के अंदर है। तो यहाँ पे स्टेट का हेड वहाँ का सम्राट या राजा होगा, लेकिन जो गवर्नमेंट का हेड वही बनता है जो वहाँ की जनता के द्वारा चुना गया है। उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की यानी कि संवैधानिक राजतंत्र। संविधान में राजतंत्र है, लेकिन जो एक्चुअल पावर है वो जनता के द्वारा चुनी गई जो सरकार है उसी के पास होती है। नेक्स्ट क्या है, संघीय लोकतंत्र यानी कि फेडरल डेमोक्रेसी। अब इसमें क्या होता है, शक्ति एक केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों में इस तरीके से डिवाइड कर दी जाती है, जो कि दो लेवल पे, एक सेंट्रल लेवल पर और एक स्टेट लेवल पर, यानी कि दो लेवल पर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता है। जैसे अमेरिका में, जर्मनी में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, स्विट्जरलैंड के अंदर, भारत के अंदर भी संघवाद है। भारत एक फेडरल कंट्री है, इसलिए सेंट्रल और स्टेट में भारत के अंदर पावर को बांटा गया है। एंड इसके बाद फिफ्थ पॉइंट के अंदर अर्ध राष्ट्रपतीय लोकतंत्र यानी कि सेमी प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। अब इसमें क्या होता है, राज्य का प्रमुख सरकार के प्रमुख से अलग होता है, यानी जो स्टेट का हेड है वो गवर्नमेंट के हेड से अलग होगा। राष्ट्रपति एक औपचारिक शक्ति के रूप में कार्य करेगा, यानी कि यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास कोई ज्यादा पावर नहीं होती, जस्ट वो एक पोस्ट पे बैठा होता है। मेन जो पावर होती है वो एक देश के प्रधानमंत्री के पास ही होती है, जो प्रधानमंत्री सरकार का हेड होता है। फ्रांस और रूस के अंदर यही सिस्टम है। जैसे रूस के अंदर व्लादिमीर पुतिन वहाँ के राष्ट्रपति है, तो उन्हीं के पास सारी पावर है, लेकिन वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट होता है। ये सिस्टम फ्रांस और रूस के अंदर है, जहाँ पे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों ही होते हैं, बट दोनों के ही वर्ग अलग अलग होते हैं। गवर्नमेंट का हेड प्राइम मिनिस्टर ही होता है। अर्ध राष्ट्रपति लोकतंत्र कहा जाता है। बट आपको पता है कि रूस के अंदर तो भाई रूस के व्लादिमीर पुतिन सबसे ज्यादा ताकतवर है। एंड इसके बाद है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दैट मींस डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब इसमें क्या होता है कि लोकतंत्र का ये एक ऐसा रूप है जहाँ पे जनता का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है, जनता खुद रूल बनाने के लिए सक्षम होती है। जिसमें पॉपुलेशन कम हो वहाँ पे ये रूल आज भी कायम है। जैसे अगर आप देखोगे तो स्विट्जरलैंड के अंदर आज भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, और अमेरिका के कुछ हिस्सों के अंदर आज भी ये सिस्टम है जहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, लोग खुद अपना शासन चलाते हैं। वहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी के दो एग्जांपल है, स्विट्जरलैंड प्लस अमेरिका के कुछ ऐसे हिस्से जहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी आज भी हमें देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन के दूसरे पोर्शन का। आपसे पूछा गया था कि उदारवादी प्रतिनिधि लोकतंत्र पर दार्शनिकों के विचार बताओ। तो अब हम बात करते हैं जो फिलोसोफर के व्यूज है, अब वो क्या 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 है, अब वो कौन से व्यूज है, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, जॉन लॉक, रूसो, मिल और रॉबर्ट डाहल, हम इनकी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जॉन लॉक की। देखिए जॉन लॉक उदारवादी यानी कि लिबरलिज्म का एक थिंकर है जो इस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने वाला है, उदारवाद को जो मानने वाला है। तो जो भी उदारवाद को मानता है समझ जाना, वो डेमोक्रेसी की बात करेगा, वो लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस की बात करेगा, और स्टेट का मिनिमम इंटरफेयर हो वो उसकी बात करेगा। तो जॉन लॉक उदारवाद का समर्थक है, तो जाहिर सी बात है वो भी इनकी ही बात करने वाला है। ये क्या कहता है कि व्यक्तियों को, एक इंसान को नेचर यानी कि भगवान ने नेचुरल राइट्स दिए हैं। वो नेचुरल राइट्स कौन कौन से हैं? वो राइट्स है राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी और राइट टू प्रॉपर्टी, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। ये तीन अधिकार भगवान कह लो या नेचर कह लो, इन्होंने हमें दिया है। तो स्टेट को यानी कि जो राज्य है, ये सरकार
अधिकार है इसको लोगों ने खुद मिलकर बनाया है स्टेट को, ताकि ये हमारे इस नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके। तो जॉन लॉक कहता है कि सभी लोग आपस में मिलते हैं और वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सामाजिक समझौता करते हैं, जिसमें सभी लोग मिलकर अपनी सहमति देते हैं एक इंसान को, और ये इंसान राजा बनता है। और इसका काम होता है कि सभी लोगों के नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट रखना। इसको लोगों ने ही सहमति दी है, इसलिए सारी शक्ति अब इसी के पास। यहाँ से राजतंत्र निकल कर आ गया भाई। बट आगे चल के ये कहता है कि अगर राज्य प्रोटेक्ट करने में फेल हो जाते हैं, मान लो वो नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है, तो लोगों के पास ये अधिकार होगा कि ऐसी राजा या ऐसे सरकार को बदल दे, विद्रोह करके नई सरकार बना दे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इसने लोगों को ये राइट दे दिया जो डेमोक्रेसी में होता है, यानी कि लोगों को कुछ इच्छा दे दी इसने। यानी कहीं ना कहीं सबसे पहले जॉन लॉक के द्वारा ये बात की गई। तो जॉन लॉक ने जनता को सरकार को हटाने का भी अधिकार दिया। तो उदारवाद इसी चीज की बात करते हैं, इसलिए उदारवाद यानी कि लिबरलिज्म के फादर जॉन लॉक को माना जाता है। जॉन लॉक से पहले भी उदारवाद के ऊपर कॉन्सेप्ट दिए गए होब्स के द्वारा। होब्स ने क्या कहा, जनता ने सरकार तो बना दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा, लेकिन पब्लिक को यह अधिकार नहीं होगा कि वह विद्रोह करके नई सरकार को बदल दे। अब वो चाहे काम करे ना करे सरकार, ये जनता के पास अधिकार नहीं होगा। तो जनता को अधिकार नहीं दिया होब्स ने, इसलिए होब्स को नहीं माना जाता उदारवाद का फादर, जॉन लॉक को माना जाता उदारवाद का फादर, क्योंकि इसने लोगों को ये राइट दिया जो जनता के लिए काम नहीं कर रही है, जो आपके नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है, उसको हटाने का पूरा अधिकार जनता के पास होना चाहिए। तो होब्स को फादर ना मानकर लिबरलिज्म यानी कि उदारवाद का फादर जॉन लॉक को माना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये होगा फर्स्ट फिलोसोफर। नेक्स्ट है रूसो। रूसो क्या कहता है कि जहाँ पे व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं, अपने सेल्फनेस के लिए काम करते हैं, तो वो गवर्नमेंट भ्रष्ट हो जाती है, वो करप्टेड हो जाती है, फिर वो देश सेवा नहीं कर पाती, वो सर्विस दे नहीं पाती। इसलिए एक व्यक्ति को अपने लिए नहीं, पूरे कम्युनिटी, पूरे समुदाय के फायदे के लिए काम करना चाहिए। इसलिए ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करता है। ये बोलता है कि सभी लोग मिलकर अपना शासन खुद चलाएंगे, जिसको कहता है जनरल विल। इसका मतलब क्या होता है कि सामान्य इच्छा, सभी लोगों की इच्छा के अकॉर्डिंग शासन चलेगा, तभी शासन सही चल पाता है। ये बोलता है रूसो। तो ये जब बात हो रही है, ये बात हो रही है मान लो 1600 के आसपास, 1700 के आसपास, जब ये बात की चर्चा हो रही है, उस टाइम पे पॉपुलेशन कम हुआ करता था देशों के अंदर। उस टाइम पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो भी सकता था, बट आज तो नहीं हो सकता। तो इन्होंने कहा कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो, जहाँ पे लोग ग्रुप बना के अपना शासन खुद चलाएंगे, खुद डिसीजन लेंगे, वो किसी नेताओं को नहीं चुनेंगे, जिसमें सभी लोगों की इच्छा होगी, वही शासन सबसे अच्छी होगी। ये कहा रूसो ने। एंड इसके बाद क्या है, मिल के अनुसार। मिल क्या कहते हैं, मिल कहते हैं यहाँ पे कि प्रतिनिधि लोकतंत्र। प्रतिनिधि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, जहाँ पे जनता खुद शासन ना कर अपने नेताओं को चुनाव करती है, और जो चुने हुए नेता हैं, जो इलेक्टेड, वो फिर रूल करते हैं उन सभी देश के लोगों पर, देश के लिए कानून बनाते हैं। तो प्रतिनिधि लोकतंत्र सरकार का सबसे अच्छा रूप माना जाता है, जहाँ पे जो मेजोरिटी में है और जो माइनॉरिटी के अंदर है, दोनों के राइट्स की बात की जाती है, और यहाँ पे सभी को फ्रीडम दी जाती है। डेमोक्रेसी में व्यक्ति को एजुकेट होने का मौका मिलता है। यहाँ पे पोजीशन में होती है पार्टी, अपोजिशन में होती है दूसरी पार्टी, जिससे लोग आपस में डिस्कशन भी करते हैं और सरकार को क्रिटिसाइज भी करते हैं, वो सही से डिसीजन हो सके। एंड इसके बाद क्या है, डाहल के अनुसार। डाहल क्या कहते हैं, यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था यानी कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है, ये एक जीवन का तरीका है। ये क्या है, एक पॉलिटिकल लाइफ होता है, ये बिल्कुल लाइफ है, जीने का तरीका है। अगर राजनीतिक प्रक्रिया में बात करें, जिसमें पॉलिटिकल एक्टिविटीज के अंदर लोगों का पार्टिसिपेशन होता है, संस्था या जो इंस्टीट्यूशन है ये नियम वगैरह बनाती है, तो ये सभी पे लागू होता है, चाहे वो मेजोरिटी में हो या वो माइनॉरिटी के अंदर हो। तो कुछ लोगों के हाथों में सत्ता होने से अच्छा है ये डेमोक्रेसी का सपोर्ट करते हैं। ये क्या कहते हैं कि जो डेमोक्रेसी है, कुछ लोगों के हाथों में सत्ता यानी कि पावर केंद्रित होने से, यानी सेंट्रलाइज पावर इकट्ठा होने से रोक देती है। डेमोक्रेसी में क्यों रोक देती है भाई, क्योंकि पावर सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर एंड लोकल लेवल पर पावर को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, ताकि कोई डिक्टेटर बन ही ना पाए। तो इसलिए डेमोक्रेसी को सबसे अच्छा रूल माना गया इन फिलोसोफर के द्वारा भी, जिनके बारे में अभी मैंने आपको बताया है। तो निष्कर्ष के रूप में इस प्रकार कहा जा सकता है कि उदार, सहभागी और विचार विमर्श, यानी कि तीन चीजें। पहला क्या, पार्टिसिपेटरी, जहाँ पे लोग पार्टिसिपेट कर सके, डेलिबरेटिव, जहाँ पे लोग विचार विमर्श कर सके, लिबरल, जहाँ पे लोगों को फ्रीडम मिले। इस तरीके से तीन मेन फीचर्स है जो डेमोक्रेसी लोगों को देता है, और इन तीनों की वजह से डेमोक्रेसी को सबसे फेमस या सबसे अच्छा शासन माना जाता है। फ्रीडम, जहाँ पे लोगों को बोलने की स्वतंत्रता होती है, सरकार की आलोचना कर सकते हैं, सरकार को डिक्टेटर बनने से रोक सकते हैं, वो सरकार के ऊपर कंट्रोल बना के रखते हैं, बैलेंस बना रहता है। तो उदार लोकतंत्र यानी कि लिबरल डेमोक्रेटिक कंट्री में सभी को अपनी राय, मतदान यानी कि वोट देने का अधिकार होता है, जिसके माध्यम से सरकार बनती है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधानवाद क्या है, इसकी परंपराओं व विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। आपको इसमें दो चीज बताना है, पहले संविधानवाद का मतलब क्या होता है, दूसरा परंपराओं और विशेषताओं के बारे में बताना है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की। तो दोनों चीज आपको डिफाइन करना है एक एक करके। चलिए हम समझते हैं। तो संविधानवाद का मतलब क्या होता है, देखिए संविधान यानी कि एक देश का कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अकॉर्डिंग एक देश डिसिप्लिन के साथ चलती है, जहाँ पे अनुशासन होता है। अगर संविधान ना हो तो कोई रूल्स वगैरह नहीं होंगे, तो एक देश डिसिप्लिन के साथ नहीं चल पाएगा। तो इसलिए जो संविधानवाद है ये एक मॉडर्न एज के अंदर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे विधि और नियम यानी कि कानून, रूल और रेगुलेशन के साथ एक देश को चलाया जाता है, जहाँ पे एक व्यक्ति को नहीं बल्कि कानून को सबसे सर्वोच्च या सबसे सुप्रीम मानकर एक देश को संविधान के अकॉर्डिंग डिसिप्लिन के साथ चलाया जाता है। तो ये हो गया संविधानवाद यानी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे सुप्रीम रखकर, लॉ को सबसे सुप्रीम मानकर एक देश को रेगुलेट किया जाता है। देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, संविधानवाद यानी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। इस वर्ड का मतलब क्या होता है, संविधान पर आधारित ऐसी आइडियोलॉजी जिसमें संविधान के माध्यम से ही सरकार को शक्तियां मिलती है, लोगों को अधिकार मिलता है, यानी कि सरकार को पावर संविधान देता है, और लोगों को राइट्स भी संविधान ही देता है, और जो चीज संविधान देता है उसको कोई छीन नहीं सकता। यानी कि गवर्नमेंट अपने पावर का यूज करके लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स है उसका बोलने चाह कर भी नहीं कर सकती, क्योंकि इनके राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए जुडिशरी बनाई जाती है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट
कोर्ट होती है जिनको पावर भी संविधान ही देता है, यानी संविधान सबसे सुप्रीम होता है। जैसे आप भारत को देख लीजिए, यहाँ पे संविधान को सबसे सुप्रीम बनाया गया है, तो सरकार की शक्तियां भी संविधान से ही मिलती है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब कुछ लिख दिया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसे डॉक्यूमेंट्स होता है जिसमें सारे रूल और रेगुलेशन लिखे होते हैं जिसको फॉलो करना होता है एक देश को चलाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, संविधानवाद की अलग अलग परिभाषाएं, यानी कि डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अब हम एक एक करके बात करते हैं क्या क्या डेफिनेशन दी गई है। सबसे पहली डेफिनेशन है फ्रेडरिक के अनुसार कि व्यवस्थित परिवर्तन की जटिल प्रक्रिया व्यवस्था ही संविधानवाद है, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे सभी चीज का एक प्रोसीजर होता है, यानी कानून क्या कहेगा उसके अकॉर्डिंग पूरा देश चलता है। इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है क्योंकि सब कुछ कानून के अकॉर्डिंग है। आप अपनी मर्जी से ऐसा कुछ नहीं कर सकते, जो कानून में लिखा गया उसके अकॉर्डिंग करना होगा। एंड नेक्स्ट क्या है, पिनोक और स्मिथ के अनुसार। अब पिनोक और स्मिथ यहाँ पे क्या कहते हैं कि संविधानवाद केवल प्रक्रिया या लक्ष्य का नाम ही नहीं है, इसके अंदर ग्रुप, पॉलिटिकल पार्टीज, अलग अलग क्लासेस, इन सभी के बारे में लिखा होता है। कैसे कंट्रोल बना के रखेंगे, सोसाइटी कैसे चलेगी, लोगों के पास कौन कौन से राइट्स होंगे, लोगों के फ्रीडम को कोई खतरा ना हो, इन सबको डिफाइन किया जाता है संविधान के अंदर। तो कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक प्रोसीजर नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन तो समाज के सभी चीजों के बारे में बताता है हमें। जैसे हमारे देश का प्रस्तावना है प्रियम्बल, जो हमें ये बताता है हमारे देश का जो संविधान है वो किन प्रिंसिपल पर आधारित है। जैसे प्रियम्बल की स्टार्टिंग किससे होती है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, यानी कि भारत में जो पावर का सोर्स है वो जनता ही है, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। संविधान के अंदर पूरे ग्रुप, पॉलिटिकल पार्टी, सभी क्लास, रिलीजन, सबकी बात की जाती है, किसको क्या मिलेगा, किसको क्या नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, रोड्स एक्ट के अनुसार। और रोड्स एक्ट यहाँ पे क्या कहते हैं कि धारणा के रूप में संविधानवाद का अर्थ है अनिवार्य रूप से सीमित सरकार और शासित तथा शासन के ऊपर नियंत्रण की एक व्यवस्था, यानी कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन ही ना हो, राजतंत्र हो जहाँ पे कोई संविधान नहीं है और जो भी संविधान या नियम या कानून है वो राजा जो अपने मुंह से कह रहा है वही सब कुछ है, तो उसके अंदर हम कंट्रोल नहीं बना पाएंगे राजा के ऊपर, राजा एक तानाशाही भी बन सकता है। इसलिए संविधान क्या करता है, गवर्नमेंट या रूल कैसे करते हैं इसके ऊपर कंट्रोल बना के रखता है ताकि कोई डिक्टेटर ना बन जाए। मान लो आप क्रिकेट खेल रहे हो, क्रिकेट के भी कई सारे रूल्स होते हैं, अगर वही सारे रूल्स ना हो तो क्या गेम का मजा रह जाएगा। वैसे ही सेम देश भी बिना नियम के नहीं चल सकता। एंड इसके बाद क्या है, संविधानवाद की परंपरा, यानी कि ट्रेडिशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। सबसे पहला है राजनीतिक संविधानवाद, यानी कि पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। इसमें क्या होता है कि राजनीति और सरकार दोनों के बारे में बताया जाता है संविधान के अंदर कि हमारे देश में किस तरह का शासन होगा जिससे कि सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, सोशल इक्वालिटी, लोगों के राइट्स, इन सब के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन ही डिफाइन करता है। पॉलिटिकल पार्टी का मेन मकसद क्या होता है, सत्ता प्राप्त करना। पॉलिटिकल पार्टी सरकार बनाना चाहती है, इसके लिए कॉम्पिटिशन करती है वो। अब इसके लिए भी देश के संविधान में ही बताया जाता है क्या हमारे देश के अंदर वन पार्टी सिस्टम होगा, टू पार्टी सिस्टम होगा, मल्टी पार्टी सिस्टम होगा। अब वन पार्टी सिस्टम होगा तो सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी होगी, अगर टू पार्टी सिस्टम हुआ तो सिर्फ दो ही पार्टी होगी, जैसे अमेरिका में है, ब्रिटेन के अंदर है। बट भारत में क्या है, बहुदलीय व्यवस्था, मल्टी पार्टी सिस्टम, यहाँ पे एक दो नहीं सैकड़ों पार्टी बना सकते हैं, सभी के पास ये अधिकार है। एंड यहाँ पे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, पावर को इस तरीके से डिवाइड किया जाता है, बांटा जाता है ताकि कोई भी डिक्टेटर ना बन सके सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर। एंड सरकार के अंग जो है जैसे पार्लियामेंट हो गया, संसद, कार्यपालिका, कार्यपालिका में प्राइम मिनिस्टर, देश के सारे मिनिस्टर्स, देश के प्रेसिडेंट, ये सारे आ जाते हैं। सरकार के क्या काम होंगे, एंड जुडिशरी, इन सब के बारे में बताया जाता है। तो इस तरीके से सिटीजनशिप किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, ये पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का एक पार्ट है जो ट्रेडिशन चला रहा है और शुरू से इस पे बहस होती रहती है। पावर कितना मिलना चाहिए, कितना नहीं मिलना चाहिए, सिटीजन किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। तो ये संविधानवाद की परंपराएं हैं जिसके ऊपर चर्चा हजारों सालों चलता है, तब जाके एक संविधान बन पाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या, कानूनी संविधानवाद, यानी कि लीगल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कानूनी संविधानवाद एक ऐसी आइडियोलॉजी होती है जिसमें कानून और न्याय दो चीजों की बात की जाती है, लॉज एंड जस्टिस, और सोसाइटी में सभी को जस्टिस मिल सके। डाइवर्सिटी वाले कंट्री के लिए लीगल कॉन्स्टिट्यूशन सबसे अच्छा होता है जिसमें सभी को कानून के तहत न्याय मिलना चाहिए। समाज में ऐसा कोई नहीं है जो ऊपर नीचे होगा, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन को सभी को कानून के अंडर, यानी कि कानून के नीचे रहना पड़ेगा, ये हमें बताता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, संविधानवाद की विशेषता, यानी कि फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अब आपको बताना है कि संविधानवाद की भी अपनी कुछ विशेषताएं हैं। तो यहाँ पे कुछ थिंकर जैसा कि वार्नेट है, वार्नेट ने क्या कहा कि संविधान संतुलन, बैलेंस बनाता है, गवर्नमेंट की पावर को लिमिटेड करके रखता है संविधान ताकि वो डिक्टेटर ना बन जाए, डिफाइन कर दिया जाता है पावर को, ताकि इस इदारे में रहते हुए सरकार काम करेगी, इससे बाहर निकल ही नहीं सकती। एंड सरकार को जवाबदेह बनाया जाता है, अगर सरकार मेजोरिटी खो देती है तो उसको इस्तीफा देना पड़ जाएगा। सरकार क्या काम कर रही है नहीं कर रही है, जनता जब चाहे, या सदन राज्यसभा के मेंबर जब चाहे पूछ सकते हैं, तो सरकार जवाबदेह होती है। एंड इसके बाद है हैनकिन। हैनकिन ने क्या कहा कि जो संविधानवाद है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इसके अपने कुछ फीचर्स होते हैं। तो हैनकिन यहाँ पे कुछ फीचर्स बताता है, ये सारे फीचर्स आपको मैं फ्लो चार्ट में बताया है, आप इस तरीके से भी एग्जाम्स के अंदर बनाकर फिर एक एक करके इनको डिफाइन कर सकते हो। चलिए हम बात करते हैं क्या क्या फीचर्स बताता है यहाँ पे हैनकिन। सबसे पहला लोकप्रिय संप्रभुत्व। इसका मतलब क्या होता है कि राजनीतिक शक्ति को जनता से प्राप्त किया जाता है और जनता के लिए काम किया जाता है। इसका मतलब है पॉलिटिक्स, यानी कि राजनीति अपने स्वार्थ के लिए नहीं है बल्कि वो लोक सेवा के लिए, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी जो बनती है इसमें आम नागरिक भी ज्वाइन हो सकता है। लोकप्रिय संप्रभुता, यानी कि पॉपुलर सोवरेनिटी का मतलब ही होता है कि जनता अपनी मर्जी से जो मन चाहे वो काम कर सकती है, उस पर किसी का कोई दबाव नहीं है, नहीं इंटरनल नहीं एक्सटर्नल। दूसरा पॉइंट क्या है, उदारवादी तथा जवाबदेह सरकार, रेस्पॉन्सिव एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट। इसका मतलब है कि सरकार को जवाब देना होगा, अपने
हर एक उस कार्य के लिए जो वो देश के लिए काम कर रही है। अब जो भी वो काम कर रही है, चाहे वो सोशल हो या इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, चाहे जनता के कोई सा भी इंटरेस्ट हो, वो सारे काम सरकार को जिम्मेदार बना देती है। जो भी गवर्नमेंट डिसीजन लेती है उसको अपना जवाब देना होता है। डेमोक्रेसी की भी यही खूबसूरती होती है, आपके पास डेमोक्रेसी में राइट्स होता है इन सब चीजों का। नेक्स्ट क्या है, कानून का शासन यानी कि रूल ऑफ लॉ। कानून के तहत शासन होता है। कानून से ऊपर कोई भी नहीं है, चाहे अमीर हो या गरीब हो, किसी भी धर्म जाति का हो, कानून किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। इसलिए कोर्ट के अंदर भी उस न्याय की मूर्ति को पट्टी बांध दिया जाता है ताकि उसे कुछ दिखे ना कि सामने वाला कौन है, अमीर है, गरीब है, काला है, गोरा है, धर्म उसके कोई भी हो। कोर्ट के अंदर एविडेंस के आधार पर जस्टिस होता है। सेम इस तरीके से कानून का शासन होता है। कानून के द्वारा ही शासन चलाया जाता है। रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है जहाँ पे कानून ही सबसे मेन सोर्स होती है पावर का और लोगों को अधिकार का। नेक्स्ट यहाँ पे डाइसी। डाइसी बताता है कानून के शासन में 3 चीजें शामिल है। पहला, अदालत यानी कोर्ट का होना। दूसरा, कानून से किसी को छूट नहीं मिलती, यानी किसी को भी प्रिविलेज नहीं मिला हुआ है, चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो, कानून से ऊपर कोई नहीं होगा। थर्ड पॉइंट का, न्यायालय यानी कि जो कोर्ट होगा वो अधिकारियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है और संविधान की रक्षा करने के लिए। अगर सरकार को ऐसा कानून बना देती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है तो जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका उसको खत्म कर सकती है। इसको जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है, जो कि ये पावर सिर्फ देश की जुडिशरी के पास ही होती है। नेक्स्ट क्या है, स्वतंत्र न्यायपालिका यानी कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी। देखिए, जो भी कंट्री डेमोक्रेटिक होगा यानी जहाँ पे लोकतंत्र है, वहाँ पे जो न्यायपालिका है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, अल्टीमेटली जो जुडिशरी है इसको फ्रीडम होना चाहिए। ये गवर्नमेंट के अंडर में होकर काम नहीं कर सकती, वरना गवर्नमेंट अपनी चलाएगी और जुडिशरी सही से काम नहीं कर पाएगी। इसलिए जो जुडिशरी वो इंडिपेंडेंट हो, ताकि जो गवर्नमेंट के द्वारा एक्टिविटी की जा रही है इसके ऊपर ध्यान रखा जा सके और जनता के अधिकार का भी अगर वायलेंस हो गया तो जनता को भी जस्टिस मिल सके। नेक्स्ट पॉइंट का, व्यक्तिगत अधिकारों का सम्मान करना यानी कि रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल राइट्स। इसका मतलब क्या होता है कि व्यक्तिगत अधिकारों का सम्मान करना, जैसे मौलिक अधिकार हो गया। फंडामेंटल राइट्स हमें किसी इंसान या स्टेट या गवर्नमेंट ने नहीं दिया, ये हमें हमारे देश के संविधान ने दिया हुआ है। इसलिए संविधान के द्वारा जो अधिकार दिया गया है इसको प्रोटेक्ट करना और इसके रिस्पेक्ट करना देश के गवर्नमेंट का ये काम होता है, ताकि किसी भी इंसान के फंडामेंटल राइट्स का वायलेंस ना हो। एंड इसके बाद क्या है, आत्मनिर्णय का सम्मान यानी कि रिस्पेक्ट फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन। इसका मतलब आत्मनिर्णय यानी कि लोकतंत्र या संविधानवाद में जहाँ पे संविधान का रूल होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का अकॉर्डिंग देश चल रहा होता है, वहाँ पे लोग अपनी डिसीजन खुद ले सकते हैं, जो मन चाहे वो काम कर सकते हैं, किसी भी इंसान के दबाव में बिना आए। आत्मनिर्णय, अपने अंदर के विचार वो व्यक्त कर सकते हैं, पूरा फ्रीडम उनके पास होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कानून और न्यायिक नियंत्रण द्वारा शासित पुलिस यानी कि पुलिस गवर्न बाय लॉ एंड जुडिशियल कंट्रोल। यानी कि जो पुलिस सिस्टम होता है जो मेनली क्राइम को रोकने का काम करती है, ये कानून के द्वारा चलता है। देश में इससे ऊपर कोई है ही नहीं, चाहे पुलिस हो या कोई बड़ा ऑफिसर हो। पुलिस को भी सरकारी नियम और आईपीसी और सीआरपीसी की धारा के अकॉर्डिंग चलना होता है, यानी सबके लिए कानून बनाया गया है और उसी नियम के अकॉर्डिंग को चलना होता है, उससे ऊपर कोई भी नहीं है। नेक्स्ट क्या है, संविधानवाद का मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन। देखिए, संविधानवाद क्या कहता है कि देश का जो शासन होगा वो संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होगा, तभी लोगों को जस्टिस मिल सकता है। अदरवाइज कोई भी दूसरे को सता सकता है, उसके राइट्स का वायलेंस कर सकता है। इक्वलिटी लाना है हमें, सभी वर्गों का ध्यान रखना है, तो देश में कॉन्स्टिट्यूशन होना जरूरी है। लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है, सरकार पे अपोजिशन ये आरोप भी लगाती है ज्यादातर देशों के अंदर कि सरकार मनमानी कर रही है, सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, या सरकार भी कभी कभार कॉन्स्टिट्यूशन को इग्नोर करके अपने आप को एब्सोल्यूट पावर दे देती है। जैसे इमरजेंसी के टाइम पे इंदिरा गांधी जी के द्वारा 1975 में दिया गया, जहाँ पे उन्होंने इमरजेंसी का मिसयूज किया। और आपने इसको जरूर पढ़ा होगा कभी, इमरजेंसी लगाकर इंदिरा गांधी सबसे सुपर पावर बन गई थी और उन्होंने अपोजिशन पार्टी के लीडर्स को भी जेल में डलवा दिया था। तो दुनिया के इतिहास में किसी न किसी देश में देश के कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा मिसयूज देखा जाता है, भारत के अंदर भी देखा गया, और भी देशों के अंदर ऐसा होता है जहाँ पे सरकार संविधान को इग्नोर करके एक डिक्टेटर बन जाती है, यानी कि तानाशाही बन जाती है। तो निष्कर्ष के रूप में इस प्रकार कहा जा सकता है कि संविधान का होना जरूरी है, तभी जाके स्टेट पॉलिटिक्स और लोगों को रेगुलेट किया जा सकता है, एक न्यायपूर्ण समाज बनाया सकता है जहाँ पे सभी को जस्टिस मिले, किसी का हक कोई मार ना सके। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधायिका एवं विधान से आप क्या समझते हैं, इनके कार्य व प्रकार बताइए। यानी कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लेजिस्लेचर एंड लेजिस्लेशन, एक्सप्लेन देयर फंक्शंस एंड टाइप्स। आपको इस क्वेश्चन में 2 चीजें बतानी है। सबसे पहले बताना है कि विधायिका एवं विधान का मतलब क्या होता है, यानी कि लेजिस्लेचर एंड लेजिस्लेशन, इनका मतलब बताना है। इसके बाद बताना है इन दोनों का काम क्या होता है और ये कितने टाइप्स के होते हैं। चलिए हम समझते हैं पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन विधायिका का। देखिए, विधायिका एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे देश के नेता, जिनको हम एमपी या एमएलए कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो बैठकर डिसीजन लेते हैं और कानून बनाते हैं। तो विधायिका जस्ट एक जगह का नाम है जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं, संसद, और स्टेट के अंदर जो कानून बनाते हैं उनको हम विधानसभा कहते हैं। तो कानून सेंट्रल लेवल पर जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है पार्लियामेंट यानी देश के संसद के अंदर, और जो राज्य के द्वारा एक स्टेट में जो कानून बनाया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, वो बनाया जाता है विधानसभा के अंदर। तो दोनों ही लेवल पे गवर्नमेंट कानून बनाती है और दोनों ही लेवल पे अलग अलग जगह है और दोनों ही जगह को अलग अलग नाम से जाना जाता है।
देश के लेवल पे संसद जो कि 2 हाउस होती है, लोकसभा और राज्यसभा। अपर हाउस राज्यसभा को कहा जाता है, लोअर हाउस लोकसभा को कहा जाता है। किसी किसी राज्य में जो बड़े बड़े राज्य वहाँ पे 2 हाउसेज होती है, बाकी सभी जगह पे एक ही हाउस है। विधानसभा सभी राज्यों में होती है और जो बड़े राज्य हैं वहाँ पे 2 सभाएं होती है राज्यों के अंदर, विधानसभा और विधान परिषद, काउंसिल ऑफ स्टेट और विधानसभा। राज्य में जैसे उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, वहाँ पे 2 हाउस है, विधानसभा और विधान परिषद। तो विधायिका जिसको इंग्लिश में लेजिस्लेचर कहा जाता है, ये क्या काम करती है? ये विधान बनाती है, यानी कि विधायिका काम करती है विधान बनाने का। तो विधान का मतलब क्या होता है? विधान का मतलब होता है कानून बनाना। तो देश की संसद या राज्य की विधानसभा के अंदर राज्य के विधायक ये सारे मिलकर देश और राज्य के लिए कानून बनाते हैं। तो विधान विधायिका द्वारा बनाई जाती है और वही विधान देश के ऊपर लागू भी होता है। तो पूरे देश के लिए कानून बनाने का अधिकार देश के संसद यानी कि पार्लियामेंट को दिया गया। अब हम इस वर्ड को समझते हैं, विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है। देखिए, कानून बनाने के काम या कोई कानून बदलना हो, कोई कानून को हटाना हो या संविधान के अंदर कोई चेंजेस करना हो, ये सारा काम देश के विधायिका यानी कि देश के पार्लियामेंट का होता है। और राज्य के अंदर जो मेंबर होते हैं उनको विधायक कहा जाता है और जो सांसद के मेंबर होते हैं लोकसभा या राज्यसभा को उनको सांसद कहा जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और विधायिका के 2 सदन होते हैं, जैसे देश के लेवल पे यानी सेंट्रल लेवल पे जो विधायिका है पार्लियामेंट है उसके भी 2 सदन है, 2 हाउस है। पहला है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। और स्टेट के अंदर भी आपको मैंने बताया वहां पे भी 2 हाउस होता है, विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद सभी जगह नहीं है, वहीं पे है जो बड़े बड़े स्टेट जैसे यूपी हो गया, तेलंगाना हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया एंड महाराष्ट्र हो गया, बड़े बड़े स्टेट के अंदर, सभी स्टेट में नहीं है ये। एंड ये जो वर्ड है विधायिका, इसको विधान मंडल भी कहा जाता है। हिंदी में 2 अलग अलग नाम है बट इंग्लिश में एक ही नाम है, वो है लेजिस्लेचर। तो ये जो विधान मंडल है या विधायिका है या जो लेजिस्लेचर, इस वर्ड का मतलब क्या होता है? देखिए, जो विधान मंडल यानी कि जो लेजिस्लेचर है, ये 2 वर्ड को मिलाकर बना हुआ है। पहला वर्ड है लेग एंड दूसरा लेचर। इन दोनों वर्ड को मिलाकर बनता है ये, और इन दोनों वर्ड का जो मतलब होता है लेजिस्लेचर का, इसका मतलब होता है एक ऐसी जगह या एक ऐसा स्थान जहाँ पे कानून बनाने का काम किया जाता है। और वो कानून कौन बनाती है? देश की संसद, जिसको विधायिका कहा जाता है। और राज्य के अंदर विधानसभा, जहाँ पे चर्चाएं की जाती है और डिस्कशन के बाद कानून को बनाया जाता है। अब आपको बताना है विधायिका के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर के मेनली 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है यूनिकैमुलर यानी कि एक सदनीय, जहाँ पे सिर्फ एक ही हाउस हो। एक ही हाउस मतलब जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा में से दोनों में से कोई एक हो तो उसको कहते हैं एक सदन। दूसरा होता है द्विसदनीय यानी कि बाइकैमुलर। इसमें क्या होता है? यहाँ पे 2 सदन होती है, जैसे भारत है, अमेरिका है, इन देशों में क्या है? 2 हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा। अमेरिका के अंदर हाउस ऑफ कॉमन और सीनेट। इस तरीके से आपको बताना है। नेक्स्ट, विधायिका का काम क्या होता है? सबसे पहला काम होता है कानून निर्माण करना यानी कि लॉ मेकिंग करना। संसद के द्वारा जो कानून बनाया जाता है वो पूरे देश पे लागू होता है और संविधान के द्वारा कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को ही दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? निर्णय निर्माण यानी कि डिसीजन मेकिंग। देश की जो सबसे बड़ी पंचायत होती है या लोकतंत्र का जो टेम्पल होता है वो संसद ही होता है। संसद के अंदर ही सारे डिसीजन लिए जाते हैं देश की, चाहे इक्वालिटी को हो, जस्टिस को, लिबर्टी को हो या एक जुडिशियल प्रोसेस का हो, ये सारा काम देश के संसद के अंदर ही किया जाता है। तो डिसीजन मेकिंग का काम भी यही होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या? राष्ट्रीय वित्त के संरक्षक यानी कस्टोडियन ऑफ नेशनल फाइनेंस। देखिए, संसद के द्वारा देश का बजट पास किया जाता है कि देश के एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर एक साल में कितना खर्च होने वाला है और कितना टैक्स के रूप में आने वाला है, इन सब का एक लेखा जोखा सरकार के द्वारा पेश किया जाता है देश के संसद में। इसको हम बजट कहते हैं। और साथ ही हमारे देश की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, सरकार का खर्चा कितना होने वाला है, इन सबको लेकर पॉलिसी भी देश के संसद में ही बनाया जाता है। और जो दूसरे देशों से रिलेशन बनाना हो, ये सारी चीजों को लेकर देश के संसद द्वारा ही कानून बनाया जाता है। तो पहला हो गया हमारा विधायिका। दूसरा पूछा गया आपसे विधान यानी कि लेजिस्लेशन। अब इसका मतलब क्या होता है? देखिए, विधान एक देश को चलाने के लिए बनाया गया कानून है जो कि डॉक्यूमेंट्स के रूप में होता है, जो गवर्नमेंट को, जुडिशरी को, इन सबको एक कानून के तहत चलाती है। नागरिकों को कौन से अधिकार मिलेंगे, उनके पास कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी क्या ड्यूटीज होगी, ये सब कुछ एक कानून के तहत बताया जाता है। इन्हीं को विधान कहा जाता है। विधान हमारे देश का संविधान भी है जो हमारे देश का कानून है। और जो भी सरकार बीच बीच में कोई चेंजेस करती है, अमेंडमेंट करती है, ये सब भी एक कानून बनता है। तो ये जो वर्ड है लेजिस्लेशन, ये भी 2 वर्ड को मिलाकर बना है लैटिन की। पहला वर्ड है लेजिस जिसका मतलब होता है कानून यानी कि लॉ। तो दूसरा वर्ड है लेटरम, लैटिन का ही वर्ड है ये। इन दोनों वर्ड को मिलाकर बना हुआ है लेजिस्लेशन। तो लेटरम का मतलब होता है यहाँ पे बनाना, रखना और स्थापित करना। यानी कि जो पूरा वर्ड है लेजिस्लेशन, इसका मतलब क्या हुआ? कानून बनाना, लॉ मेकिंग करना, यानी कानून बनाने वाला। चाहे जो भी काम हो वो सारे काम देश के पार्लियामेंट के द्वारा ही किया जाएगा, जो कि एक कानून का रूप लेगा। यानी पार्लियामेंट जो भी पॉलिसी बनाती है वो देश का एक कानून बन जाता है। तो ये पूरा अधिकार देश के पार्लियामेंट को ही दिया जाता है, सभी देशों के अंदर, ना कि सिर्फ भारत में, सभी देशों के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? विधान के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ लेजिस्लेशन। इसके भी 2 टाइप्स हैं। पहला सर्वोच्च विधान यानी कि एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे सबसे ऊपर कानून होता है, ऐसा देश जहाँ पे कानून से ऊपर कोई नहीं होता है, सुप्रीम लेजिस्लेशन। दूसरा क्या है? अधीनस्थ विधान या सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन का
मतलब क्या होता है, जहाँ पे एक कानून सबसे सुप्रीम होता है, बाकी के सभी कानून उसके नीचे उसके अंडर में बनाए जाते हैं। तो दो तरह के यहाँ पे कानून होता है। अब विधान के क्या काम होते हैं, इसके फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेशन का मतलब क्या है यहाँ पे कि विधान क्या काम करता है। पहला, विधान का काम क्या होता है, कानून का निर्माण करना। देश के लिए जो कानून बनता है वो एक विधान का रूप ले लेता है, वो एक लॉ बन जाता है, वो कानून बन जाता है। विधायिका के द्वारा बनाया गया कानून वही कानून बनता है जब उस पर प्रेसिडेंट के द्वारा सिग्नेचर कर दिए जाते हैं। तो विधायिका सदस्य को एक कानून बनाने का अधिकार देता है। विधायिका के जो मेंबर हैं यानी पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं, जो कि एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका के नाम से जाने जाते हैं, इन्हीं के पास अधिकार होता है देश के कानून बनाने का, यानी देश के संसद कानून बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट का संविधान संशोधन। देश के संविधान में अगर कोई चेंजेस करना हो, जैसे भारत के अंदर अगर पार्लियामेंट को चेंज करना हो, कोई देश के संविधान में कोई अमेंडमेंट करना हो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना हो, तो आर्टिकल 368 के तहत देश की संसद यानी पार्लियामेंट देश के संविधान के अंदर कोई सा भी संशोधन कर सकती है देश के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। एंड दूसरा पॉइंट क्या है, बजट पास करना। संसद के द्वारा ही बजट को पास किया जाता है पूरे देश के लिए, और एक राज्य के विधानसभा के द्वारा ही बजट पास किया जाता है एक राज्य की सरकार के लिए कि राज्य कैसे चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट का शासन की व्यवस्था यानी कि सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। अब शासन की व्यवस्था का मतलब क्या है कि कैसे सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे, उन डिपार्टमेंट के पास कौन कौन से राइट्स होंगे, वो क्या काम करेंगे, ये सब कुछ देश के संसद के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। तो इस तरीके से देश के संसद के द्वारा ही बनाया जाता है, और ये सब जो काम किया जा रहा है ये विधान के द्वारा किया जाता है। जैसे कानून बनाना है तो कोई कानून बन गया, संशोधन करना हो संविधान में तो वो कानून बनाकर संशोधन किया जाता है, बजट पास करना हो तो वो बजट एक कानून ही होता है, कोई शासन करना हो देश के लिए तो कानून के द्वारा ही किया जाता है। तो ये हो गया विधान के कार्य, यानी विधान या कानून क्या काम करती है, देश को चलाने का काम करती है, शासन करने का काम करती है, ताकि डिसिप्लिन के साथ देश को चलाया जा सके। तो इस प्रकार डिस्कस रूप में कहा जा सकता है कि कानून के बिना किसी भी देश का एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता आज के इस टाइम में, अगर किसी भी देश को डिसिप्लिन के साथ चलाना है तो, जिससे कि सभी लोगों के जो राइट्स है वो भी सिक्योर रहे और सभी को जस्टिस की भी गारंटी मिले। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजनीतिक दल क्या है, किस प्रकार से राजनीतिक दलों का उदय हुआ है। दैट मीन्स व्हाट आर पॉलिटिकल पार्टीज, हाउ डिड पॉलिटिकल पार्टीज इमर्ज। इसी क्वेश्चन को घुमा कर दिया जा सकता है। राजनीतिक दल के कार्य एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए, यानी कि डिस्क्राइब द फंक्शंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। यानी कि दो चीज बताना है आपको। पहला, राजनीतिक दल का मतलब क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी का मतलब क्या होता है, इनका ओरिजिन कैसे हुआ है, और में जो पूछा गया है इनका मेन फंक्शन और फीचर्स, ये भी आपको इसी क्वेश्चन का आंसर में बताना होगा। चलिए अब आपको मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या है। पहले हम जस्ट एक छोटा सा इंट्रोडक्शन समझते हैं पॉलिटिकल पार्टी। देखिए, जब डायरेक्ट डेमोक्रेसी था तो उस टाइम पे लोग अपना शासन खुद चलाते थे, तो किसी भी प्रकार की पॉलिटिकल पार्टी का नीड था ही नहीं। लोग शासन खुद ही चला रहे हैं भाई, सब एक जगह बैठ रहे हैं शासन चला ले रहे हैं। लेकिन जैसे ही डायरेक्ट की जगह इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी आया तो अब जनता खुद शासन नहीं चला रही भाई, अब वो किसी को वोट दे रही है, जिसको उसने वोट दिया है अब वो इनके बिहाफ पे इन पे शासन चला रहे हैं, इन पे रूल कर रहे हैं, क्योंकि उनको वोट जनता नहीं दिया है तो वो जनता पे रूल कर रहे हैं, जनता के लिए काम करेंगे भाई वो। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि वो वोट किसको देंगे, आखिर जनता की तो एक पहचान हो गई, ये पब्लिक इस एरिया में रहती है, ये पब्लिक इस एरिया में रहती है और ये पब्लिक इस एरिया में रहते हैं। तो इन सबका एक एरिया का नाम होता है, जैसे इस एरिया का नाम ए है, इस एरिया का नाम बी है, इसका सी और इसका डी, यानी सभी एरिया का कुछ ना कुछ नाम होता है और उस एरिया के वो मेंबर कहलाते हैं या उस एरिया के वो रहने वाले कहलाते हैं, और उस एरिया का कोई ना कोई नाम होता है। अब जिस भी एरिया में रह रहे होते हो तो आपकी पहचान उस एरिया से होती है, जिसको हम कहते हैं चुनावी क्षेत्र यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो इस तरह से सारे मेंबर बटे होते हैं अपने अपने एरिया को लेकर। लेकिन अगर आपको वोट देना हो तो आप वोट किसको देंगे, इसलिए कुछ लोग मिलकर एक समान आइडियोलॉजी के साथ, जिनका एक ही विचार हो, उनका गोल भी एक ही हो, सब लोगों की सोच एक हो और एक ही उनका लक्ष्य हो और उसी लक्ष्य के साथ वो बढ़ने के लिए सहमत हो, तो वो सभी लोग मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं। उसी ग्रुप को एक पॉलिटिकल पार्टी कहा जाता है। अब इससे क्या हुआ, उस एरिया में रहने वाले लोग अब वो कंफ्यूज नहीं होंगे भाई किसको वोट डाल रहे हैं। वो उनके पास एक ऑप्शन होगा कि भाई मैं पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम ए है इसको वोट डालूं या बी को डालूं या सी को डालूं या डी को डालूं। तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज होंगी एक एरिया के अंदर, तो लोगों के लिए भी ये सुविधाजनक रहेगा। इसलिए लोगों ने एक ग्रुप बना लिया और उसी ग्रुप को पॉलिटिकल पार्टी कहा गया, जो सरकार बनाने के लिए कंपटीशन करती है, मतदाताओं को अपने विचार बताती है, तब जाके वो चुनाव लड़कर सत्ता प्राप्त करती है, सत्ता में यानी पावर में आती है, देन जो उन्होंने वादे किया है उनको वो पूरा करती है। नेक्स्ट क्या, राजनीतिक दल की परिभाषा यानी कि डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। देखिए, ऐसे लोगों का समूह या संगठन कह लो जिसके जो मेंबर्स हैं वो सभी एक समान सिद्धांत, एक ही आइडियोलॉजी के साथ वो बने हुए हैं, उनकी विचारधारा एक है। अब मान लो बीजेपी है जिसके सभी मेंबर वही बोलेंगे जिसको लेकर बीजेपी पार्टी बनी हुई है। कांग्रेस पार्टी की अपनी एक आइडियोलॉजी है, समाजवादी पार्टी की अपनी है, आरजेडी जेडीयू का अपना है, यानी जितने ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन सबकी एक आइडियोलॉजी होती है, एक विचारधारा होती है, एक विश्वास होता है, और उस आइडियोलॉजी में वो सभी लोग विश्वास करते हैं जो इस पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर होते हैं, तभी तो वो जुड़े हुए हैं ना। अब मान लो कि मैं इस पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ गया और इसकी विचारधारा मुझे पसंद नहीं है तो मैं तो साथ रह ही नहीं पाऊंगा।
ये सभी लोग साथ इसलिए ही हैं क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी सबकी एक है और वो एक साथ इन सभी विचारधाराओं से सहमत हैं, तब जाके वो एक ग्रुप बन पाता है। ग्रुप बनना टूट जाएगा, क्यों? क्योंकि उनके विचार सबके अलग अलग हैं। विचार सबके एक होने चाहिए भाई, लक्ष्य एक होगा तभी साथ आगे बढ़ पाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड का यूज करते हुए वो सत्ता प्राप्त यानी कि गवर्नमेंट बना पाएंगे, तब जाके वो काम कर पाएंगे। तो ये होता है पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन। It is a group or organization of people whose members believe in clear common principles and ideology। एक कॉमन प्रिंसिपल होता है जिसपे सभी लोग आपस में सहमत होते हैं, तब जाके एक पॉलिटिकल पार्टी बन पाती है। नेक्स्ट आपको बताना है कुछ डेफिनेशन, जैसे कि 1770 में एडमंड वर्क के द्वारा एक डेफिनेशन दी गई थी, क्या कि एक राजनीतिक दल को पुरुष और महिलाओं के एक निकाय, एक ग्रुप के रूप में देखा जाता है जो कि एक कॉमन आइडियोलॉजी के साथ आगे बढ़ते हैं। और पॉलिटिकल थॉट्स इनका ये होता है कि सभी को एकजुट कर नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करना है और देश की सत्ता यानी देश की पावर में आना है, सरकार बनाना है। तो इन सब की अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है। नेक्स्ट क्या है, राजनीतिक दलों का उद्भव कैसे हुआ है, अब इनका इमरजेंस कैसे हुआ है। देखिए अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जब डायरेक्ट डेमोक्रेसी था एथेंस में, यूनान के ग्रीक में, तो उस टाइम में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी थी ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती थी। लोग अपना रूल खुद चला ही ले रहे थे। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती चले गई तो लोगों ने ग्रुप बनाना स्टार्ट किया। यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी का राज नहीं हुआ, बट अब वो ग्रुप बना के अपना डिसीजन ले रहे हैं। तो ये तो बात एंशिएंट टाइम की है, प्राचीन टाइम में, काफी पुराने समय में। लेकिन जब मिडिवल टाइम में आया, जब मध्यकाल में आया, तो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत पड़ी ही नहीं। क्यों? क्योंकि राजतंत्र आ गया, यहाँ पे मोनार्की सिस्टम आ गया। मोनार्की सिस्टम में क्या होता है, एक ही राजा होता है पूरे देश के लिए, जो पूरे देश पे रूल कर रहा होता है भाई। लेकिन मिडिवल मध्यकाल के बाद जब मॉडर्न एज आता है पूरी दुनिया के लिए, तो मॉडर्न एज के अंदर पॉपुलेशन भी बढ़ गई है और अब इंसान को ये जरूरत पड़ गई है कि वो अपना शासन खुद नहीं कर सकता। अब उसको किसी का चुनाव करना होगा जो उन पे शासन करेगा। अब इसलिए मॉडर्न एज में आकर पॉलिटिकल पार्टी की शुरुआत होने लग जाती है। लेकिन दुनिया के कुछ हिस्सों के अंदर मिडिवल एज के अंदर ये पॉलिटिकल पार्टी देखने को मिली है। तो ओरिजिन कैसे हुआ है, तो छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन बताना है इस तरीके से, जैसा भी आपको मैंने बताया। एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न का पहले कॉन्सेप्ट समझा देना है। इसके बाद आपको बताना है कि पॉलिटिकल पार्टी का विकास एकाएक नहीं हो गया। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती चले गई, इंसानों के सामने चुनौतियां आती गई और लोगों की नीड को पूरा करने के लिए लोगों ने आपस में ग्रुप बनाया और इसको ही पॉलिटिकल पार्टी का। और इन पॉलिटिकल पार्टीज का एक कॉमन विजन होता है और वो अपने गोल बनाते हैं और जिस गोल को पूरा करने के लिए वो काम कर रहे होते हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इश्यूज को लेकर वो सभी आपस में जुड़ते हैं, तब जाके पॉलिटिकल पार्टी बनता है। तो इसमें समूह की भावना होती है, इसमें ग्रुप की फीलिंग होती है। जैसे अरस्तु यानी कि एरिस्टोटल ने यहाँ पे कहा है, पॉलिटिकल ग्रुप बनाने की बात कही है अपने टाइम पे। सरकार के अलग अलग रूप की बात करिए, जैसे मोनार्की सिस्टम यानी राजतंत्र हो गया, एरिस्टोक्रेसी जहाँ पे कुलीन तंत्र यानी नोबल्स हो गए, और दूसरा है लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी, जहाँ पे एक नहीं अनेक पॉलिटिकल पार्टीज होती है। तो सभी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के अंदर किसी में एक पॉलिटिकल पार्टी होती है, किसी में दो, किसी में मल्टी पॉलिटिकल पार्टीज होती है। तो एरिस्टोटल ने पॉलिटिकल पार्टी की बात कही है, बट उस टाइम पे ओरिजिन हुआ नहीं था एरिस्टो के टाइम पे। प्लेटो ने अपनी बुक द रिपब्लिक के अंदर एथेंस के अंदर पॉलिटिकल ग्रुप बनाया था, बात इसकी कही जरूर थी, बट उस टाइम पे इसका फॉर्मेशन हुआ नहीं। अगर हम बात करें रोमन एम्पायर के टाइम पे, तो इस टाइम पे हमें पॉलिटिकल ग्रुप देखने को मिलते हैं, जैसे पॉपुलर्स एक पॉलिटिकल ग्रुप बनाया गया था, एंड ऑप्टिमेट्स एक ऐसे ग्रुप हैं ये जिनको पॉलिटिकल ग्रुप कहा गया, जो सत्ता प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। इनकी अलग अलग आइडियोलॉजी थी और ये अपने फॉलोअर्स जो इनके ग्रुप के मेंबर्स हैं उनके साथ एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। इस तरीके से एक ग्रुप हमें रोमन एम्पायर के टाइम पे मिलता भी है। लेकिन आधुनिक काल की जब हम बात करते हैं, इंडिया के अंदर या दुनिया के तमाम देशों के अंदर, यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, इन देशों के अंदर 18वीं सेंचुरी के बाद पॉलिटिकल पार्टी का ओरिजिन हो गया था। जैसे ब्रिटेन के अंदर कंजर्वेटिव पार्टी और अमेरिका के अंदर डेमोक्रेटिक पार्टी दुनिया की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी में से एक है, जिनको आज भी सबसे पुराना कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं का सबसे पहले ओरिजिन हुआ था। अब हम बात करते हैं राजनीतिक दलों के कार्य क्या है, यानी कि फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। देखिए, चुनाव लड़ना और सत्ता यानी कि पावर में आना, गवर्नमेंट बनाना, पहला इनका ऑब्जेक्टिव तो यही होता है, यानी कॉन्टेस्टिंग इलेक्शंस एंड गेनिंग पावर। दूसरा इनका काम क्या होता है, उम्मीदवारों का चयन एवं चुनाव प्रचार, यानी कि सिलेक्शंस ऑफ कैंडिडेट्स एंड इलेक्शन कैंपेन करना। जैसे आम जनता का समर्थन पाने के लिए भाई इनको चुनाव अभियान करना पड़ता है, रैली निकालनी पड़ती है, लोगों को अपना विजन बताना पड़ता है। चुनाव के टाइम पे ये अपना मैनिफेस्टो निकालते हैं जिसमें ये प्रॉमिस करते हैं कि हम ये करेंगे पावर में आने के बाद। तो इन सबको ये जनता को बताने जाते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी का ये भी एक काम होता है। एंड थर्ड क्या है, जनमत तैयार करना, यानी कि क्रिएटिंग पब्लिक ओपिनियन। जनता की राय लेते हैं, तब जाके पॉलिटिकल पार्टी उस राय पे काम करते हैं। जनता यानी देश की पब्लिक के सामने क्या क्या कठिनाइयां हैं, उन कठिनाइयों को जो ये डेली लाइफ में देखते हैं पब्लिक के, उस कठिनाइयों को सोल्व करने का काम करते हैं, जिससे कि ये पॉलिटिकल पार्टी जीत सके, जनता इनको पसंद करे और ये अपनी सरकार बना सके। नेक्स्ट पॉइंट, देश पर शासन करना, यानी कि रूलिंग द कंट्री। देखिए, विधायिका में बहुमत वाले दल को, जिसको भी पार्लियामेंट के अंदर मेजोरिटी मिल जाती है, तो वो ग्रुप या वो पॉलिटिकल पार्टी सरकार बनाता है, और जिसको बहुमत नहीं मिलता है वो अपोजिशन में रहता है।
तो जिस पॉलिटिकल पार्टी की सरकार बनी है, अब उसका काम होता है सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करना, पॉलिसी और रूल और रेगुलेशन बनाना। नेक्स्ट क्या है, विपक्ष में बैठना, यानी कि सिटिंग इन द ऑपोजिशन। दैट मीन जिसको भी बहुमत मेजोरिटी नहीं मिली है वो मौजूदा सरकार की नीतियों को क्रिटिसाइज करता है अगर वो जनता के इंटरेस्ट में ना हो, और वो गवर्नमेंट को डिक्टेटर होने से रोकता है, सरकार के ऊपर कंट्रोल बना के रखता है, और जितनी भी जनता की चिंताएं हैं, जो भी कंसर्न्स है या जो डिमांड्स है, ये सरकार के सामने अपोजिशन पार्टी के द्वारा ही रखा जाता है। तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर एक मजबूत विपक्ष का होना भी जरूरी है ताकि सरकार को तानाशाही बनने से रोका जाए, संविधान के अकॉर्डिंग देश चले, इसके लिए एक मजबूत विपक्ष का होना भी जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, राजनीतिक दलों की विशेषता यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। फर्स्ट फीचर इसका क्या है, एक विचारधारा का अनुसरण करना, यानी कि एक कॉमन आइडियोलॉजी के साथ आगे बढ़ना। जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है इनका एक कॉमन विजन होता है, एक कॉमन इनकी आइडियोलॉजी होती है, और उसी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग उस पार्टी के सभी मेंबर इनके साथ जुड़े होते हैं। अब वो चाहे भारत में चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सबका अपना अपना एक आइडियोलॉजी है। जैसे बीजेपी की आइडियोलॉजी क्या है, बीजेपी नेशनलिज्म की बात करती है, राष्ट्रवाद की बात करती है, देश प्रेम, दूसरे देशों से रिलेशन। दूसरा हिंदुइज्म, यानी कि हिंदूवादी पार्टी के रूप में बीजेपी को जाना जाता है। तो इन सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी है। कांग्रेस की और जितने भी रीजनल पार्टी है चाहे नेशनल पार्टी है, सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी है, और उस आइडियोलॉजी पे वो पार्टी बनी हुई है। नेक्स्ट क्या है, एक सामान्य एजेंडा होना। ये एक एजेंडा तय करते हैं कि भाई हमारे एजेंडे में ये है, हम ये काम करेंगे। जैसे बीजेपी का एक एजेंडा था आर्टिकल 370 खत्म करना एंड राम मंदिर बनवाना, तो बीजेपी का ये एजेंडा था और इस एजेंडा को बीजेपी ने पूरा कर लिया। तो ये सभी पॉलिटिकल पार्टी कोई ना कोई एजेंडा बनाती है और चुनाव जीतने के बाद उस एजेंडा को पूरा करती है। नेक्स्ट क्या है, सरकार स्थापित करना, यानी कि फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट। दैट मींस पॉलिटिकल पार्टी चाहे जो भी हो, उन सबका एक ही मकसद होता है, किसी भी तरह के जीत कर सरकार बनाना। इन सबका मकसद यही होता है, सब इसी के लिए कॉम्पिटिशन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जनता एवं सरकार के मध्य एक कड़ी के रूप में कार्य करना। अब गवर्नमेंट और पब्लिक इन दोनों के बीच में एक ऐसा ग्रुप होता है जिसको हम पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं। यही पॉलिटिकल पार्टी सरकार और जनता के बीच में कड़ी का काम करती है। पहले तो जनता से बात लेती है, फिर अगर ये पार्टी जीत जाती है तो यही पार्टी सरकार भी बन जाती है, फिर ये जनता के लिए काम भी कर पाती है भाई। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, ये जनता से ही बनी है, जो जनता के साथ ही जुड़ी रहती है। तो वही पॉलिटिकल पार्टी जब सरकार बना लेती है तो जनता के लिए पॉलिसी बना पाती है। तो ये सारे वो फीचर्स है जिनकी वजह से हम एक ग्रुप को पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं। सभी ग्रुप पॉलिटिकल पार्टी नहीं कहला सकते। पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ वही ग्रुप बनाएगा जिसका एक कॉमन विजन हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक सामान्य एजेंडा। हाँ बिल्कुल, सबके पास एक कॉमन एजेंडा हो सकता है, लेकिन जो थर्ड पॉइंट है ये सबके पास नहीं होगा। सरकार स्थापित करने का मकसद सबका नहीं होता। अब मान लो स्कूल के अंदर एक ग्रुप है, कोई कमेटी बनी हुई है, तो क्या वो सरकार बनाने के लिए कमेटी बनी हुई है? नहीं ना। पॉलिटिकल पार्टी बनती ही है सरकार बनाने के लिए, गवर्नमेंट को क्रिएट करने के लिए। समझ में आ गया आप सभी को? और ये जनता और गवर्नमेंट के बीच में भी एक कड़ी का काम करती है, फिर कार्य भी करती है। जैसे वही पॉलिटिकल पार्टी चुनाव से पहले जब ये जीती नहीं है, ये जनता के बीच में होती है, उनकी आवाजों को सुनती है, उनकी आवाजों को उठाती है, और इसी बीच जब इनकी सरकार बन जाती है, जो पहले ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी के रूप में जनता के पास काम कर रही थी, और वही पॉलिटिकल पार्टी अपनी सरकार भी चलाती है। तो ये पॉलिटिकल पार्टी कुछ खासियत है जो आपको बताना है। इनका एक लीडरशिप भी होता है जो उस पार्टी का एक चेयरपर्सन या प्रेसिडेंट कहलाता है, अध्यक्ष कहलाता है। तो निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जन समर्थन प्राप्त करके एंड विरोधों का सामना करके एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में सरकार बनाती है, सत्ता हासिल करती है, जिससे कि जनता की भावनाओं और जनता के मांगों को पूरा कर सके। इनकी एक कॉमन आइडियोलॉजी होती है जिस विचार के आधार पर ये पूरी पॉलिटिकल पार्टी बनी हुई होती है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विविधता लोकतंत्र के लिए एक चुनौती है। डाइवर्सिटी इज अ चैलेंज टू डेमोक्रेसी। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? आलोचनात्मक व्याख्या करें। दैट मींस डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, एक्सप्लेन क्रिटिकली। तो आपको बताना है कि डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है और क्या ये डेमोक्रेसी के लिए एक चैलेंज है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है जिस देश के अंदर एक नहीं अनेक धर्म जाति के लोग रहते हो, और उस देश के अंदर जहाँ पे लोकतंत्र है, तो क्या उस देश के लिए ये चैलेंज है या नहीं, आपको ये बताना है इस पूरे क्वेश्चन के आंसर में। चलिए अब आपको मैं पहले इसका आंसर बताता हूँ इंट्रोडक्शन के साथ। लोकतंत्र एक ऐसी प्रणाली को कहा जाता है जिसमें जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार शासन करती है, और जिस भी देश के अंदर डाइवर्सिटी होता है उस देश के अंदर अगर डेमोक्रेसी है तो जाहिर सी बात है कि लोकतंत्र के सामने एक चैलेंज होगा। अब वो चैलेंज कौन कौन से हैं, इससे पहले आपको बताना होगा कि डाइवर्सिटी का डेफिनेशन क्या है। जिस देश के अंदर योग्यता, लिंग, जाति, प्रजाति, भाषा, सोचने की क्षमता, दिव्यांगता मतलब जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं, हैंडीकैप्ड वगैरह, व्यवहार और धर्म, तो इन आधारों पे लोग डिफरेंट होते हैं। तो मनुष्य की सामाजिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक, ये तीनों ही चीजें अलग अलग होती है उस देश के अंदर किसी एक पर्सन की। मान लो मैं किसी और जाति का हूँ, किसी और रिलीजन का हूँ, तो मेरे बगल में जो बंदा बैठा है वो किसी और रिलीजन का हो सकता है, क्योंकि डाइवर्सिटी हमारे देश के अंदर, हमारे देश की खूबसूरती यही है। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, यानी कि अनेकता में भारत में एकता है। तो आपको बताना है कि विविधता लोकतंत्र के लिए चुनौती है। क्या आप इस कथन से सहमत है? तो आपको आगे ये भी लिखना है, जी हाँ मैं इस कथन से पूरी तरह से सहमत हूँ, क्योंकि विविधता लोकतंत्र के लिए एक चुनौती है। जिस भी देश के अंदर एक नहीं अनेक धर्म, जाति, कल्चर के लोग होते हैं, उस देश के अंदर लोकतंत्र यानी कि देश की सरकार के सामने एक नहीं अनेक चैलेंज भी होता है, क्योंकि लोग अलग अलग हैं, इसलिए उनके डिमांड्स भी अलग अलग होगी। तो सरकार किन की
डिमांड्स पूरी कर सकती है एक टाइम पे। जाहिर सी बात है किसी एक या दो कम्युनिटी की, बाकी कम्युनिटी खड़े हो जाएंगे भाई, फिर आंदोलन होगा, फिर मूवमेंट होंगे, स्ट्रगल होगा, कॉन्फ्लिक्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं। इस कंडीशन में लोकतंत्र को बचाना, सरकार को सबको खुश रखना, ये मुसीबत हो जाते हैं। अब सरकार इसके लिए क्या करती है? सरकार इसके लिए पॉलिसीज वगैरह बनाती है। तो अब आपको बताना है कि वो कौन कौन से चैलेंजेस हैं। सबसे पहला चैलेंज राष्ट्रीय एकता के लिए बाधक यानी कि ऑब्स्टेकल टू नेशनल इंटीग्रेशन। लोकतंत्र में पार्टिसिपेशन सबको मिलना चाहिए, ये संविधान भी हमें अधिकार देता है। लेकिन जो कल्चरल, लैंग्वेज, सोशल एंड इकोनॉमिक या सोशियो एंड रिलीजियस जो डाइवर्सिटी है, इस प्रकार से लोग जो बटे बटे हैं वो कहीं ना कहीं अपनी पहचान को लेकर सरकार से मांग करते हैं। अब मान लो लैंग्वेज की बात करते हैं हम, तो अगर सरकार ये कह दे कि पूरे देश में सभी जगह पे हिंदी बोली जाएगी, सारे काम हिंदी में होंगे, तो नॉर्थ इंडियन वाले तो बोल देंगे भाई हाँ ठीक है, लेकिन क्या साउथ इंडियन वाले इस चीज से एग्री होंगे? बिल्कुल भी नहीं। साउथ इंडियन वाले इसके अगेंस्ट में हो जाएंगे। भारत के अंदर आजादी के टाइम भी हमने देखा कि नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन किस तरीके से लैंग्वेज को लेकर काफी कॉन्फ्लिक्ट हुआ, और फिर जाकर सरकार ने इसका सोल्यूशन निकाला ताकि भारत की जो एकता ये न टूटे। फिर सरकार ने ये कहा कि जो रीजनल लैंग्वेज है उस राज्य की, वो अपने रीजनल लैंग्वेज में भी काम कर सकते हैं, कि जो ऑफिशियल वर्क होंगे राज्य के द्वारा वो इंग्लिश में किया जा सकता है। तो सोल्यूशन निकला, यानी कि जिस भी देश के अंदर डाइवर्सिटी होता है वहां पे लोकतंत्र के सामने चैलेंज आएंगे, उनका सोल्यूशन पॉलिसी बनाकर ही किया जाएगा जो सबसे बेहतर होगा उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्या? नागरिकता की समस्या यानी द प्रॉब्लम ऑफ सिटीजनशिप। देखिए नागरिकता प्रदान सभी देश में किया जाता है, लेकिन आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक और कल्चरली यानी कि सांस्कृतिक, इन सभी चीजों में लोग अलग अलग बटे हुए हैं। तो लोकतांत्रिक देशों के अंदर एक व्यक्ति को सिटीजनशिप किस आधार पर दिया जाए, उसके जन्म के आधार पर, डाइवर्सिटी के आधार पर, ये कई देशों के अंदर चैलेंज बना रहता है। इसलिए डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर क्राइटेरिया सेट किया जाता है कि भाई अगर इसका जन्म यहाँ पे हुआ है तभी इसको हम नागरिकता देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। कई देशों के अंदर अलग अलग भी सिटीजनशिप के अलग अलग रूल्स बने हुए हैं। नेक्स्ट क्या है? जातिवाद और सामाजिक विविधता यानी कि रेसिज्म एंड सोशल डाइवर्सिटी। दैट मींस जो जातिवाद है और जो सोशल डाइवर्सिटी है, ये देश के अंदर डाइवर्सिटी को बढ़ावा देते हैं, प्रमोट करते हैं, क्योंकि एक नहीं अनेक जाति के लोग हैं, और अगर इसे सही तरीके से समझा ना जाए तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए एक संकट पैदा कर सकता है। भारत में जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है उनकी अपनी अलग प्रॉब्लम है। नॉर्थ के स्टेट में जैसे पंजाब हो गया, पंजाब के अंदर कई लोग डिमांड करने जाते हैं अपनी एक अलग स्टेट की, खालिस्तान जैसे डिमांड उठ जाती है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी कई बार अलगाववादी आंदोलन हुए हैं देश से राज्यों को अपना अलग करने के लिए। इसलिए कभी ऐसे आंदोलन ना खड़े हो जाए, इसके लिए उन सभी की मांगों को समझकर सरकार हमेशा ऐसी कोई पॉलिसी बनाती है जिससे कि ये डाइवर्सिटी बना रहे और इन चैलेंजेस का सरकार सामना भी कर ले। अलगाववाद की प्रॉब्लम 1970s और 80s के टाइम पे देखा भी गया है। एंड नेक्स्ट चैलेंज क्या आता है? भाषा और सांस्कृतिक विविधता, लैंग्वेज एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। भारत के अंदर एक नहीं लगभग 1600 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती है, सभी का कल्चर भी अलग अलग है। तो सरकार को ये चाहिए कि वो सभी कल्चर और सभी लैंग्वेज को वो एक जैसा रिस्पेक्ट करें। इसलिए भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में टोटल 22 लैंग्वेज रखा गया है जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज में काम हो सकता है, सभी को एक समान भी माना गया है। लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा किसी एक या दो लैंग्वेज को किसी और पे थोपा नहीं जा सकता, क्योंकि अगर सरकार कह दे कि ये लैंग्वेज या ये कल्चर सबको एक्सेप्ट करना है, लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं। इसलिए लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा हो जाता है इसमें। अब भारत एक हिंदी भाषी देश है, ज्यादातर लोग भारत में हिंदी बोलते हैं, लेकिन साउथ के लोग हिंदी नहीं बोलते हैं, उनको हिंदी से परहेज है, इसलिए वो अपनी रीजनल लैंग्वेज तमिल, तेलुगु, कर्नाटका, उनको वही पसंद है। इसलिए डाइवर्सिटी की खूबसूरती इसी में है कि हमें उनको उनकी ही लैंग्वेज में काम करने दे, तभी जाकर डेमोक्रेसी में यूनिटी बनी रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? धार्मिक विविधता यानी कि रिलीजियस डाइवर्सिटी। लैंग्वेज, कल्चर, एथनिसिटी, रिलीजन, कास्ट, ऐसे कई सारी चीजें हैं, बट जो रिलीजियस डाइवर्सिटी है ये उनमें से सबसे ज्यादा नाजुक है, क्योंकि सभी धर्मों में अगर किसी एक धर्म की भी भावनाओं को ठेस पहुंचा तो जाहिर सी बात है इससे लोकतंत्र के खतरे में आएगा, यानी कि लोग सरकार के अगेंस्ट में खड़े हो जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज या देश की गवर्नमेंट के द्वारा ऐसे एक्टिविटीज करना जिससे कि सभी धर्मों और नागरिकों को सम्मान किया जाए। स्टेट या गवर्नमेंट का कोई एक धर्म ना हो कि वो उसको प्रमोट करे, बाकी धर्मों को इग्नोर कर दे, ऐसा ना रखा जाए। क्योंकि अगर एक धर्म के ऊपर हम किसी दूसरे धर्म को रखते हैं तो जाहिर सी बात है कि कोई दूसरा धर्म वाला से नाराज होगा और ये लोकतंत्र को लेकर समस्या ही पैदा करेगा। तो डाइवर्सिटी कंट्री के अंदर इन चीजों का ध्यान रखा जाता है। और भारत डाइवर्सिटी का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पूरी दुनिया के लिए। जो इतनी बड़ी डाइवर्सिटी वाला कंट्री होने के बावजूद भी हम किस तरीके से आज तक चलते आ रहे हैं बिल्कुल सही सलामत से। अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सरकार पॉलिसी निकालती है, बातचीत के माध्यम से उनका समाधान करती है। आलोचना यानी क्रिटिसिज्म में कहा जा सकता है कि जिस भी देश के अंदर डाइवर्सिटी होता है उस देश के अंदर चुनौतियां आनी आम बात है। इन चैलेंजेस का सामना करने के लिए देश की गवर्नमेंट को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि एक नहीं अनेक कम्युनिटी के लोग होते हैं, उनकी मांग, उनकी डिमांडें अलग होती है। अब डाइवर्सिटी भी हो, लोकतंत्र भी हो, लोकतंत्र के अंदर संविधान ये अधिकार देती है कि डाइवर्सिटी बनी हुई रहे, जो मेजोरिटी में है या जो माइनॉरिटी के अंदर, उन सभी के राइट्स को प्रोटेक्ट देश की गवर्नमेंट करे, जुडिशरी करे और डाइवर्सिटी को बना करे। तो निष्कर्ष के रूप में इस प्रकार कहा जा सकता है कि जब भी अगर डाइवर्सिटी को कोई खतरा पहुंचता है, सरकार किसी एक कम्युनिटी के पक्ष में ना होकर देश के सभी नागरिकों को एक समान माने, तभी हो सकता है। बट कई देशों के अंदर देखा गया है जहाँ पे डाइवर्सिटी है वहाँ पे सरकार बहुत जल्दी गिर जाती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि विविधता का होना एक लोकतंत्र में बाधक सिद्ध हो सकता है। इसमें भाषाई, सांस्कृतिक, साहित्य, धार्मिक अलग अलग रूप से लोग होंगे, बट ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र चल ही नहीं सकता। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना तभी होती है जब चुनौतियां सामने आती है और उन चुनौतियों का समाधान हम बातचीत के माध्यम से करके देश का विकास करते हैं। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप यह मानते हैं कि वैश्वीकरण की अवधारणा ने राष्ट्र राज्य की कल्पना को कमजोर कर दिया है? डू यू बिलीव दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज वीकेंड द आइडिया ऑफ द नेशन स्टेट? आपको इसमें बताना है कि वैश्वीकरण ने एक देश की शक्ति को कमजोर
कमजोर कर दिया है। पहले हम समझते हैं वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है जब कोई एक देश किसी दूसरे देश के साथ अपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज इस तरीके से करे जिसमें कोई रोक टोक ना हो और वो आपस में व्यापार कर सके। यानी कि जब किसी एक देश की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था किसी और देश की अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी के साथ जुड़ जाती है और वो बिना किसी रोक टोक के साथ व्यापार कर पाते हैं। इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी शामिल होता है, ट्रेड एक्टिविटी हो गया, एंड स्टेट की एक्टिविटीज हो गई, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, इन सभी चीजों का आज लेन देन हो रहा है दुनिया के सभी देशों से। आज भी आप अपने आसपास देखिए, ज्यादातर जगह आपको चाइनीज माल दिख जाएगा, जो चल गया तो चांद तक, नहीं चला तो शाम तक, क्योंकि चाइनीज माल सस्ते होते हैं, बेशक टिकाऊ ना हो, लेकिन सब जगह मिलते हैं, लोग उनको पसंद भी करते हैं। तो आज ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही हुआ पड़ा है कि आज एक देश दूसरे देश पर डिपेंड भी हो चुका है अपने गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। कई चीजों का आज एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है और ये सिर्फ ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही हो पाया है। लेकिन ये ग्लोबलाइजेशन इतने बड़े लेवल पे आज जो हो रहा है, इसके जड़ें बहुत पुरानी है। अगर देखा जाए तो 1991 से पहले जब कोल्ड वॉर चल रहा था, आपने सुना होगा कोल्ड वॉर, जब यूएसए और यूएसएसआर का वॉर चल रहा था, तो इस टाइम पे दुनिया दो ग्रुप में बटी हुई थी। और जो यूएसएसआर है, इसकी आइडियोलॉजी थी सोशलिज्म की, जहाँ पे सब कुछ गवर्नमेंट के पास होगा, गवर्नमेंट ही लाइसेंस देगी कंपनी इंडस्ट्री खोलने के लिए, बिना गवर्नमेंट के परमिशन से आप कंपनी तक नहीं खोल सकते। बट अमेरिका के अंदर सब कुछ प्राइवेट सेक्टर, स्टेट का काम था सिर्फ लोगों को प्रोटेक्ट रखना, कोई दूसरा देश हमला ना कर दे, बस इससे बचाना, ताकि सब कुछ क्या बिकना है क्या नहीं बिकना है, बैंक, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्री, ये सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के पास था। प्राइवेट यानी अंबानी अडानी जैसे जो बिजनेसमैन लोग हैं, ये खुद अपना सारा काम कर लेंगे, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी। तो इसको कहते हैं कैपिटलिज्म, और ये था यूएसए यानी अमेरिका के अंदर। तो अमेरिकन ग्रुप्स जो कैपिटलिज्म को मानते थे और यूएसएसआर के ग्रुप जो सोशलिज्म यानी समाजवाद को मानते थे। पूरी दुनिया ग्रुप में बटी हुई थी। और जब 1991 में यूएसएसआर टूट गया, डिसइंटीग्रेट हो गया, डिक्लाइन हो गया, तो जो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी थी ये भी खत्म हो गई। पूरी दुनिया ने कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी को अपनाया और भारत ने भी अपने पॉलिसी में चेंज किया, एलपीजी को अपनाया, क्योंकि भारत सोवियत संघ से काफी इन्फ्लुएंस था 1991 से पहले। हमने ज्यादातर काम स्टेट को सौंप रखा था, यानी कि इंडस्ट्रीज, बैंक, ये सब कुछ गवर्नमेंट ही करती थी। और इंडस्ट्री किसी को खोलना है, बैंक खोलना है किसी को, या कोई भी किसी को अपना कोई बिजनेस करना है, कंपनी खोलने के लिए, तो उसको पहले सरकार से परमिशन लेना होता था। गवर्नमेंट से परमिशन लेने का मतलब है लाइसेंस लेना पड़ता था। बट 1991 में सरकार ने एलपीजी अपनाया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण यानी उदार कर दिया सब कुछ। कोई विदेशी कंपनी भारत में आ सकती है, कोई बिना रोक टोक के, जिसको हम एफडीआई कहने लगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। भारत के अंदर आके आप अपनी कंपनी खोल सकते हो, इससे भारत की सरकार को टैक्स मिलेगा और देश की जनता को रोजगार मिलेगा। एंड पी का मतलब क्या, प्राइवेटाइजेशन, जो पहले गवर्नमेंट के हाथों में था, अब गवर्नमेंट ने उसको प्राइवेट सेक्टर को दे दिया। इसलिए आज कई सारी चीजें प्राइवेट सेक्टर संभाल रही है, प्राइवेट लोगों के पास है। अब गवर्नमेंट लोगों के वेलफेयर के लिए पॉलिसी बना रही है, बाकी सारा काम प्राइवेट सेक्टर करने लग गई। यानी कि अब ज्यादातर कंपनी जो पहले गवर्नमेंट के पास थी, अब वो प्राइवेट सेक्टर भी खोल सकती थी। ये हो गया एल और पी। जी का मतलब था ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण। अब एक देश की इकोनॉमी दूसरे देश की इकोनॉमी के साथ जुड़ गए। यानी कि 1991 से पहले भारत भी इतना व्यापार नहीं करता था, लेकिन 1991 के बाद अब हमने यूरोपियन, अफ्रीकन और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, चाइना हो गया, इन सबसे व्यापार करना शुरू कर दिया, जिससे हमारी इकोनॉमी को काफी बूम अप मिला। और इसका फायदा दुनिया भर को भी हुआ जब देशों ने कैपिटलिज्म यानी कि उदारवाद की नीति अपनाई, लिबरलिज्म, अपने दरवाजा खोल दिया सभी देशों के लिए कि व्यापार कर सके। लेकिन वैश्वीकरण के जो अवधारणा है, जो कॉन्सेप्ट, इसका डेफिनेशन है, वो एक छोटा सा डेफिनेशन है, देशों के बीच व्यापार करना बिना किसी रोक टोक के, अब वो चाहे गुड्स एंड सर्विसेज हो या चाहे इंसानों का हो। इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में ही हुआ पाया जब पूरी दुनिया एक गांव सी बन गई है, पूरी दुनिया सिमट गई है। इंटरनेट का दौर है भाई आज, जो सूचनाएं चाहिए दुनिया भर की सूचनाएं अपने फोन में चुटकी में निकाल सकते हो। इंटरनेट आ गया, टेक्नोलॉजी आ गया, एजुकेशन ऐसी आ गई, मैन पावर इतना बढ़ गया, कंपनी, एफडीआई, एमएनसी, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, इतने सारी कंपनियां आ गई। तो ये सिर्फ ग्लोबलाइजेशन की वजह से हो पाया। तो एक यहाँ पे सेज भी बन गया। सेज का मतलब क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एक ऐसा एरिया जहां पर विदेशी कंपनी आकर अपनी कंपनीज खोल सकती है। जैसे भारत का जो सेज है वो गुड़गांव है, नोएडा है। अगर आप इस एरिया में जाओगे तो आपको लगेगा आप न्यूयॉर्क में आ गए हो, क्योंकि यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज है, क्योंकि गुड़गांव भारत का स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। यहाँ पे विदेशी कंपनियों के कंपनीज खुले हुए हैं। अगर आप चाइना में जाओगे तो चाइना में जगह का नाम है संघाई, वो भी चाइना का स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। तो कहीं ना कहीं से विदेशी व्यापार को प्रमोट किया गया अपने देश की इनकम को बढ़ाने के लिए। अब आपको इसमें यह बताना है कि राष्ट्र की जो शक्ति है वो कमजोर हुई है, यानी कि राष्ट्र राज्य की जो संकल्पना है, क्या ये कमजोर हुआ है या नहीं हुआ है। आपको बताना है जी हाँ, वैश्वीकरण की अवधारणा राष्ट्र राज्य की संकल्पना को कमजोर करती है। अभी मैंने आपको बताया कि एक देश है, मान लो, जिसका नाम है ए, और ये बी देश से व्यापार करती है। दुनिया भर के अंदर कई सारे ऑर्गेनाइजेशन भी हैं और देश भी हैं। अब मान लो जब इसके साथ व्यापार कर रही है, तो व्यापारिक लेन देन के दौरान चाहे कितने भी मतभेद हो जाए, कुछ भी हो जाए, अगर ए देश को बी देश से फायदा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं बी देश ए देश पे दबाव बना सकता है कि देखो भाई पॉलिसी ऐसे नहीं, ऐसी पॉलिसी बनाओ, क्योंकि अब एक देश की इकोनॉमी किसी और देश की इकोनॉमी पे डिपेंड हो चुका है। तो कहीं ना कहीं एक देश की जो सोवरेनिटी है वो खतरे में आ गई है। सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है, संप्रभुता, एक देश की आजादी, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इंटरनल तो है, बट एक्सटर्नल क्या हुआ, अब किसी और देश पे डिपेंड हो गई है। ये ए देश इस बी देश पे इतना डिपेंड हो चुका है, अगर ये देश माल ना दे तो भाई ये देश पूरा ठप बैठ जाएगा। अब मान लो चाइना ही हमें माल देना बंद कर दे, तो आप बताइए कितना बुरा हाल हो जाएगा। हमारे पास कोई अभी अल्टरनेट है नहीं। हाँ बेशक हम बना लेंगे आने वाले सालों में, लेकिन अभी तो नहीं है। कि इस वैश्वीकरण की वजह से हम किसी दूसरे देश पे डिपेंड हो चुके हैं, और ये दूसरा देश इस डिपेंडेंसी का गलत फायदा उठा सकता है। जैसे चाइना क्या करता है, श्रीलंका हो गया, अफ्रीकन कंट्रीज हो गए, ये उनको कर्ज दे देता है, फिर कर्ज में डुबा देता है। जो उनके बंदरगाह हो गए, जो समुद्र से व्यापार करने के काम आता है, या तमाम जो चीजें हो गए वहाँ की देशों की नेचुरल रिसोर्सेज, उनका यूज करने लग गया। सरकार पे दबाव बनाता है, और जो दबाव बनाएगा वो मानना
करना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि कर्ज ले रखा है। तो पहला हो गया डिपेंडेंसी बढ़ गई, और किसी पे ज्यादा डिपेंड भी हो जाना ये ठीक नहीं है किसी भी इंसान या किसी भी देश के लिए, क्योंकि वो आपका नाजायज फायदा उठा सकता है भाई। पहला ये हुआ। दूसरा क्या हुआ, दुनिया के अंदर कई सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी है, जैसे यूएनओ हो गया। तो यूएनओ की अपनी ही एजेंसी है, जैसे WTO है, वो दुनिया के जितने भी कंट्रीज है वो ज्यादातर कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं। तो WTO और IMF हो गया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक, और WTO विश्व व्यापार संगठन। ये 3 ऐसे संगठन है जो दुनिया के सभी देशों को व्यापार करने के लिए मजबूर कर रही है। बोल रही है ऐसी पॉलिसी बनाओ ताकि अपने टैक्स को कम से कम रखो, और भी कोई आए कस्टम ड्यूटीज कम देखकर आपके देश से व्यापार करे। वो देश की जो पॉलिसी बनाने की जो आजादी थी वो कहीं ना कहीं अब इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा तय किया जा रहा है, WTO, वर्ल्ड बैंक और IMF के द्वारा। तो एक देश की जो सॉवरेनिटी है वो कम होती है इन ऑर्गेनाइजेशन की वजह से। और इन ऑर्गेनाइजेशन पे किसका कब्जा है, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, जो वेस्टर्न कंट्रीज है इनका ज्यादा दबदबा है इन जैसे संगठन के ऊपर। तो जो WTO के मेंबर है वो किसी से व्यापार करने से मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो WTO के मेंबर है, और जो WTO के मेंबर है उन सभी को व्यापार करना होगा सभी देशों से। तो यहाँ पे ये दिक्कत है। इसलिए राष्ट्र राज्य नेशन स्टेट का मतलब क्या होता है, जो एक इंडिपेंडेंट स्टेट हो, आजादी के साथ अपनी पॉलिसी बना रहा हूँ। बट इसके अंदर कमजोरी आई है। अब इन कमजोरी के क्या क्या कारण है, चलिए आपको मैं बताता हूँ वो सारे रीजन। सबसे पहला राष्ट्रों में असमानता, यानी वैश्वीकरण के दौर के अंदर देखा जाए कई देशों तो बहुत अमीर है, कई देश बहुत गरीब हो गए, क्योंकि जो सामान बेचने वाले हैं वो तो खूब पैसा कमा रहे हैं, और जो खरीदने वाले हैं वो खरीदते ही रह जाते हैं, उनका सारा डॉलर और देशों के पास चला जाता है, क्योंकि वो सामान डॉलर में खरीदते हैं। इसलिए जो इनइक्वालिटी आई, इससे एक देश गरीब और एक अमीर बनता जा रहा है, और गरीब अमीर पर डिपेंड हो गया। इसीलिए इस डिपेंडेंसी की वजह से एक देश की जो राष्ट्र राज्य या नेशन स्टेट की जो कल्पना है, जो सिस्टम है, ये कमजोर हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, निर्णय लेने की क्षमता में कमी, दैट मींस लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। यानी कि वैश्वीकरण की अवधारणा में अब एक देश खुद से ज्यादातर निर्णय नहीं लेता, वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो डिसीजन लिए गए हैं उनसे, या जब भी कोई मीटिंग होती है तो ज्यादातर देश आपस में मिलकर डिसीजन लेते हैं, क्योंकि जरूरी भी है ये। अब किसी दूसरे देश के साथ हमें रिलेशन बना के रखना है तो हमें सबकी सुननी पड़ेगी। रिलेशन बंद हो गया तो भाई उस देश के साथ जो हमारा ट्रेड रिलेशन है अरबों खरबों रुपए का, उसका नुकसान हो जाएगा। अब जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज है उनसे हम तेल लेते हैं भाई, तो उनसे हम कैसे अपने संबंध बिगाड़ ले। जाहिर सी बात है वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर इन चीजों का ध्यान रखा जाता है। तो इस प्रकार एक नेशन स्टेट या एक आजाद कंट्री जो है वो अपने डिसीजन खुद इंप्लीमेंट नहीं कर सकता, करता भी है तो दूसरे देशों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, कहीं रिलेशन ना बिगड़ जाए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्वतंत्रता की कमी, यानी कि लैक ऑफ फ्रीडम। इस पॉइंट में आपको ये बताना है कि आजाद देश वैश्वीकरण की वजह से किसी और पर डिपेंड होने के कारण इनकी जो फ्रीडम है वो भी कमजोर हो गई है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर जो संगठन है ये इनसे जुड़े हुए हैं, और उन संगठनों की बातें माननी पड़ती है। यूएनओ हो गया, WTO, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इनकी बातें इनको माननी पड़ती है। जैसे पाकिस्तान को देख लो, पाकिस्तान पूरी तरीके से IMF के ऊपर पूरा डिपेंड हो चुका है। इतना इसने कर्ज ले लिया कि अब दोबारा कर्ज मिलना भी इसको मुश्किल हो गया। तो कहीं ना कहीं चाइना पे भी इसने कर्ज ले लिया। तो ये देश क्या करते हैं, अब इनके ऊपर दबाव बनाते हैं ऐसे देशों पे जो काफी कर्ज में डूबे होते हैं। तो इस चीज का भी काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है एक देश की फ्रीडम पे या एक देश की सोवरेनिटी यानी संप्रभुता पे। नेक्स्ट क्या, संरचना की समस्या, यानी कि स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम। देखिए राष्ट्र को अपनी संरचना में बदलाव करना पड़ता है ताकि वह अन्य राष्ट्रों या अन्य देशों के साथ अपने संबंध बना सके। कई बार ऐसा होता है इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर हमें कोई संबंध बनाना हो और पॉलिसी हमारी कुछ और कहती है, तो उसमें चेंज करके हम उससे रिलेशन बनाते हैं अपने। और जाहिर सी बात है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर कोई किसी का सगा नहीं है। आज जो आपका दुश्मन है कल आपका दोस्त बन जाएगा, और जो आपका आज दोस्त है वो कल आपका दुश्मन बन जाएगा। अपने फायदे से रिश्ते बदलते हैं, चाहे एक इंसान के हो या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक देश का हो। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सार्वजनिक समर्थन में कमी, यानी कि लैक ऑफ पब्लिक सपोर्ट। यानी कई बार ऐसा होता है कि कई चीजों पे सभी देश आपस में सहमति नहीं होती, तो ये समस्या पैदा कर देता है। मान लो कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दें, पाकिस्तान को एक टेररिस्ट कंट्री घोषित करें, चाइना टांग अड़ा देता है क्योंकि वो सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर भी है यूएनओ के अंदर। तो ज्यादातर चीजों पे सभी देश सहमत नहीं हो पाते, तो इन कंडीशन में दूसरे देशों की सहमति जरूरी है, तब जाके वो हम काम कर पाते। तो ये क्यों पाया, वैश्वीकरण की वजह से जब आपस में सब देश एक हो चुके हैं, सब एक दूसरे पे डिपेंड हो चुके हैं, और इंटरनेट भी आज ऐसा माहौल बना दिया है इस डिजिटल दौर ने कि आज कहीं ना कहीं एक देश दूसरे देश की टेक्नोलॉजी को इस तरीके से यूज कर रहा है। साइबर सिक्योरिटी मामला, डाटा चोरी का मामला बना रहता है हमेशा। मूल्यांकन में कहा जा सकता है कि एक देश की जो महत्वपूर्णता है वो कमजोर हो गई है वैश्वीकरण की वजह से। इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ने से देश को फायदा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक देश की जो आजादी है वो कहीं ना कहीं से कम हुई है डिसीजन लेने की। तो निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण की अवधारणा में किसी राष्ट्र राज्य की स्थिति का अध्ययन करने के परिणाम स्वरूप यह कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण से एक देश को फायदा होता है, लेकिन एक देश की जो सोवरेनिटी है नेशन स्टेट की वो कमजोर होती है। इस संदर्भ में देखा जाए तो विश्व के कल्याण के लिए किसी एक देश से नहीं बल्कि हर देश के पक्ष को शामिल किया जाता है। अब जाहिर सी बात है कि देशों को यह समझना पड़ेगा कि किस पे डिपेंड होना है, किस पे नहीं, क्या सही है क्या गलत, तब जाके इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर हर एक कदम अपना रखना होगा। जैसे भारत रखता है, भारत किसी के अंडर में ना था ना है ना रहेगा, जो भी अपने फैसले लेते हैं वो बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से लेते हैं, हमें किससे डर नहीं लगता। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शॉर्ट नोट्स, जो कि सबसे एंड का क्वेश्चन होता है। इसमें टोटल आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और कोई सा भी आपको 2 ऑप्शन अटेंड करना होगा। मैंने आपको जितने भी यहाँ पे ऑप्शन दिए ये सारे ऑप्शन के आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है लोकतंत्र में समकालीन
नव परिवर्तन, दैट मीन्स कंटेम्प्रेरी इनोवेशंस इन डेमोक्रेसी। आपको बताना है कि आज के इस कुछ सालों के भीतर जो डेमोक्रेसी में चेंजेस आए हैं वो चेंजेस कौन कौन से हैं। देखो, नए आइडियाज का डेवलपमेंट हुआ इस टाइम पे और डेमोक्रेटिक रूल के अंदर कुछ रिफॉर्म किए गए हैं, जैसे करप्शन का कोई मामला हो गया एंड ट्रांसपेरेंसी लाया गया है, जनता की जो पार्टिसिपेशन इसको बढ़ाया गया है ताकि जनता और भी पार्टिसिपेट कर सके डेमोक्रेसी के अंदर, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब होता है जनता का रूल, और जनता का वोट देके बस पीछे हो जाए, 5 साल तक वो शासन करे फिर 5 साल के बाद आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। पॉलिसी बनाने से लेकर उसको इम्प्लीमेंटेशन करवाने में जनता का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो ऐसे कई सारे चेंजेस है जो कि हाल फिलहाल में हुए हैं, जिनमें जो सबसे बड़े बड़े चेंजेस है वो चेंजेस कौन कौन से हैं, चलिए एक एक करके हम बात करते हैं कि लोकतंत्र में समकालीन नव परिवर्तन, दैट मींस कंटेम्प्रेरी इनोवेशंस इन डेमोक्रेसी कौन कौन से हैं। फर्स्ट पॉइंट है ई लोकतंत्र यानी कि ई डेमोक्रेसी। एक ऐसा लोकतांत्रिक देश, एक ऐसा डेमोक्रेटिक कंट्री जहां पे टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है तकनीक का शासन करने के लिए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का यूज किया जा रहा है जिसको हम ईवीएम मशीन कहते हैं, ऑनलाइन परामर्श यानी सरकार के द्वारा भी सजेशन लेने के लिए, एडवाइस लेने के लिए या लोगों की ओपिनियन लेने के लिए आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज किया जा रहा है, जिससे रूल करने में ट्रांसपेरेंसी आती है और सरकार की अकाउंटेबिलिटी भी तय होती है ताकि सरकार जो काम कर रही है वो जनता को बता सके। जनता भी आजकल इंटरनेट का ज्यादा यूज करने लग गई है, सरकार की हर एक्टिविटी में नजर बना के रखती है, सरकार कोई ऐसा काम भी करती है तो जनता उसका खुलकर क्रिटिसाइज कर पाती है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। एंड सेकंड पॉइंट का विमर्शनात्मक लोकतंत्र यानी कि डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी। एक ऐसा लोकतंत्र जहां पे लोगों को अलग अलग ग्रुप बनाकर या एकजुट कर सम्मान पूर्वक बिना किसी भेदभाव के विमर्श करने का अधिकार होता है। मान लो सरकार कोई ऐसी पॉलिसी बना रही है या कोई डिसीजन लेना हो तो उस डिसीजन लेने में कहीं ना कहीं जनता भी अपना इन्वॉल्वमेंट दिखा के, थोड़ा एक्टिविटीज दिखा के सरकार की हेल्प करती है उस टॉपिक पे अपनी राय देकर, क्योंकि अल्टीमेटली जो पॉलिसी बनाया जाएगा वो पब्लिक पे ही लागू होने वाला है। थर्ड पॉइंट क्या है, नागरिक सभाएं यानी कि सिटीजन असेंबलीज। अब इसमें क्या होता है, जैसे लोगों को एक जगह इकट्ठा कर कई मामलों पे विचार विमर्श करना ताकि डिसीजन लिया जा सके आसानी से सरकार के द्वारा कि जनता क्या चाहती है। नेक्स्ट क्या है, तरल लोकतंत्र, इसको हम सिंपल डेमोक्रेसी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी की तरह जनता सीधे बातचीत कर सकती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जनता कुछ मामलों पे जो सरकार इंप्लीमेंट करने जा रही है उस पर वोटिंग कर सकती है, तो डायरेक्ट वोट करके बता सकती है कि सरकार को ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यानी कह सकते हो कि इसमें नागरिक या जो एक देश के जो सिटीजन है उनका जो पार्टिसिपेशन है ये बढ़ता है, और जब भी पब्लिक का पार्टिसिपेशन, भागीदारी बढ़ती है सरकार में पॉलिसी बनाने में, तो कह सकते हो कि लोकतंत्र मजबूत होता है। लोकतंत्र है लोगों का शासन। लचीली और उत्तरदायी निर्णय निर्माण प्रक्रिया में तरल लोकतंत्र आज के इस टाइम पे काफी यूजफुल है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, खुली सरकार यानी कि ओपन गवर्नमेंट। इसका मतलब होता है जो सरकारी आंकड़े हैं या गवर्नमेंट के द्वारा जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं, चाहे जो भी रिपोर्ट वगैरह हो गया, इन सबको खोल दो ताकि जनता इसकी जानकारी ले सके। पब्लिक के पास सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए हर एक चीजों की जो गवर्नमेंट काम कर रही है। हाँ, वो बात अलग है जो देश के यूनिटी के लिए सही है, वो सरकार कुछ चीजों को ना बताए, लेकिन वो हर चीजें जो जनता को जानने लायक है वो जनता पूछ सकती है, उन चीजों को जानकारी ले सकती है ताकि जनता को विश्वास हो और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनकी एक्टिविटी, जो उनकी एक्टिवनेस है, ये भी बढ़ जाए। नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मतदान, दैट मींस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग। देखिए आज के टाइम पे ई वोटिंग होने लग गया है कई देशों के अंदर। जैसे अभी क्या है कि हम किसी जगह पे जाते हैं, फिर ईवीएम मशीन को दबाते हैं, फिर हम अपनी वोट दे पाते हैं। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, कई देशों के अंदर ई वोटिंग हो रहा है, यानी कि आपको वोट डालने कहीं जाना नहीं होगा, आप अपने घर पे या आप जिस भी जगह पे रहते हो उस जगह पे रहते हुए बिना किसी गड़बड़ी के आप वोटिंग कर सकते हो, और जब इसकी काउंटिंग होगी तो बिना किसी गड़बड़ी के इसकी काउंटिंग भी हो जाएगी। तो ई वोटिंग का सिस्टम आ चुका है कई देशों में, तो देश काफी एडवांस हो रहे हैं और नए नए टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं। तो ये कंटेम्प्रेरी चेंजेस है जो कई देशों के अंदर अभी होना बाकी है। नेक्स्ट क्या, सहभागी बजट यानी कि पार्टिसिपेटरी बजट। इसमें क्या होता है कि सार्वजनिक धन यानी कि जो पब्लिक के लिए पैसा खर्च किया जाने वाला है, अब उसके ऊपर जनसभाएं करना, ऑनलाइन फॉर्म फिल करवाना या जनता की राय लेना कि किस किस सेक्टर पे क्या पैसा खर्च किया जाना चाहिए, जनता अपनी राय दे सकती है इसके ऊपर। तो कई देशों के अंदर राय भी लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सोशल या सामाजिक मीडिया, दैट मीन सोशल मीडिया की बात करते हैं। देखिए आजकल सोशल मीडिया एक वेपन बन चुकी है देश के पब्लिक के लिए, यानी देश की जनता के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि सरकार के द्वारा जो भी एक्टिविटी किया जा रहा है आज हम उसको लाइव ब्रॉडकास्टिंग के तहत लाइव देख सकते हैं, पार्लियामेंट की एक्टिविटीज को देख सकते हैं, एंड जनता भी अपनी ओपिनियन को सरकार तक पहुंचा सकती है। ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर एक ऑफिशियल्स अवेलेबल है, आप उनको टैग करके ट्वीट कर सकते हो, जल्द उस पर एक्शन भी लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं आज ट्रांसपेरेंसी आया है और जो एक्टिवनेस है और जो कनेक्टेडनेस है ये भी बढ़ गया। इन्फॉर्मेशन आसानी तक लोगों तक पहुंच पाती है आज के इस टाइम पे, लेकिन आज का जो पूरा लड़ाई है ये इन्फॉर्मेशन का ही है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन अगर आपको गलत दिया जाएगा तो आपको क्या लगता है कि आप वोट डालने जाते हो? नहीं, आपसे वोट डलवाया जाता है, वो अपने नाम पे आपसे वोट डलवा भी लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ही आपको ऐसी दी जाएगी आगे से। इसलिए आजकल पूरी लड़ाई इन्फॉर्मेशन की है, और आज जो मीडिया है वो अपनी भूमिका निभाती है अब तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने में, लेकिन कई सारे मीडिया जो पेड मीडिया बन जाते हैं, सरकार से पैसा लेके सरकार का गुणगान करते हैं। कई देशों के अंदर ऐसा होता है, भारत के अंदर भी ऐसा है। अगर कोई मीडिया सरकार से ही बिक जाए तो सरकार की अच्छाइयां बताए लेकिन वो बुराइयां छुपा लेगी। लेकिन एक डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होना चाहिए, सरकार अच्छा करे तो अच्छा ही बताओ, बुरा करे तो बुरा बताओ, ताकि सरकार की आलोचना करके उसको ठीक करवाया जा सके। बट कई सारी मीडिया
बिकाऊ मीडिया बन जाती है। और कई सारे ऐसे चैनल्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन एक चैनल तो इतना गिर गया है, उस जैसा चैनल मैंने आज तक नहीं देखा, सच बता रहा हूँ, बहुत गिर गया चाटुकारिता के अंदर। नेक्स्ट क्या है, मुफ्त डेटा, यानी कि आज सरकारी आंकड़ों को जनता तक उपलब्ध करवाने के लिए इंटरनेट इतना सस्ता हो गया है जिससे आप कोई भी डेटा पता कर सकते हो। प्लस आरटीआई यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन जो एक्ट 2005 में इंप्लीमेंट किया गया था इसको, कि आप गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट से कोई जानकारी निकाल सकते हो, पूछ सकते हो, वो आपको वो जानकारी देगी आरटीआई के तहत। तो निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि आज इस टाइम पे कई सारे ऐसे चेंजेस हुए हैं जो लोकतंत्र को मजबूत करती है और शासन को ट्रांसपेरेंट बनाती है, जिससे कि लोकतंत्र में जनता का विश्वास और गहरा होता है, लोकतंत्र मजबूत होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सहभागिता लोकतंत्र यानी कि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। अब इसमें क्या होता है, नागरिकों के पास ये अधिकार होता है कि वो अपने प्रतिनिधियों को चुनने के बजाय वो सीधे नीतियां और प्रोग्राम या कार्यक्रम बनाने में अपना योगदान दे, यानी कि उनको किसी को चुनना नहीं है, वो सीधे पॉलिसी को बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकती है कि क्या बनाना क्या नहीं बनाना। इस एक जगह पे लोग इकट्ठे होंगे, वो अपने ओपिनियन या अपने राय रखेंगे। तो इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी है, इससे जनता एजुकेट होती है, जनता अपनी बात रख पाती है, चीजों को समझ पाती है। एंड दूसरा क्या है, यह सरकार में अधिक ट्रांसपेरेंसी लेकर आता है, सरकार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो अकाउंटेबिलिटी है, ये तय कर देता है, तो जनता को इससे फायदा होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी का महत्व क्या है, इसके कई सारे इंपॉर्टेंस भी है, जैसे सुशासन, गुड गवर्नेंस इससे स्थापित होता है। सुशासन का मतलब क्या है, वो सरकार जो जनता की सरकार होती है और जिसमें जनता ज्यादा पार्टिसिपेट कर पाती है, जिससे कि शिकायतों को सुनना, लोक कल्याणकारी वेलफेयर के काम करना सरकार के लिए आसान हो जाता है। तो गुड गवर्नेंस का एस्टेब्लिशमेंट होता है इससे, सुशासन का, एक अच्छी शासन जिसमें देश की सरकार देश के लोगों के लिए एजुकेशन पे, हेल्थ पे, डिफेंस में, एग्रीकल्चर पे, टेक्नोलॉजी पे, वेलफेयर पे ऐसी पॉलिसी बनाती है जिससे कि देश के लोगों का भला होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या, प्रतिक्रिया तंत्र, दैट मींस फीडबैक भी आता है इससे। अब मान लो जनता डायरेक्ट पार्टिसिपेट करती है, तो जनता के द्वारा जब डायरेक्ट पार्टिसिपेशन किया जाता है तो इससे उन कमियों को दूर करने में मदद मिलती है जो सरकार से हो रही होती है। तो जनता डायरेक्ट अपनी ओपिनियन देती है, क्योंकि अल्टीमेटली वो कानून जनता में ही लागू होने वाला है, इसलिए सरकार का जो फीडबैक आता है इस सरकार की काफी हेल्प करती है। नेक्स्ट क्या, बेहतर नीति क्रियान्वयन यानी कि बेटर पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। देखिए जब लोगों का पार्टिसिपेशन होता है किसी भी पॉलिसी को बनाने में, वेलफेयर के लिए जरूरी है ये, इससे क्या होता है, कोई भी पॉलिसी ग्राउंड लेवल पे अच्छे से लागू हो पाता है। अब जैसे मान लो एग्जांपल के लिए भारत सरकार के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान चालू किया गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लागू किया गया, तो इसमें लोकल लेवल पे, स्थानीय गांव कस्बों लेवल पे सभी को इसमें पार्टिसिपेट करवाया गया अभियान के अंदर। मोदी जी ने खुद कहा था भाई स्वच्छ भारत अभियान चलाओ, लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे भाई अपने घरों में, अपने आसपास गलियों में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसमें सरकार के द्वारा फाइनेंशियल हेल्प भी दिया गया कई सारी योजनाओं के तहत। एंड एक फैमिली को भी कहा गया भाई तो भाई उन बेटियों को बाहर निकालो, उनको पढ़ाओ, उनको आगे बढ़ाओ। तो इस अभियान का फायदा घर घर तक पहुंचा। तो कहीं ना कहीं ऐसी पॉलिसी जिसमें लोग पार्टिसिपेट कर पाए, इससे पॉलिसी जल्दी लागू हो पाती है और इसका सही से इंप्लीमेंटेशन हो पाता है। नेक्स्ट क्या है, जवाबदेही यानी कि अकाउंटेबिलिटी। दैट मींस लोगों की भागीदारी सरकार को उनके प्रति जवाबदेह बना देती है, यानी कि रिस्पॉन्सिबल बना देती है। अगर लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो लोग क्वेश्चन भी करेंगे। ये दो तरफा होता है। सबसे पहला, सरकार नागरिकों के मुद्दे को समझ पाती है, पहला। दूसरा, और सरकारी प्रयासों के बारे में बेहतर तरीके से लोग भी सीख पाते हैं, जिससे जो गलत फहमियां हैं वो दूर होती है। सरकार को लोगों के प्रति रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है, जैसे सरकार को जवाब देना पड़ता है हर कार्य के लिए। मान लो एग्जाम्पल के लिए आज ही अपने देश के अंदर आरटीआई इंप्लीमेंट किया गया है, तो आरटीआई एक ऐसा एक्ट है जिसमें एक देश के नागरिक को यह अधिकार है कि वो सरकार से जवाब मांग सके, सरकार से इन्फॉर्मेशन ले सके। तो कहीं ना कहीं जो आरटीआई है ये सरकार की अकाउंटेबिलिटी तय करती है, जनता के प्रति उनको रिस्पॉन्सिबल बनाती है। इसकी आलोचना भी की जा सकती है। आलोचना में क्या है, अगर हम व्यवहारिक रूप से देखें प्रैक्टिकली, तो ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। अब सही क्यों नहीं है भाई, अब लाखों लोग एक ही समाज में है, अब एक जगह पर रहकर वो डिसीजन कैसे ले पाएंगे, ये पॉसिबल तो है नहीं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी आज पॉसिबल नहीं है, तभी तो भाई हमने इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इंप्लीमेंट किया हुआ है दुनिया के सभी देशों के अंदर। डायरेक्ट डेमोक्रेसी कैसे हो जाएगा, आज से हजारों साल पहले जब पॉपुलेशन कम हुआ करती थी तब उस टाइम पे ये पॉसिबल था भी, बट ये आज कैसे होगा। इसलिए कंक्लूजन में कहा जा सकता है कि एक लोकतंत्र के लिए जरूर सही है कि लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, इससे पॉलिटिकल कनेक्टेडनेस बढ़ता है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, सरकार का लोगों के प्रति अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ता है और लोग अपने देश की सरकार, स्टेट या गवर्नमेंट से ज्यादा जुड़ाव महसूस कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज जरूरी भी है, इन चीजों का ध्यान भी रखना है ताकि लोगों का पार्टिसिपेशन भी बढ़े, लोगों की राय हर चीजों पर ली जाए जो उनके लिए जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विमर्शी लोकतंत्र, दैट मींस डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी। अब इसका मतलब क्या होता है, विमर्शी यानी विमर्श करना, बातचीत करना, डेलिबरेटिव करना, यानी कि जो भी डिसीजन लिया जा रहा है उस डिसीजन लेने की प्रक्रिया में लोगों को सूचना देना ताकि लोग भी विचार विमर्श कर सके उस टॉपिक के बारे में। यानी कह सकते हो कि पब्लिक पॉलिसी के रिगार्डिंग लोग एक जगह पे इकट्ठे होकर पब्लिकली उसके ऊपर विचार विमर्श या डिबेट कर सके। इससे क्या हुआ कि जनता की राय सरकार तक पहुंचेगी और सरकार बेहतरीन तरीके से पॉलिसी बना पाएगी। अब इसमें कई सारे विचारकों ने अपने विचार दिए हैं, जैसे जर्गन हैबरमास। इसने क्या कहा कि विमर्शी लोकतंत्र का आदर्श एक ऐसा समाज है जिसमें सभी नागरिकों को सार्वजनिक चर्चाओं में भाग लेने और राजनीतिक निर्णय लेने को प्रभावित करने का समान अवसर मिलता है। इसका मतलब क्या है, दैट मीन्स विमर्शी लोकतंत्र एक ऐसा जरिया है जिसमें सभी को सार्वजनिक चर्चाओं, पब्लिक डिबेट में पार्टिसिपेट करने में और पॉलिटिकल डिसीजन जो लिया जा रहा है उसको इम्पैक्ट करने का एक मौका मिलता है, एक अवसर मिलता है इसमें। क्यों, क्योंकि डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी के अंदर सोसाइटी का हर एक मेंबर जो सिटीजन है उसके पास ये अपॉर्चुनिटी होता है कि वो पार्टिसिपेट कर सके पब्लिक डिस्कशन में और वो इन्फ्लुएंस कर सके पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग को, जो भी राज्य के द्वारा
या जो भी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा डिसीजन दिया जाने वाला है। नेक्स्ट क्या है, जॉन रोल्स। जॉन रोल्स ने क्या कहा कि जो डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी है ये एक न्यायपूर्ण समाज के लिए सही है ताकि सभी नागरिकों को पार्टिसिपेट करने का मौका मिले भाई। इसमें खुले रूप से चर्चा होगी और पॉलिटिक्स में, देश के शासन में ट्रांसपेरेंसी आएगा, पॉलिसी अच्छे से बन पाएगी, ये कहा जॉन रोल्स ने। एंड इसके बाद क्या है हमारा सैलिएंट फीचर्स ऑफ डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी, यानी कि विमर्शी लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं। फर्स्ट पॉइंट है समावेशिता, दैट मींस इंक्लूसिविटी। इसका मतलब क्या होता है कि एक देश के अंदर रहने वाले सभी लोग, चाहे उनकी जाति, धर्म, मजहब, लैंग्वेज, रिलीजन, चाहे कुछ भी उनका हो, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के वो एक जगह पे इकट्ठे होकर वो डिसीजन लेने की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो अपनी राय रख सकते हैं और बिना इनके परवाह किए सभी को पार्टिसिपेट करने का अधिकार भी दिया जाता है। अब मान लो एक प्लेग्राउंड है जहाँ पे सब लोग इकट्ठे हैं, तो उनकी आवाजें सुनी जाए शासन के द्वारा ताकि कोई आवाज न दबे, वरना डेमोक्रेसी के अंदर जो माइनॉरिटी के अंदर है वो अपने आप को कटा हुआ महसूस करेंगे। सेकंड पॉइंट का तर्कपूर्ण चर्चा, यानी कि ऐसा डिस्कशन जो काफी लॉजिकल हो। अब इसमें क्या होगा, जैसे विचार विमर्श की प्रक्रिया में भाग लेने वाले एविडेंस पे बात करेंगे, वो लॉजिक की बात करेंगे, दूसरों की बात को ध्यान से सुनेंगे, उनको नई नई जानकारी मिलेगी, तो इसका एक फायदा ये भी होता है। एंड थर्ड पॉइंट क्या है, भागीदारी की समानता, दैट मींस इक्वालिटी ऑफ पार्टिसिपेशन, यानी कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में सभी पार्टिसिपेटरी जो भी वहाँ पे आए हुए हैं, मौजूद है, सभी को समान अधिकार हो ताकि जो भी पॉलिसी बना रही है गवर्नमेंट या पॉलिटिकल पार्टी, व्यक्ति या समूह की बातों को सुने, कोई भी पर्सन या कोई भी कम्युनिटी किसी दूसरे कम्युनिटी पे हावी ना हो, ना ही वो उसकी बातों को दबाए। ये चीज जरूरी है एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जो भी डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, सम्मानपूर्ण संवाद, दैट मींस रिस्पेक्टफुली डायलॉग होना चाहिए, डिबेट होना चाहिए, यानी कि जिसमें प्रतिभागी दूसरे के विचारों को भी सुने, उनको भी उतना ही महत्व दे, अगर वो उनकी बातों से असहमत है, एग्री नहीं भी है, फिर भी वो उनकी बातों को सुने, किसी का अपमान ना करे, इंसल्ट करने के बजाय उनका रिस्पेक्ट करे। लोकतंत्र की यही खूबसूरती होती है। नेक्स्ट क्या है, विचार विमर्श की क्षमता, यानी कि लोगों के अंदर कैपेसिटी बिल्ड करना होगा ताकि वो लॉजिकली विचार विमर्श डिबेट कर सके, उनके पास इन्फॉर्मेशन, उनके पास स्किल हो, रिसोर्सेज हो और रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन हो जो जरूरी है उस टाइम पे, इवैल्यूएशन कर पाए, चीजों को सही और गलत बता पाए। यानी कुल मिलाकर लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, तभी डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी सक्सेस हो पाएगी। निष्कर्ष यानी कंक्लूजन में कहा जा सकता है कि एक विमर्शी लोकतंत्र में नागरिकों को लॉजिकल बात करने और डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करने का अधिकार होता है, एक अवसर मिलता है। बट जहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है वहाँ पे ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जहाँ पॉपुलेशन कम है वहाँ पे हम डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे यूरोपियन कंट्री स्विट्जरलैंड के अंदर आज भी कई हिस्सों में डायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी कि डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी की हमें जगह देखने को मिलते हैं और आज भी डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी के तहत वहाँ पे रूल होता है। नेक्स्ट, नागरिक समाज और मीडिया, दैट मींस सिविल सोसाइटी एंड मीडिया। नागरिक समाज यानी कि लोगों का एक ग्रुप और मीडिया का क्या कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के अंदर। देखिए दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं देश के अंदर सोसाइटी और पॉलिटिक्स के फॉर्मेशन में। अगर आप देखोगे तो सोसाइटी से मिलकर ही पॉलिटिक्स बनता है, यानी कि जनता ही अपने नेताओं को चुनाव करते हैं, इलेक्टेड करते हैं अपने अपने एरियाज से। नागरिक समाज की अवधारणा, दैट मींस कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल सोसाइटी। इसका मतलब क्या होता है, देखिए एक नागरिक समाज जो कि एक जीवंत सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ावा देता है, यानी पब्लिक सेक्टर में या पब्लिक एरिया में लोग जो अपनी ओपिनियन रखते हैं, बातें रखते हैं और वो लोक लुभावन और सत्तावादी यानी कि डिक्टेटरशिप से दूर रहकर उनका विरोध करते हैं। तो ऐसे समाज जहाँ पे लोग एक्टिव होते हैं, अपने विचारों को स्वतंत्र पूर्वक रख पाते हैं बिना किसी रेस्ट्रिक्शन, रोक टोक के, उनके पास राइट टू स्पीच होता है जिससे वो अपनी शक्तियों और अपने राइट्स का भी यूज कर पाते हैं। नेक्स्ट है डेनिस मैक्वेल। इन्होंने क्या कहा है कि नागरिक समाज स्वतंत्र व लोकतांत्रिक है, ना कि दमनकारी व कानूनी है। दैट मीन्स नागरिक समाज यानी पूरे लोगों का एक कम्युनिटी जहाँ पे सोसाइटी में लोग रहते हुए अपने बातों को रख पाते हैं और वो किसी के दबाव में नहीं होते। इस अवधारणा में नागरिक समाज और समाज यानी कि सभी लोग और सोसाइटी ये आपस में जुड़े हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। दोनों अलग अलग नहीं बल्कि एक ही कॉन्सेप्ट है। मीडिया की अवधारणा, दैट मींस कॉन्सेप्ट ऑफ मीडिया। देखिए मीडिया का काम क्या है, डिजिटल रूप से डाटा शेयर करना, जो भी डेटा है वो लोगों तक पहुंचाना। अब इसके लिए अलग अलग सोर्सेज हैं, अब वो चाहे ब्रेकिंग न्यूज हो गया, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल इन्फॉर्मेशन हो गया, ये लोगों तक पहुंचाना। एंड मीडिया और नागरिक समाज के बीच रिलेशन कैसा है ये आपको बताना है। तो हैबरमास एक बंदा है, पॉलिटिकल थिंकर है, इसने क्या कहा है कि मीडिया सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख संस्था है। दैट मीन्स हैबरमास कहता है कि द मीडिया इज द डोमिनेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर। मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है सोसाइटी के अंदर, क्योंकि मीडिया नागरिक समाज को वो सारी इन्फॉर्मेशन देती है जो स्टेट के द्वारा दी जा रही है, गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही है। तो नागरिक समाज और स्टेट इन दोनों के बीच में एक मीडिएटर का रोल निभाती है मीडिया, ये आपको ध्यान रखना। तो मीडिया का रोल क्या है, मीडिया लोगों की राय बनाने में अहम भूमिका निभाती है। मीडिया जब इन्फॉर्मेशन पहुंचाती है तो लोग अपनी राय बनाते हैं उसके ऊपर। जनता की आवाज उठाने में, आवाज आगे तक पहुंचाने में ये मीडिया का ही रोल होता है। मीडिया व्यक्ति और संस्थाओं, संस्था मतलब गवर्नमेंट और व्यक्ति, इन दोनों के बीच में पुल का काम करती है, क्योंकि मीडिया को लोकतंत्र का चौथा पिलर माना जाता है। फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी मीडिया ही है। नागरिक समाज के लिए मीडिया एक एक्टिवनेस भूमिका निभाती है। अगर मीडिया एक्टिव होगी तो लोग भी एक्टिव होंगे और कहीं ना कहीं बातचीत में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। और आज का दौर सोशल मीडिया का है, जहाँ पे लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपने विचार को शेयर कर पाते हैं और चीजों की जानकारी ले पाते हैं। सोशल मीडिया देश को मजबूत भी बनाता है और कमजोर भी करता है,
मिस इन्फॉर्मेशन फैलाकर। तो कहीं ना कहीं मीडिया का बहुत बड़ा रोल है सरकार की अकाउंटेबिलिटी तय करने में, सरकार से जवाब पूछने में, और लोगों की जो एक्टिवनेस है इसको प्रमोट करने में, ताकि लोकतंत्र मजबूत हो। एंड नेक्स्ट जो शॉर्ट नोट है वो क्या है, लोकतंत्र और प्रतिनिधित्व, दैट मीन्स डेमोक्रेसी एंड रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब क्या होता है, देखिए लोकतंत्र जहाँ पे जनता का शासन होता है, जहाँ पे जनता डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूल करती है। आज के टाइम पे डायरेक्ट तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए आज के टाइम पे इनडायरेक्ट रूल किया जाता है, जहाँ पे जनता अपने नेताओं को चुनाव करती है और जीते हुए नेता हम पे राज करते हैं, दैट मीन्स हमारे लिए कानून बनाते हैं। तो नागरिकों को स्वतंत्र अधिकार होता है अपने प्रतिनिधियों को चुनने का। तो अपने प्रतिनिधि का जो चुनाव करते हैं और जो प्रतिनिधि चुन के आए हैं वो अपने एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं अपने देश के पार्लियामेंट के अंदर या राज्य के विधानसभा में। तो डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र में जनता को पूरा अधिकार होता है कि अपने मनपसंद जो भी उनके नेता है वो उनको वोट कर सके, ताकि जो जीत कर गए वो आपको आगे रिप्रेजेंट करेंगे पार्लियामेंट या देश के सामने। तो प्रतिनिधित्व का मतलब क्या हुआ, रिप्रेजेंटेशन का मतलब जो जनता के प्रतिनिधि हैं, जो जनता के द्वारा इलेक्टेड मेंबर्स है, वो चाहे संसद यानी कि एमपी हो सकते हैं, एमएलए हो सकते हैं, पार्षद, ये सारे मेंबर्स जनता के प्रतिनिधि हैं और ये जनता को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं नेशनल लेवल पर। और कहीं ना कहीं इनके लिए पॉलिसी बनाने में इनका ही योगदान होता है, क्योंकि जनता के द्वारा इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। ये जनता ने इनको चुन के भेजा है, इसका मतलब जनता ही रूल कर रही है, जनता के बिहाफ पे ये रूल कर रहे होते हैं। ठीक है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व यानी कि जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में बहुत बड़ी चर्चा की है पिटकिन ने। पिटकिन एक पॉलिटिकल थिंकर है जिनकी बुक का नाम है द कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन। इस बुक के अंदर इन्होंने चर्चा करी है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में। अब हम बात करते हैं लोकतंत्र और प्रतिनिधित्व का महत्व क्या है। देखिए, जहां पे भी डेमोक्रेसी होगा उस कंट्री के अंदर लोगों के पास फ्रीडम होगा इलेक्शन करने के लिए, वोट डालने के लिए, यानी कि लोग भी गवर्नमेंट बनाने में पार्टिसिपेट कर सकती है। तो इसका जो सबसे पहला इंपोर्टेशन वो क्या है, फ्रीडम एंड पार्टिसिपेशन मिलता है लोगों को। सेकंड पॉइंट का है न्यायपूर्ण शासन, यानी जो गवर्नेंस होगी वो न्यायपूर्ण होती है। ऐसा क्यों, क्योंकि लोग अपनी आवश्यकताओं और आपत्तियों को सरकार के सामने रख पाते हैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, और जनता के बिहाफ पे जो उनके रिप्रेजेंटेटिव है, जिनको जिताकर लोगों ने भेजा है, वो आगे उनकी बातों को रखते हैं, यानी पार्लियामेंट या राज्य के विधानसभा के अंदर। नेक्स्ट क्या, सामाजिक समरसता, दैट मींस सोशल इक्वालिटी होता है डेमोक्रेटिक कंट्री में, और इस सामाजिक समानता भी प्रदान करता है, ताकि सभी लोगों की भावनाओं को समझकर आगे उनकी डिमांड को पूरा करने के लिए काम किया जा सके। अधिकार और कर्तव्यों का स्वरूप, दैट मींस नेचर ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज। देखिए, लोकतंत्र में नागरिकों के पास अधिकार होता है और अधिकार देने के बदले में उनसे कुछ लिया भी जाता है, जो उनकी ड्यूटीज होती है, उनके कर्तव्य होती है, ताकि बैलेंस बना रहे, लोग जागरूक भी रहे, अपने अधिकारों को जाने भी, और देश के प्रति उनकी क्या ड्यूटीज है उनके बारे में भी इनको पता रहे। नेक्स्ट क्या, संवैधानिक मूल्यों का समर्थन, यानी कि सपोर्ट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, यानी कि संविधान के अकॉर्डिंग देश चला जाना, जिसमें लोगों को फ्रीडम, पार्टिसिपेशन और सोशल जस्टिस प्रोवाइड करना। नेक्स्ट क्या, सुरक्षित और स्थिर समाज, यानी कि सिक्योर एंड स्टेबल सोसाइटी। लोकतंत्र और प्रतिनिधित्व एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे लोग अपने आप को सिक्योर महसूस करते हैं और समाज की संरचना, सोशल स्ट्रक्चर इस तरीके से बना होता है जिसमें लोगों को अधिकार भी दिया जाता है और कानून के शासन के तहत डेमोक्रेटिक रूल भी होता है। मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन में बताया जा सकता है कि लोकतांत्रिक राजनीति के भीतर प्रतिनिधियों का चुनाव तो किया जाता है और ये प्रतिनिधि अपने एरिया के लोगों के द्वारा ही चुने गए हैं, इसलिए ये जिस भी एरिया चुनकर आए ये अपने उस एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं देश के पार्लियामेंट में, ताकि अपने आवाजों को रख सके आगे। बट ऐसा कई बार होता है कि डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर लोग एक बार जीत तो जाते हैं, उसके बाद वो वापस 5 साल में जाते हैं दोबारा वोट मांगने के लिए। जनता जागरूक हो गई, जनता सब समझती है, विकास के नाम पे वोट डालने लग गई है भाई। कास्ट और रिलीजन अब तो धीरे धीरे पीछे छूटता जा रहा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इतने ही क्वेश्चन है पूरे आपके सिलेबस के अंदर, सारे क्वेश्चन विद आंसर के साथ अब खत्म होते हैं। आई होप आपको मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए ये समझ में आ गए होंगे। एक बार इस वीडियो को देख लेने के बाद अगर आपने उन चीजों को पढ़ डाला जो मैंने नोट्स में दिया है, कसम से कहता हूँ लाइव झिंगा डाला। इसी नोट्स में से सारे क्वेश्चंस विद फॉर्मेट, एक्यूरेट आंसर विद फ्लो चार्ट के साथ आपको एग्जाम में आने वाले, और उन्हीं चीजों को आपको समझ कर जाना है। एक बार आपने उसको रीड कर लिया, एग्जाम्स के अंदर आपका हाथ नहीं रुकेगा, लिखते रह जाओगे। नोट्स को डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आपको सिंपल उस लिंक पे क्लिक करना है, पोर्टल आपके सामने ऑन हो जाएगा। डेमोक्रेसी वाले नोट्स पे क्लिक कीजिए, जो भी नोट्स आपको चाहिए आप उस पर क्लिक कर सकते हो और वही नोट्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। और वाई नाउ पे क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, पीडीएफ आपके सामने आ जाएगी। एक बार इस पीडीएफ को पढ़ लिया तो एग्जाम में चाहे कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप उनका आंसर लिख पाओगे, क्योंकि पीडीएफ को देखने के बाद आपने नोट को भी समझ लिया। इससे बाहर और कुछ भी नहीं, इसमें लिमिटेड क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाला है। ये वीडियो आपको कैसे लगी नीचे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, और इस वीडियो को सभी जगह शेयर कीजिए ताकि सभी को अवेयर करके इस वीडियो को फायदा पहुंचाया जा सके। बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपना प्यार बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत।